हेलो हाय गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। ये क्यों ग्रीन स्क्रीन आ रहा है? ग्रीन स्क्रीन आ रहा है क्या आपको? हाँ जी सर, जस्ट अ सेकंड। हेलो हाय गुड मॉर्निंग। ये क्या हो गया बे? अब ओके, अब ठीक हो गया। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। टेबल तो क्या है, इधर टेबल है, इधर टेबल है, इधर सब क्लटर पड़ा रहता है। वो पीछे पड़ा है आधा। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सर, अपन अब आगे चलते हैं। मुगल पीरियड के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। एंड यस सर, आज से दिवाली शुरू होगी, है ना? दिवाली इसके लिए क्योंकि अब एक एक करके, है ना, वी क्या कहते हैं कि जैसे धनतेरस है और फिर, है ना, पूरी क्रोनोलॉजी है उसकी वो शुरू हो जाती है। तो अपना कल लास्ट सेशन रहेगा, कल फिर उसके बाद अपन करेंगे 16 तारीख से, विल डू फ्रॉम 16th, है ना? 16 तारीख से कर देंगे सर, फिर 3-4 दिन के बाद फिर से सिलेबस खत्म हो जाएगा। 16, 17, 18 समझे नहीं समझे? और उसके बाद 19 नहीं, 19 को तो है, फिर 20 को है। नहीं, 12 तारीख को है। आपका तो 12 को है, इनका नहीं है, जीएस वालों का नहीं है, क्योंकि वो 12 शाम को दिवाली है। तो फिर दिवाली तो लानी पड़ेगी सर, समझे नहीं? हाँ, फिर दिवाली तो लानी पड़ेगी सर। तो 16 तारीख की शाम को नहीं, 12 तारीख की शाम को सेशन नहीं है, पर बाकी तो पूरा दिन सेशन तो है। उस दिन भी कुछ ना कुछ तो काम कर ही देंगे, दिवाली के दिन भी। ऐसा तो होगा नहीं कि काम नहीं होगा सर। चलिए सर, ओके। तो कल हम लोग बात कर रहे थे विद रेफरेंस टू दी चारुवंशिका एंड द जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। तो कल हमने डिस्कस किया था कि द चारुवंशिका स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो थी, वो बेसिकली नैरेटिव आर्ट का एक प्रकार था, या हम लोग कह सकते हैं मैनुस्क्रिप्ट नैरेटिव आर्ट का मिक्सचर था। और उसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम मेनली डिस्कस कर रहे थे विद रेफरेंस टू द नेचर ऑफ द पेंटिंग्स जो उस दौर के अंदर बन के आए थे सर। ठीक है, सेशन सेशन नहीं ऐड हुई क्या? नहीं, कल ही दे दिए थे। 5 दिन के लिए थे अभी टेम्पररी, इस महीने के लिए, फिर अगले महीने के लिए भी दे देंगे सर। अगले महीने तो पूरा दिसंबर अपना मिडिवल में जाएगा, मतलब इसमें जाएगा, क्या कहते हैं, जिस मुगल्स में ही जाएगा सर। 17 सेशन, 16-17 सेशन आराम से निकलेंगे उसमें। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे विद रेफरेंस टू द मेडिवल हिस्ट्री, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चारुवंशिका स्टाइल। ओके, तो चारुवंशिका वाज अ 50 स्टैंड्स पोएट्री दैट वाज रिटन बाय बिल्हान सर। ठीक है, समझे? एक्चुअली बिल्हान के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो बिल्हान बिलोंग टू कश्मीर, एंड देन ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माइग्रेटेड टू द कल्याणी चालुक्यस, है ना? तो कल्याणी चालुक्यस के कोर्ट में चले गए थे। सो आफ्टर माइग्रेटिंग टू द कल्याणी चालुक्यस, ही विल बी बेसिकली कंपोजिंग द चारुवंशिका स्टाइल। एंड आल्सो वी विल सी कि विक्रमदेव चरिता, है ना? विक्रमदेव चरिता वाज अ बुक जो इनके द्वारा लिखी गई थी अबाउट द किंग हु पैट्रोनाइज्ड हिम, कॉल्ड विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य 6 करके एक राजा थे इन द कल्याणी चालुक्यस, उनके लिए वो लिखते हैं सर। ठीक है, तो चारुवंशिका के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि एक रॉबर की कहानी है, मतलब उसमें ऐसा कहा गया कि बिल्हान ने खुद को ही लिखा है और वो प्रिंसेस के प्यार में पड़ जाता है, उसकी कहानी हमने कल के क्लास के अंदर देखी सर। ठीक है, तो बेसिकली एक जो स्टाइल है उसको नैरेटिव स्टाइल ऑफ पेंटिंग के रूप में पहचानते हैं सर। ठीक है, और नैरेटिव स्टाइल क्यों है? क्योंकि नैरेट भी किया जा रहा है स्टैंजास के रूप में है सर, पोएट्री के स्टैंजास के रूप में है, और साथों के साथ बाजू में चित्र के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा भी उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है सर। ठीक है, तो इट्स अ लव स्टोरी विद रॉबर, एक रॉबर के साथ, चोर के साथ लव स्टोरी की कहानी आपको मिलेगी, जिसको एक्सप्लेन करने की कोशिश बिल्हान कर रहे हैं सर। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट था, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जिसके थ्रू बिल्हान इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट आउट एंड हाइलाइट द फैक्ट कि एग्जैक्टली उस दौर के अंदर क्या हुआ था सर। ठीक है, दूसरी कहानी हमको यहाँ से ये भी पता होनी चाहिए, वी शुड आल्सो नो द कंटेम्परेरी कंटेक्स्ट टू इट। ओके, एंड द कंटेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू वी वुड सी कि जो जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो भी इस पीरियड के अंदर निकल के आई थी सर। ठीक है, अब देखिए, जो जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है इसकी खासियत क्या है और किस तरह से उसका बैकग्राउंड चलता है। तो मूलतः से जो जैन लिटरेचर था ना सर, ठीक है, ये जैन लिटरेचर के बैकग्राउंड के अंदर ही एक नैरेटिव आर्ट की शुरुआत हुई थी। ये जो नैरेटिव आर्ट था, ये पेंटिंग्स के अंदर आपको यहाँ से देखने को मिलता है सर। ठीक है, तो करीबन 10 से लेके 11 सेंचुरी के बीच में, या थोड़ा उसके पहले के पीरियड के अंदर, अर्ली मिडिवल इंडिया का जो पीरियड था, ये अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर वी विल फाइंड कि ये जो जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? तो इट ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इन द रीजन ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, समवॉट इन द ईस्टर्न मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी एज वेल सर। ठीक है, एंड वी विल कम टू नो कि 11 सेंचुरी से लेके करीबन 15 सेंचुरी तक हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि इसकी थीम जो है वो डेवलप होती रही सर। ठीक है, खासियत ये है कि ये जैन स्टाइल थी, इसको काफी जैन लिटरेचर के ऊपर से जो अपभ्रंश लिटरेचर बन के आया था उसकी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के रूप में पहचानते हैं सर। ठीक है, इसकी भी खासियत में ये है कि ये ओरिजिनली जैन लिटरेचर की नैरेटिव आर्ट को लिखता था, लेटर पीरियड के अंदर हमें वैष्णव इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है सर। ठीक है, वैष्णव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि जो वैष्णविज्म जो थी उसकी भी बेसिकली इंपैक्ट हमको इसके अंदर से मिल जाएगी सर। ओके, अब ये जो थे ये भी पोथी फॉर्मेट के प्रीकर्सर ही थे सर। क्यों? क्योंकि इनिशियली इनके अंदर भी पेपर नहीं था सर। ओके, क्योंकि एट दैट टाइम 10th सेंचुरी के पहले पेपर कहाँ मिलता था, तो दे वर आल्सो पेंटिंग ऑन द पाम लीफ, है ना? वो भी पत्तों के ऊपर लिखा करते थे सर। ओके, लेटर पीरियड के अंदर पेपर लिखने की शुरुआत हुई, पेपर के ऊपर बनने की शुरुआत हुई, नैरेटिव पेंटिंग से खासियत आपको देखने को मिलती है। तीसरी कहानी वी विल सी कि इलस्ट्रेटिव पेंटिंग के रूप में था। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ लिटरेचर लिखा हुआ है, उसके बाजू में इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की वाया पेंटिंग से। ओके, तो वी विल फाइंड कि इलस्ट्रेशन पेंटिंग की खासियत आपको मिलती है। मजे की बात ये है कि वी विल फाइंड कि इलस्ट्रेटिव पेंटिंग था नो डाउट, पर ये म्यूरल्स के जैसे बनने की कोशिश करते थे। म्यूरल्स बेसिकली मैंने आपको बताया था पहले क्लास के अंदर भी कि दिस आर द पेंटिंग्स व्हिच वर डन ऑन द वॉल सर्फेसेस, है ना? बड़े-बड़े वॉल सर्फेसेस के ऊपर किए जाते हैं, उसको म्यूरल्स कहते थे। जैसे केव्स के ऊपर किए गए थे, अजंता के ऊपर, सीताराम के केव्स के ऊपर और सैकड़ों जगह के ऊपर हमें मिलेंगे, राइट सर? तो इसी बेसिस के ऊपर से यहाँ पे भी म्यूरल्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती थी इन द मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, तो ऐसा कहते हैं म्यूरल्स विद रिड्यूस्ड डायरेक्शन या रिड्यूस्ड साइज। ओके, कि जो ओरिजिनल म्यूरल्स हुआ करते थे उससे कम साइज को उसको मतलब है ना स्केल डाउन कर दिया और उसमें से पेंटिंग बनते हैं, उसी को ही जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग आपको यहाँ से मिलेगा सर। ओके, अब ये पेंटिंग वी विल फाइंड कि 10th सेंचुरी के अंदर बन के आए। ये प्रॉपर्ली पोथी फॉर्मेट के अंदर रिफॉर्मेट नहीं होगी, क्योंकि पोथी फॉर्मेट एक अलग फॉर्मेट था। यहाँ इलस्ट्रेशंस और थोड़ा बहुत लिटरेचर आपको मिल जाता था। ज्यादातर इसके अंदर पेंटिंग्स ही डोमिनेट करते थे, ना कि लिटरेचर सर। नो डाउट इट वाज इलस्ट्रेटिव आर्ट, है ना? इलस्ट्रेटिव आर्ट का मतलब है कि इलस्ट्रेशन कोई बुक के अंदर से लिया गया होगा, कोई किताब के अंदर से एक्सप्लेन किया गया होगा सर। ओके, समझे? तो एक किताब थी कल्पसूत्र, अगर आपको याद होगी किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्पसूत्र वाज अ बुक दैट वाज रिटन बाय भद्रबाहु, है ना? तो कल्पसूत्र कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ वॉल्यूम्स। ओके, उसमें वी विल कम टू नो कि भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र के अंतर्गत जो छोटे वॉल्यूम्स लिखे गए उसके वेरिएशंस के अंदर उसमें तीर्थंकरों की कहानी लिखी है, और तीर्थंकरों के ऊपर से पेंटिंग्स बनते थे, राइट? इसके सिवाय वी विल सी कि उज्जैन के अंदर एक संत हो चुके थे, जैन संत, ओके, कल्काचार्य, इनके द्वारा वी विल सी दैट एक कथा लिखी गई है जिसका नाम हम लोग कहते हैं कल्काचार्य कथा। तो ये भी एक साहित्य था। ये साहित्य के अंदर के बेसिकली जो भी कहानियां थी, स्टोरीज थी, उन सबको पेंटिंग्स के अंदर बनाने की कोशिश की गई है सर। ठीक है, तो अर्ली मिडिवल इंडिया एंड द ट्रांजिशन टू मिडिवल इंडिया इज आल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज़ वी डू सी कि यहाँ नैरेटिव आर्ट आपको यहाँ से मिलता है। इनफैक्ट ये जो जैन पेंटिंग्स है इसकी डेकोरेशन और इसके अंदर अगर आप फीचर्स
देखोगे तो फीचर्स बहुत ही अलग प्रकार के आपको मिलेंगे सर, ठीक है। फीचर्स के अंतर्गत जैसे ये किसी का चेहरा बना दिया आपने सर, ठीक है ना, समझे, शरीर है, ओके, हाइपोथेटिकली। तो यहाँ आपको मछली की आँख मतलब ना प्रोट्रूडिंग आईज़ देखने को मिलती है, समझ गए कि नहीं समझे, गेटिंग ओके। फिश शेप्स है ना, फिश शेप्ड आईज़ आपको देखने को मिलती है, जो नॉर्मली बाकी सारी जगह के ऊपर आपको नहीं मिलेगी सर, ठीक है। फिर आपको कभी-कभी है ना डबल चिन देखने को मिल जाएगी सर, गेटिंग ओके। डबल चिन ना दिखे इसके लिए पहले आज की तारीख में लोग क्या दाढ़ी रख देते हैं, पहले नहीं रखा करते थे, सो दैट ना गोलू-गोलू सा चेहरा दिखेगा आपको सर, ओके। दूसरी कहानी वी विल सी कि पॉइंटेड फीचर्स आपको बहुत देखने को मिलते हैं सर, ठीक है। ये पॉइंटेड फीचर्स के अंतर्गत पॉइंटेड नोज़ हो गया हो या पॉइंटेड चिन का पोर्शन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें हमको इसके अंदर से बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है। बाकी फ्लोरा फौना तो इसके अंदर से होगा ही सर, ठीक है ना, समझे। फ्लोरा फौना के अंदर आपके क्या हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, कोई झड़पन हो गया, थोड़ा बहुत वेजिटेशन हो गया, इन सबको दिखाने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है ना। ये पेंटिंग्स मेनली अगर आप देखोगे तो अब्राहम स्कूल ऑफ पेंटिंग के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि जो अब्राहम लिटरेचर था उसी में से वी विल फाइंड की थीम को कॉपी किया गया था सर, ओके। तो ये खासियत है जैन पेंटिंग्स की। अब क्या इसको पोथी फॉर्मेट के प्रिकर्सर के रूप में मानते हैं? नहीं मानते हैं, क्योंकि पोथी फॉर्मेट इज अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ना माय फ्रेंड्स, ओके। पोथी जो है एक फॉर्मेट के रूप में अगर आप देखिए तो बहुत ही अलग प्रकार का राइटिंग है सर, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल फॉर्मेट पॉइंट जहां इसको बेसिकली हम प्रिकर्सर के रूप में मान पाए, क्योंकि ये पैरेलली चलता रहा और करीबन 14-15 सेंचुरी तक एग्जिस्ट करता रहा, समझ में आया? तो इट इज नॉट एक्जेक्टली मिनिएचर पेंटिंग जैसे मुगल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है मिनिएचर पेंटिंग बना सके। मिनिएचर क्या है आगे डिस्कस करेंगे, बट साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो फाइंड, ओके, समझे, अलोंग विद द मिनिएचर ऐसे प्रकार की पेंटिंग्स भी बनने की शुरुआत करेंगे, समझो, करेंगे, ओके। तो इतनी कहानी है जैन पेंटिंग्स की, थोड़ी बहुत ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट हमने मिडिवल टच किया है, मिडिवल में है ना एक दो टॉपिक बाकी है। एक टॉपिक जो बाकी है वो है आपका सूफी मूवमेंट सर, ओके। अब सूफी के ऊपर मैंने स्पेशल क्लास लिया हुआ है, आप क्या करिएगा कि सूफी मूवमेंट के ऊपर एक स्पेशल क्लास पिछले साल दिया था, उसको आप एक बार कवर कर दीजिएगा, उसके बाद मैं लास्ट में डिस्कस करवा दूंगा कि कहानी क्या है सर, ठीक है, समझिए, ये दिवाली ब्रेक के अंदर सर, करेंगे, ओके। ये दिवाली की छुट्टियों के अंदर वी कैन यू कैन कंप्लीट अप दिस पार्ट। ऐसे ही मेरा एक भक्ति के ऊपर भी स्पेशल क्लास मैं दूंगा सर, समझे। मेरे को एक्चुअली दो क्लास लेने हैं, एक भक्ति के ऊपर लेना है और एक वो कल्हान के ऊपर लेना है, रात रंगीनी के ऊपर। इन दोनों के ऊपर प्लान तो यही है कि इस दिवाली की छुट्टियों में से कम एक सेशन यहाँ पे कवर कर दूं। मोस्ट ऑफ कल्हान वाला सेशन है कल 11 तारीख को, तो 10 या 11 तारीख के अंदर, आज तो नहीं होगा वो, आज उसको कल रात को कंटेंट किया था थोड़ा, बट मतलब उसको फॉर्मेटाइज कर रहा था मैं, बट आज या कल के अंदर मोस्ट ऑफ अपन करेंगे सर, ठीक है। नहीं, दोपहर को कितने बजे करेंगे? कल 11 बजे, साढ़े 11 12 के आसपास आपको मिलेंगे सर, ठीक है। तो ये दोनों की जो कहानी है, कश्मीर का जो इतिहास है कल्हान के द्वारा जो लिखा गया है, उसको अपन कवर करेंगे। तो आप इसको ना होमवर्क में कवर कर दीजिएगा। लास्ट में जब मिडिवल जब खत्म हो रहा होगा तो इसके ऊपर हम लोग आधा घंटा डिस्कशन करेंगे कि सूफीज़्म की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि सूफीज़्म के ऊपर से दो ही प्रकार के सवाल है। एक तो इंपैक्ट ऑफ सूफी मूवमेंट है और दूसरा वो मलफूज़त के ऊपर से दो बार सवाल आ गया। मलफूज़त क्या है वो तो हमने डिस्कस कर दिया सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि व्हाट इज मलफूज़त एंड हाउ इट हैज इवॉल्वड एंड व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ मलफूज़त टेक्स्ट एज़ वेल सर, ओके। 11 की जगह 12 तारीख को कर देंगे सर, ठीक। फिर से छुट्टी है समझो, है ना। तो 1-2 घंटा निकाल देंगे, ऐसा कोई है नहीं। और अपने दिवाली मतलब ये तो छे नहीं कि आपको दिवाली का पटाखा फोड़िए आपने। हाँ, सुबह सुबह 5 बजे उठ के रात को 12 बजे तक पटाखे फोड़ेंगे सर, ऐसा तो होगा नहीं सर, ओके। दिवाली इज लाइक मीटिंग पीपल अराउंड, है ना, लाइक, है ना, सबको कैसा हो, हैप्पी दिवाली विश कर दिया सर। उस दिन पूरा पूरा गाँव एक दूसरे को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सर, नेटवर्किंग करेंगे सर, समझे, नेटवर्किंग समझ में आता नहीं आता, है ना। इधर-उधर की गिफ्ट लाएंगे, इधर देंगे, उसको देंगे, सोन पापड़ी 4-5 घरों के अंदर फैलाएंगे, इधर समझे, यहाँ से वहाँ भेजेंगे, वहाँ से यहाँ भेजेंगे सर, चलता रहता है सब कुछ। खैर, तो मीट एंड ग्रीट है, बट सुबह-सुबह को मिलता नहीं है ना सर, दोपहर के बाद ही सब मिल जाता है सर। बेसिकली स्मॉल टाउन के अंदर तो सामान्य रूप से बेसिकली होता क्या है कि पूजा वगैरह करके पीपल गो टू टेंपल्स, ओके, नॉर्मली, और फिर उसके बाद दूसरे दिन सब मिलने चले जाते हैं। तो यहाँ तो क्या नया साल शुरू होता है विक्रम संवत, बीच में इस बार तो एक पड़ता दिवस है, मतलब एक्स्ट्रा डे ऐड हो गया है। तो 12 तारीख को दिवाली है, 13 को एक गैप डे है, फिर 13 को न्यू ईयर शुरू होगा, 14 को भाई दूज है, यहाँ की तो चलता रहता है सर। खैर चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। बाकी भी अरे भाई हमने हर एक त्योहार को प्रदूषित कर दिया है, समझे। वी एज़ सोसाइटी हैव पॉल्यूटेड ईच एंड एवरी इनफैक्ट है ना, फेस्टिवल्स उसकी जो कॉन्टेक्स्ट है ना, बेसिकली ये पूरी कल्चर ही खराब हो गया है सर। कुछ भी मतलब कुछ भी होता है सबको पार्टी करनी चाहिए। अरे भाई तू जब करना है तब कर सर, ठीक है, समझे, समझे। कोई त्योहार बाकी नहीं रखा। ग्लोबलाइजेशन ने समझे, तो उसका पूरा मीनिंग ही बदल दिया। वो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही है सब। ग्लोबलाइजेशन और फिर वैल्यू सिस्टम आपकी बदली है। वैल्यू मतलब समाज की वैल्यू सिस्टम बदली है, तो फिर कैसे? देखो वेस्ट तो अपना करता रहेगा, है ना। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि हम भी उसको मान फॉलो कर रहे हैं। लोग कहते हैं वेस्ट ने किया, वेस्ट ने किया। नहीं, वेस्ट नहीं, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन अस एज़ वेल ना सर। समझ में आया कि नहीं आपको? ये तो हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट है ना सर, कि हम हमारी देखो जहाँ एन्जॉय करना है वहाँ एन्जॉय करो सर। उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एन्जॉयमेंट सर। So the problem is not about enjoyment, the when to enjoy and where to enjoy, है ना, the time and space dimensions। छोड़िए सर, खैर चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे बेसिकली, मिडिवल इंडिया के ज़्यादातर टॉपिक्स हमने टच कर दिया है। आज हम लोग चले जाते हैं बाबर की तरफ एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड हिस्ट्री ऑफ बाबर, कि हाउ थिंग्स हैव ट्रांसपायर्ड और बाबर क्या काम करेगा, किस तरह से भारत में आता है और उसकी आगे की जो कहानी है उसको देखेंगे सर। तो हम लोग पॉइंट नंबर 15 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। कश्मीर को मैंने बताया वो कल वाला क्लास के ऊपर मैं कवर कराऊंगा, ठीक। तो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ कश्मीर एंड हाउ, तो इसके ऊपर अपन ये आज कल में ही दे दूंगा सर, ना। कितने बजे आपका क्लास रहता है? 11 से, है ना, 11 से 1 क्लास है ना आपको। यू हैव क्लास फ्रॉम 11 टू 1 ना। तो इधर आ जाते हैं अपन, है ना, समझे। पोर्चुगीज़ को अपन बाद में करेंगे, विल डू इट लेटर ऑन पोर्चुगीज़, ओके। हाँ, इस सवा 1 बजे कर देंगे सर, हाँ। पोर्चुगीज़ को बाद में करेंगे। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि पोर्चुगीज़ को मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कवर कर देंगे। तो मुगल एम्पायर है, फर्स्ट फेज़ बाबर एंड हुमायूं है, फिर सूर एम्पायर और भक्ति सूफी मूवमेंट। तो उसमें सूफी करवा दिया है, उसका एक स्पेशल क्लास है, आपको होमवर्क देखना है उसका। और भक्ति जो है वो भी विल डू इट इन द स्पेशल सेशंस ओनली, सो दैट वो है कि कवरेज की लिनियरिटी हमारी बनी रहेगी। देखिए वापस आएंगे एंड डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू मुगल्स एंड बाबर क्यों आया था सर, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबर के ऊपर से तो सवाल आया नहीं आपको मुगल्स के अंदर से, बट हमें ये देखना चाहिए कि मुगल्स की ओरिजिन कैसे हुई, कहाँ से हुई। तो 3-4 प्रकार के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाई बाबर केम टू इंडिया सर, ओके। हाउ बाबर केम टू इंडिया एंड हाउ द बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बेसिकली सबकॉन्टिनेंट के रूप में कंसीडर किया गया है। इसकी आउटकम क्या है, इसी 3-4 मुद्दे के ऊपर हमें पता होना चाहिए, है ना। अब बाबर की बेसिकली पर्सनल लाइफ बड़ी सिग्निफिकेंट है, मतलब ऐसे समझने के लिए खाली सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। बट बाबर की जो लिंकेजेस है अगर आप समझने की कोशिश करें तो तैमूर के साथ भी जुड़ी हुई थी सर, ठीक है। और साइमल्टेनियसली मंगोलों के साथ भी जुड़ी हुई थी सर, करेंगे, ओके। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ही सीम टू बी डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड चंगेज। चंगेज बेसिकली मम्मी की साइड से, मतलब मदर की साइड से था, और तैमूर जो था वो उसके फादर की साइड से लेगेसी के रूप में मानता था सर, ठीक। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मुगल्स जो है वो अपने आप को मंगोल के रूप में कम मानते हैं, बट वी विल सी कि तैमूर के रूप में, तैमूरी वंश के रूप में ज़्यादा मानेंगे सर। बाबर खुद भी विल सी कि परहेज करने की कोशिश करेगा कि भाई मैं अपनी लेगेसी और अपनी आइडेंटिटी है वो चंगेज के रूप में ना पहचानूं, बट वो अपने आप की जो आइडेंटिटी है वो मैं एस्टैब्लिश करूं इन द फॉर्म ऑफ लीनियसी या काइंड ऑफ जो लेगेसी है मेरी, दैट शुड बी लिंक्ड टू द तैमूरी डायनेस्टी। और तैमूर की डायनेस्टी से उसकी जो लेगेसी उसको थी, तो उसको ऐसा लग रहा था कि देखो तैमूर भारत में आया था, इवन द चंगेज में भी भारत में आया था, तो भाई का भी ऐसा एक हक बनता है कि वो भी भारत में आया सर, ठीक है। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि बाबर प्लान करेगा कि भारत की तरफ आएगा, भारत की
तरफ उसको मौका क्यों मिला? तो वी विल सी कि इंडिया के अंदर जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस है ना, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हुआ करती थी, वो सब स्थिति उसके बेसिकली फेवर में रही है, ना। तो कहानी ये है कि तैमूर के वंश के टूटने के बाद, है ना, समझे, और सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस का लाभ उठाते हुए बाबर इंडिया की तरफ आता है, ठीक है, समझे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी दोनों साइड से लीनिएज आपको मिलेगी, सर। दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ मंगोल्स एंड दे वर आल्सो डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर, सर। मतलब दे हैव गॉट तुर्को-मंगोल के रूप में इनको पहचानते हैं, या तिमूरी मंगोल डायनेस्टी के रूप में इनको पहचानेंगे, सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मंगोलों का भी वो था, डीएनए था, एंड वी विल सी कि तैमूरी वंश का भी था, सर, ठीक है। तो सेंट्रल एशियन, इसके लिए वी विल सी दैट बाबर मना करेगा, परहेज करने की कोशिश करेगा कि मैं मंगोल नहीं हूं, मैं ज्यादा तिमूरी डायनेस्टी से हूं, सर। इनफैक्ट इसने जो पेंटिंग्स बनाए थे, बाबरनामा का एक बहुत फेमस पेंटिंग है, जहां बाबर वी विल सी दैट बाकी सारे क्या कह सकते हैं कि लेगेसी के रूप में बहुत सारे मतलब लेटर पीरियड के अंदर पेंटिंग बना हुआ है मंगोलों के द्वारा, उसमें बाबर को तिमूर और उन सबके साथ बिठाया गया है। उसमें भी कहीं पे मंगोल को नहीं दिखाने की कोशिश की है, पर आप देखिए कि मंगोलों को ये आइडेंटिफाई नहीं करते थे, पर इनके नाम के अंदर ही मंगोल था ना, मंगोल से मोगुल बना, मोगुल से मुगल बना, मुगल से मुगल बन गया, सर, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि आप मतलब है ना, हस्ती को कितना मिटा पाओगे, सर, समझे नहीं समझे। तो आपने कहा कि नहीं नहीं मैं तो तिमूर का वंशज हूं, मेरा तो कोई है ना ननिहाल कहीं मंगोल के साथ जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि मंगोल तो वेरी बारबरिक नेचर ना। तो हिस्टोरिकली इनकी मतलब आप समझिए कि जो इमेज हुई थी सेंट्रल एशिया के अंदर, बड़ी खराब इमेज हुई थी कि यार ये बेकार लोग हैं, आके तोड़-फोड़ कर देते हैं, जला देते हैं, मिटा देते हैं, पूरी सभ्यता इन्होंने नष्ट कर दी थी। तो इस तरह से आइडेंटिफाई वैसे ही करेंगे, सर, ठीक है। बट देन वही है ना, कहानी आपको ये मिलेगी कि भाई आप कितना बेसिकली चीज़ों को तोड़ेंगे, सर, क्या। तो यही स्टोरी बाबर के साथ भी आपको यहाँ से मिलेगी, सर। चलिए, तो वापस आते हैं बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें 2-3 चीज़ें देखनी है कि बाबर बेसिकली क्यों आया भारत में। दूसरी, बाबर को किन परिस्थितियों ने इनवाइट किया है, सर, ओके। तो इंडिया इन 1520 अगर आपको याद होगा, तो कैसी व्यवस्था थी, सर, है ना। तो द लोकल रूलर्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वर फाइटिंग, है ना। तो सोसाइटी अगर इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर से आप देखोगे, पॉलिटिकल कंडीशन से देखोगे, तो खराब परिस्थिति थी। देयर वर स्मॉल डायनेस्टीज़ दैट वर रनिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। तो बाबर ने अपनी किताब है बाबरनामा, ये बाबरनामा के अंदर इनफैक्ट उसने खुद हाइलाइट किया है कि जब मैं भारत की तरफ आ रहा था, सर, है ना, समझे नहीं समझे, तो वहां पे देयर वर लोकल डायनेस्टीज व्हिच वर रूलिंग एट दैट टाइम, एंड दे वर नॉट दैट मच पावरफुल, सर, ओके। ही इज मेंशनिंग अबाउट मुस्लिम स्टेट्स एंड द हिंदू स्टेट्स एज़ वेल, मतलब जो किंग्स थे, हिंदू और मुस्लिम हुआ करते थे, एंड ही वाज अवेयर अबाउट दिस पार्ट कि देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी अमंग द इंडियन स्टेट्स, ओके। ही वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि देयर वाज नो सेंट्रल अथॉरिटी एट दैट टाइम हु कुड स्टॉप हिम आउट एज़ वेल, सर, ओके। उसको ये चीज़ की भी पता थी कि भाई इस पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर यूनिटी नहीं है, पॉलिटिकल बेसिस के रूप में यहाँ पे एक भी प्रकार की क्या कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन नहीं हो रही है, तो उसका ही लाभ उठाने की कोशिश करेगा। उसको ये भी पता थी कि लोधीस की हालत क्या है, क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जब इब्राहिम लोधी रूल कर रहा था 1517 से लेकर 1526 के बीच में, तो वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशंस एज़ वेल कि इब्राहिम लोधी व्हेन ही वाज रूलिंग एट दैट टाइम, इब्राहिम लोधी हैड अ वेरी बैड रिलेशंस विद हिज ओन नोबिलिटी, ओके। तो उसमें दो नोबल्स थे, एक तो दौलत खान, है ना, जो पंजाब का गवर्नर हुआ करता था, और दूसरा था आलम खान, जो उसका चाचा था, मतलब रिश्तेदार हुआ। ये दौलत खान भी उसका रिश्तेदार ही था, सर, क्योंकि अफगान पॉलिसी के तहत अपने भाई भतीजों को इन्होंने अपॉइंट करवाया था। अब इनके रिलेशंस खराब होने के कारण दे वर आल्सो इन कांटेक्ट विद बाबर कि भाई आजा तू लैंड करा दे और हम लोग को यहाँ अपने राजा से छुट्टी दिलवा दे, सर, ठीक है। तो ये बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि बाबर न्यू ऑल दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ही हैड सो मच ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। इनफैक्ट बाबर के साथ प्रॉब्लम ये भी हो रहा था कि इस दौर के अंदर जो सेंट्रल एशिया की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो उसके फेवर में नहीं थी, सर, ओके। क्यों फेवर में नहीं थी? उसके पीछे का कारण ये है कि बाबर जब से पला बढ़ के उभर के आया है, तो ओरिजिनली ये वी विल सी कि समरकांड से रूल करते थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि समरकांड के अंदर से इनको भगवा दिया गया था, सर, है ना। तो ही वाज एक्चुअली रूलिंग फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड फरगना इन अफगानिस्तान। फरगना में जब वो शासन कर रहा था, तो उसमें भी कहानी आपको ये मिलती है कि उसको वहां से भी हटा दिया गया था उसके अंकल के द्वारा, सर, ठीक है। मतलब सो मच ऑफ हिस्ट्री इन दैट पार्ट, ओके। सो वी विल फाइंड कि बाबर भटका एक्चुअली, और वो भी करीबन 13 साल की उम्र के आसपास, ये इस टाइम पे भटक रहा था, 12-13 साल की उम्र में। तो मतलब है ना, दर-दर की ठोकर खाई थी उसने, ओके। तो इसके 2-3 एम्बिशंस थे कि एक तो मेरे को सेंट्रल एशिया कैप्चर करना है। सेंट्रल एशिया क्यों? क्योंकि समरकांड इसका एंसेस्ट्रल होम था। समरकांड बेसिकली तैमूर का कैपिटल था, सर, ओके। जब तैमूर 1398 में इंडिया से वापस गया था, उसने समरकांड का पूरा रीडेवलपमेंट किया, यहाँ से वर्कर्स को लेके, पैसे लेके, सब कुछ करके, सर, ठीक है। अब बाबर वाज लाइक यार मैं ना घर का रहा ना घाट का रहा, आई कैन नॉट गो बैक टू मंगोल, मतलब मंगोल लैंड में तो जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिनके साथ मेरे को लेगेसी रखनी नहीं है ननिहाल के साथ, ओके। होता है ना, वेरी कॉमन, ओके। तो नॉर्मली उल्टा होता है, सर। मम्मी के साइड के कजिन ज्यादा प्यारे लगते हैं कंपेयर टू पापा साइड के कजिन, सर, समझे नहीं समझे। बाबर की उल्टी गेम थी, सर, समझे नहीं समझे। उसको फादर साइड की ज्यादा वो थी कंपेयर टू द मदर साइड। नॉर्मली जनरेशन वाइज जनरेशन तो ऐसे ही होता है ना कि जो मामा की साइड के जो कजिन्स होते हैं, मामा मासी, सर, है ना, वहाँ की जनरेशन में थोड़ी अलग प्रकार की आपको वार्मथ मिलती है, अलग ही प्रकार की, है ना, क्लोजनेस मिलती है। एंड वी विल सी कि फादर साइड में थोड़ा दूर रहता है, बोला ठीक है ना, समझे, चाचे का लड़का, ताऊ का लड़का है, ठीक है, फूफा है, फूफी है, सर, क्या चलिए लेकिन ओके। तो बाबर कुड नॉट गो बैक टू सेंट्रल एशिया, वो मंगोल लैंड में तो वापस जाएगा नहीं, सर, है ना, क्योंकि यहाँ से उसकी क्लेम ही नहीं है, डिसेंडेंसी नहीं है, सर, ठीक है। तो उसके पास एक ही था कि मैं करूँ क्या, सर, ठीक है ना, ओके। तो ही यूज्ड टू हैव अ स्मॉल किंगडम इन फरगना वैली, फरगना इज इन अफगानिस्तान, एंड हिज फादर डाइड, एंड ही वाज एक्चुअली वी विल सी कि ड्रॉ अवे बाय फैमिली मेंबर्स ओनली। तो आप देखिए कि ये बंदा उस टाइम पे घाट-घाट का पानी पी रहा है। दिस इज द पीरियड समवेयर इन द 1490s टू 1500s, ओके। मतलब जब भारत में लोधी डायनेस्टी रूल कर रही है। इस दौर में फिर बाबर डिसाइडेड टू कैप्चर द लैंड, ओके। तो इन सब के चक्कर में उसकी उज़्बेकों के साथ लड़ा हो गया। उज़्बेक अगर आप देखोगे तो जो समरकांड के ऊपर रूल कर रहे थे, बाबर का ये मानना था कि ये मेरा विस्तार है ना, मैं तैमूर का वंशज हूँ, तो बेसिकली समरकांड मुझे मिलना चाहिए। अब उज़्बेक्स कह रहे थे कि भई देखो तुम्हें क्या पता, हमें ज़्यादा पता है, सर, ठीक है ना, समझ गए, ओके। तो अभी बीच में कुछ साल पहले, है ना, एक बड़े सेना नेता ने समरकांड में जाके कहा था कि समरकांडियों तुम्हें इतिहास नहीं पता, मुझे तुम्हारा इतिहास बहुत पता है, सर, ठीक है ना। मैं उस प्रदेश से आया हूँ जहाँ बाबर आया था, सर, ओके। और तुम बेसिकली बाबर को बैठने नहीं दे रहे थे, सर, ओके। वो सैन्य नेता अभी कहीं और जेल के अंदर बैठे हुए हैं, सर, खैर। तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि बाबर जो है उसकी लड़ाई उज़्बेकों के साथ हो रही है। क्यों? क्योंकि बाबर वांटेड टू कैप्चर दिस ओल्ड एंसेस्ट्रल लैंड जहाँ वी विल सी कि वो बिलॉन्ग कर रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, समझे। तो फरगना इज इन अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, समरकांड इज इन उज़्बेकिस्तान, ठीक है, समझे। तो फरगना वैली जो है ये अफगानिस्तान के अंदर है, सर, ओके। समरकांड उसके ऊपर आया हुआ है। अब ओरिजिनली ये समरकांड से बिलॉन्ग कर रहा था, बट ही वाज ड्रिवन आउट बाय द उज़्बेक्स ओवर देयर, ओके। वी विल फाइंड कि साइमल्टेनियसली फरगना से ये मंगोलिया की तरफ जा सकता है, और मंगोलिया की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि वहां से तो इन्होंने घर छोड़ दिया था, रिश्ते ही तोड़ दिए थे, सर, ठीक है। तो दैट्स वेरी ऑब्वियस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ही कुड नॉट डू दिस। यहाँ बाजू में देखोगे तो हमें देखने को मिलता है पर्शिया आया हुआ करता था, ईरानी एम्पायर, और ईरानीज़ भी डोमिनेट कर रहे थे इस पीरियड के अंदर। तो उसको छोटी सी ही प्रिंसिपलिटी शासन के अंदर हुआ करती थी, सर, ओके। एंड इस दौर में भी जब उसका फादर की मृत्यु हो गई 1494-95 में उसके फादर की मृत्यु हो गई, उसके बाद वो बेघर हो गया, क्योंकि उसको तो अपने नहीं मारा, सर, ठीक है। उसका चाचा हुआ करता था, वो चाचा ने उसको भगवा दिया, सर, ओके। तो फरगना से भी वो भटक गया। अब आप देखिए कि बाबर वाज टिपिकली गोलू होता है ना, गोलू, सर, ठीक है, वैसा था बचपन के अंदर ही। क्यों गोलू था? क्योंकि वी विल फाइंड कि उसको अपनी जो होम कैपिटल है, यानी कि जो उज़्बेकिस्तान के अंदर समरकांड है, वो तो मिल नहीं रही है। एक्जिस्टिंग कैपिटल जो हुआ करती थी उसकी फरगना वैली, उसको अपनी फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट के कारण जाना पड़ा, सर, ठीक है। उसने वेस्ट की तरफ देखा तो पर्शियंस हुआ करते थे, पर्शियंस आल्सो डिड नॉट वेलकम हिम मच, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ओवरऑल स्थिति क्या हुई इसकी, है ना, तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। सो बाबर रियलाइज दिस पार्ट कि भाई आई नीड टू टेक द हेल्प ऑफ दिस पीपल रेदर देन फाइटिंग विद देम, सर, ओके। तो बाबर ने उस पीरियड में देखा कि ये जो समरकांडी लोग हैं, यानी कि उज़्बेक लोग हैं, उज़्बेकिस्तान के, उनकी ईरान के साथ बनती नहीं है, सर। सफाविद एम्पायर हुआ करता था, सर, ठीक है। ओरिजिनली बिलोंग टू समरकांड, मैं बताता हूँ, तैमूर का वंश था, तैमूर का कैपिटल समरकांड था, सर, ठीक है। एक्चुअली द होल Timurid dynasty was based in Samarkand only, but the problem was that the Timurid dynasty fell down after the death of Taimur. Taimur के बाद विल सी कि शाहरुख आया था बाबर के ऊपर, आपको पता होगा।
शाहरुख वाज एक्चुअली सन ऑफ तैमूर, ठीक है, एंड देन ग्रैंडसन था, मतलब क्या कह सकते हैं कि उसका पोता था, बट वी विल फाइंड कि ग्रेजुअल सेंस के अंदर 1400 से लेके 1500 तक आते हैं, 1490 तक आते हैं, ये पूरा का पूरा साम्राज्य तैमूर का टूट गया था, और तैमूर के साम्राज्य के टूटने के कारण ही उज़्बेक जो डोमिनेशन वो बन गया यहाँ पे, तैमूर का वंश टूट गया, ईरान के अंदर सफाविद डायनेस्टी उभर के आई, ये सफाविद डायनेस्टी बहुत ही प्रोमिनेंट डायनेस्टी हुआ करती थी, ठीक है, और इसके कारण इनको यहाँ पे रुकना पड़ा इन द वैली ऑफ फरगना व्हिच इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान, ठीक है। अब आप देखिए कि ये बंदा 1490 में घूम रहा है ना, बोले ना इधर का है ना उधर का है ना इधर का है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इंडिया के अंदर लोधी डायनेस्टी पावर के ऊपर आ चुकी है, पर लोधियों के साथ भी उसकी इतनी हिकड़ी नहीं है कि लड़ाई करता है, ही वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, मतलब पीरियड जहाँ वो 12-13 साल की उम्र में भटक रहा था यहाँ से वहाँ से, ओके। तो उसने देखा इस दौर में कि द पर्शियंस एंड द सफाविड्स आर फाइटिंग अमंग ईच अदर फॉर द कैप्चर, द पर्शियंस एंड द उज़्बेक्स आर फाइटिंग अमंग ईच अदर एज अ बेसिकली टू कैप्चर द लैंड ऑफ सम प्लेसेस, ठीक है। तो उसकी संघर्ष में ये देखने को मिल रहा था उसको कि देखो यार यहाँ ईरान के राजा लड़ाई कर रहा है, यहाँ उज़्बेक्स लड़ाई कर रहे हैं, उज़्बेक्स आर नेवर गोइंग टू रिलीज द एरिया ऑफ समरकांड अंटिल एंड अनलेस दे गेट डिफीटेड, एंड उस टाइम पे समरकांडियों को या उज़्बेक्स को डिफीट करने वाली एक शक्ति निकल के आ रही थी, वो ईरान आ रही थी। तो बाबर बट ऑब्वियस था कि पर्शिया के साथ अलाइन होगा, क्योंकि उसको तो क्या है कि कुछ ना कुछ चाहिए, उसको तो अपनी वैली भी नहीं मिल रही है, उसको तो पर्शिया वाले के साथ भी लड़ाई हो गई थी एक बार, उसको उज़्बेक के साथ भी लड़ाई हो गई थी सर, है ना। तो ईरान के राजाओं के पास चला गया, सफाविदों के पास, है ना। बोले राजा, बोले मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बोले तू कौन बेचोगा, बोले सर मैं देखो हर एक प्रकार का काम कर देता हूँ, आपकी सेना वेना के साथ थोड़ा बहुत सीखूंगा और मेरे को है ना थोड़ा काम दीजिएगा सर, वेरी मोमेंट, ओके। तो ईरान के जो सफाविद एम्पायर के सेनापति थे उन्होंने बाबर को इकट्ठा तो किया, पर वो गोलू बना के सर, है ना, बोले चल बे छोटू, है ना, कपड़ा मार दे, चल बे छोटू चाय पिला दे, चल बे छोटू पानी पिला दे, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में वी विल कम टू नो कि बाबर कुड नॉट गेट द डिजायर्ड, जो उसको जो एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जाके इनके साथ ये सब करूँ, पर बाबर वाज वेरी शार्प ऑब्जर्वर ऑफ थिंग्स अराउंड सर, ठीक है, मतलब चीजों को काफी डिटेल में ऑब्जर्व करता रहा। मेन उसकी ईरानी डायनेस्टी के साथ एफिलिएशन करने की इंटेंशन ये थी इनसे सीखा जाए, और उसने ईरानियों से काफी सारी चीजें सीखी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये जब ईरानियों के साथ अटैच था तब उसको ये भी पता चला कि ईरानियों की उस पीरियड में वेस्ट एशिया की एक और शक्ति थी ऑटोमन पावर, उसके साथ भी संघर्ष चल रही थी सर, ठीक है। एंड वी विल कम टू नो कि द ऑटोमन्स वर आल्सो फाइटिंग, और बाबर को इनसे भी काफी सारी चीजें समझ में आई कि भाई देखो यार ये दोनों की दोनों शक्तियां लड़ रही है, तो अपने इनमें से इनकी जो स्ट्रेटजीज है, मिलिट्री स्ट्रेटजीज है, वेपन्स की स्ट्रेटजी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो सब देखते रहो। तो पहले तो उसने ये गेम किया, है ना, यहाँ से उसको कुछ मिला नहीं पर अनुभव मिला सर, ठीक है। उसने जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी तभी भी उसने यही कार्य किया, है ना, ही रियलाइज दिस पार्ट कि मेरे को भी कुछ नहीं मिलेगा सर, ठीक है। बट देन वी विल सी कि ही सॉ द लर्निंग फ्रॉम ऑल दिस पीपल, और इस तरह से भटकते 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 करीबन 13 साल की उम्र के बाद वो 4-5 साल और भटका, और भटकने के बाद फाइनली वो फिर से अफगानिस्तान पहुंचा, और काबुल की जो वैली है जहां फरगना से उसने अपने शासन की शुरुआत की थी, उसने हथिया ली अपने चाचा से। बोले चाचा अब हमका चाहिए फुल इज्जत। एक्चुअली बाबर फरगना से बिलोंग करता था, उसके बाप की मृत्यु के बाद उसके चाचा ने उसको भगवा दिया था सर, ठीक है। तब वो भटका 10 साल, 10 मतलब 7-8 साल के आसपास का टाइम है सर, ओके। तो 1494 से लेके ऑलमोस्ट 1500 तक यहाँ से वहाँ भटक गया है। भटकने के बाद वी विल कम टू नो कि उसने अपने आप को रीएस्टैब्लिश किया बाय 1500। ये 1500 में जब वो अपने आप को रीएस्टैब्लिश करता है, तब उसने ऑलरेडी बहुत सारे अनुभव ले लिए थे। उसने उज़्बेकों के साथ भी लड़ाई की थी, उनसे भी सीखा। उसने ईरानी और उज़्बेकों के बीच में जो लड़ाई हुई, जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उनमें भी बहुत सारी चीजें देखी उन्होंने। अफगानिस्तान में रहता था तो लोकल जो पठान थे उनसे भी उसके राब्ते हुए, उनके साथ भी उसने काफी सारी चीजें सीखी। उसने ईरान और ऑटोमन एम्पायर यानी कि सफाविद एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, उससे भी उसने देखा कि गन पाउडर का यूज और बाकी सारी क्या कहते हैं तोप और आर्टिलरी का कैसे उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से 1503 से लेकर 1504 तक आते-आते बाबर का भटकना जो है वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो किसी ने कहा था कि ऑल दोस वंडर्स आर नॉट लॉस्ट, है ना, समझे नहीं समझे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बड़ा भटका है क्योंकि इसको अपने ही साम्राज्य से भगा दिया गया था अपने चाचा के द्वारा। ये बाबर 1504 तक आते-आते वी विल सी कि अफगानिस्तान को फिर से रिकैप्चर करेगा, और रिकैप्चर करने के बाद बाय दैट टाइम ये अपने आप को एक बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन में लेके आता है। अब आप देखिए दिस पीरियड ऑफ 1504 एंड 1505, ये पूरी की पूरी कहानी 1494 से शुरू हुई थी, और 1494 से शुरू होते होते 1504 तक आपको देखने को मिलती है। इस दौर के अंदर बाबर ने काफी सारे अनुभव ले लिए थे और इंडिया के बारे में भी जान लिया था। बाबर को एक चीज अब बहुत क्लियर कट हो चुकी है कि ही वोंट बी एबल टू रूल इन अफगानिस्तान फॉरएवर। द रीजन इसके ऊपर उज़्बेक बैठे हैं, यहाँ मंगोल की तरफ तो जाएगा नहीं वो। यहाँ ईरान में सफाविद एम्पायर बैठा हुआ है, वो भी उसको छोड़ेगा नहीं। आगे भविष्य के अंदर ईरान और अफगानिस्तान के बीच में कोई ना कोई तड़तड़ी हो जाएगी। इस साइड में और वेस्ट में जाओगे तो ऑटोमन है, इनके बीच में भी लड़ा चलता रहता है। तो टू सिक्योर अ फंडामेंटल बेस एंड टू मेक श्योर कि उसकी अस्तित्व आगे चलती रहे, तो देयर इज ओनली वन वे जो ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिकली उसको हेल्प कर सकता है टू कंसोलिडेट एंड मेक एन एम्पायर, वो था बेसिकली इंडिया। उस दौर में जब ये भटक रहा था तो समरकांड के आजू-बाजू वाले विस्तारों में कहीं-कहीं गाँव में रुकता था ना, व्हेन ही वाज़ ऑन द वॉन्डरिंग स्टेज। तो रुकते-रुकते काफ़ी लोग बात करते थे, बोले ये ग्लास देखा? बोले बाप नहीं, बोले नहीं देखा। बोले देखो ये भारत से आया था। बोले ये कहाँ से आया? इंडियन है। बोले बढ़िया है सर, है ना, समझो इसमें पानी-वानी पानी पीते हैं तो एकदम अचानक ही अमृत बन जाता है, ऐसा पानी आता है इसके अंदर। तो क्या बात है? इतना पैसा है सर, ठीक है, बहुत पैसा है भारत के अंदर। तो ही लर्न्ड अबाउट मेनी थिंग्स अबाउट इंडिया एट दैट टाइम सर, ओके। दूसरी क्या हुआ कि उसके साथ जो खास लोग थे, ना जो तिमूर के वंशज के रूप में वहाँ, क्योंकि वो भी उतर गए थे तिमूरी वंशज, क्योंकि तिमूर के जो ओरिजिनल वंशज हुआ करते थे वो भी भटक रहे थे। उनमें से काफ़ी लोग बाबर को पहचानते थे कि उन्हीं के वंश का है सर, ठीक है। तो चढ़ाने वाले लोग होते हैं कि भाई तुम ही हो जो तैमूर की लेगेसी को फिर से रिवाइव कर सकते हो। तुम्हारे सिवा तो कोई और कर नहीं पाएगा सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। सो इट इज यू ओनली हू कैन डू दिस, है ना। नो वन अदर देन तैमूर और नो वन अदर देन द डिसेंडेंट, रियल डिसेंडेंट ऑफ तैमूर तुम कर पाओगे सर, समझे। तो आपके ग्रुप में भी एक आध बंदा होगा जो आपको बाबर बनाने की कोशिश करेगा कि भाई तेरे अंदर जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं है, ठीक है, तू ही कर सकता है सब कुछ, ठीक है, तू ही सब कुछ, बाकी हम लोग तो सब फोल्डर लोग हैं पीछे सर। तो बाबर के साथ भी यही था। तो ज्योग्राफिकली पॉलिटिकली आप देखोगे, इकोनॉमिकली अफगानिस्तान में रिसोर्सेज भी नहीं थे सर, ओके। अफगानिस्तान डिड नॉट हैव रिसोर्सेज। उगता क्या अफीम सर, खाना समझो, पीपी के भी कितना पियोगे सर, समझे नहीं समझे, ओके। सो वी विल कम टू नो कि अब कितना पियोगे सर, खाना समझे। देखो आप बेचो तो बात अलग है, पर उस टाइम पे वो क्या है कि वो क्रिसेंट डेवलप नहीं बना था सर, एंड वी विल कम टू नो कि क्रिसेंट बना नहीं था तो फिर उसका व्यापार जो है वो अमेरिका में और यूरोप में और बाकी सारे प्रदेशों में हो नहीं रहा था सर, भारत के पंजाब में भी नहीं आता था। वेरी गुड, ओके। आप देखिए कि पाकिस्तान इतना बड़ा भिखमंगा देश है, हम कहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, तो भी चल रहा है, समझे नहीं समझे। उसकी अफगानिस्तान हम कह रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पर आप देखो चल रहा है। चल तो कहाँ आ क्या रहा है? क्या उग रहा है सर वहाँ? एक ही चीज़ है जिसके ऊपर से ये लोग कमा रहे हैं, समझे नहीं समझे, वो है अफीम सर। क्योंकि वो सबसे बड़ी कमोडिटी है जिसकी दिखाने के लिए ऐसा कहा गया है कि भाई है ना, उसको क्या कह सकते हैं कि बैन किया हुआ है, प्रोहिबिट है, पकड़े जाओगे तो ये होगा, वो होगा। पर सब जगह के ऊपर आपको उसकी सप्लाई मिल जाती है। वो कहाँ से मिलती है, क्या मिलती है, वो सेकेंडरी टॉपिक है सर, समझे नहीं समझे। एंड वी विल फाइंड कि उससे ही ये लोग पूरा अपनी फाइनेंसिंग करते हैं सर, समझे। नहीं हो पाता है। ऐसे तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बनता नहीं है, पर इस मुद्दे के ऊपर सप्लाई चेन क्लियर रखते हैं ये लोग। एक्चुअली इनके बीच में अनबन का कारण एक ये भी है कि भाई पैसे की शेयरिंग में तालिबान ने अपना हक मांगना शुरू कर दिया और कहा कि भाई तुम हम पाकिस्तान के थ्रू बेचे सर डायरेक्टली बेच देंगे सर। इसमें भी इनका रिलेशन बिगड़ा जनरलों के साथ। बोले यार ये तो गलत है यार, तुमको सत्ता में हम लेके आए और तुम सीधा व्यापार कर रहे हो हमको बाईपास करके। तालिबान ने अपनी इंटरनेशनल पूरी सिस्टम बना दी है सर, समझे। उसमें भी प्रॉब्लम आपको यहाँ से मिलता है सर, तालिबान ने काट दिया 80%, नहीं काटा भाई, तो फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी, समझे। ऊपर के लोगों को तो पता है ना कि सिस्टम कैसे चलानी है सर, बाकी वहाँ कौन इन्वेस्टर आएगा। हाँ, ये पूरी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम अफगानिस्तान में कहाँ रहती है? अब ये वर्ल्ड कप खेलने आए हैं सर, दे आर नॉट स्टेइंग इन अफगानिस्तान। कितने लोग कबूल, आधे लोग दुबई में रहते हैं,
ऑलमोस्ट 70% ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ अफगानिस्तान इज नॉट बेस्ड इन अफगानिस्तान। उनकी फैमिलीज है, एक्सटेंडेड फैमिलीज है, पर कोई रहता नहीं। अब ये इतना मस्त एकदम समथिंग समथिंग क्लास तो ठीक है सर। तो इसकी जितनी भी एलीट क्लास है वो तो सब कट लिया। तो वहाँ जो है वो कोई इन्वेस्टर है नहीं, इन्वेस्टर है नहीं, तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? एक ही चीज़ से ग्रो करेगी, और उसका लाभ एक ही क्लास को मिलता है जो शासक है। समझे कि नहीं समझे? खैर, तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो बाबर है उसको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि देखो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं फरगना काबुल वैली के अंदर, ना ही पैसा है, ना ही मेरी कोई परिस्थिति मेरे फेवर के अंदर है। और भारत के अंदर उस पीरियड में उसको इन्विटेशन आया जा रहा था। इन्विटेशन कौन भेज रहे थे? क्योंकि लोधी सुल्तानों के बीच में बन नहीं रहा था ना। तो लोधी सुल्तान के अंतर्गत जो परिस्थिति जिस तरह से क्रिएट हुई थी, उसमें इब्राहिम लोधी के सामने दौलत खान एंड साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो सी कि आपको ये आलम खान लोधी जैसे लोग मिलेंगे। अब इसमें राणा संगा की बात की गई है, बट आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो कोई लेटर हमको ऐसा मिला नहीं। समझे कि नहीं समझे? जहाँ राणा संगा ने स्पेशली बाबर को लिखा हो कि भाई तू आके यहाँ पे उसको उठा दे। समझे कि नहीं? है ना? ये आपको हिस्टोग्राफी का एक बहुत बड़ा त्रुटि देखने को मिलता है। नॉर्मली वी विल सी कि आपके पास बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस है। ये एविडेंसेस के अंदर स्पेशली हमको पता चलता है कि पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है या लेटर लिखा है, कुछ ना कुछ सोर्स आपको मिल जाता है। राणा संगा वाला जो हवा किया गया है खास करके हिस्टोग्राफी की, राणा संगा ने बुलाया 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 बुलाया, ठीक है, बट देन वी विल फाइंड कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देयर इज नो डॉक्यूमेंट अवेलेबल बिटवीन राणा संगा, है ना, एंड बाबर इनवाइट टू हिम कि भाई तू आके यहाँ लोधियों को उतारने में हमारी हेल्प कर दे सर, ठीक है। क्योंकि संगा न्यू व्हाट द अफगान्स एंड द सेंट्रल एशियंस डायनेस्टीज इन द अर्ली पार्ट डिड द डैमेज टू द नॉर्दर्न डायनेस्टीज और इंडियन डायनेस्टीज एज अ होल सर। व्हाई वुड समवन लाइक इनवाइट a person from the land who has invaded India 500 years back, है ना, 1000 में गजनी आया, 1190s में 1200s में घुरी आया सर, ओके, तो क्यों रिपीट वही गलती करे? समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक। तो वो राणा संगा वाला चैप्टर कभी बाद में डिस्कस करेंगे कि हिस्टोग्राफी में एग्जैक्टली हुआ था कि नहीं हुआ था, पर हमें बेसिकली यहाँ ये देखना है कि लोधीज की नोबिलिटी उसके साथ नो डाउट कॉम्प्लिसिट हो गई थी। ये कॉम्प्लिसिट जज्बात में आके हुए थे। एक्चुअली दौलत खान लोधी रियलाइज दिस पार्ट की गलती हो गई मेरे से, है ना, समझे कि नहीं समझे? मेरे को इसको इन्वाइट नहीं करना चाहिए था, और भाई साहब ने डबल क्रॉस करके फिर वापस इब्राहिम के पास गया था सर। तब तक तो बाबर ने अपनी खेल बचा दी थी, और इस तरह से 1505 के बाद जैसे ही बाबर को मौका मिलता गया, बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण करने की शुरुआत की सर। इस आक्रमण में भी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो बाबर फर्स्ट टाइम पे इंडिया नहीं आएगा 1505 में ही, वो 1520 तक हमें देखने को मिलता है। वी विल कम टू नो कि वेट करता रहता है 1519 1520 तक, और 1519 से 1520 के बाद कंटिन्यूअसली भारत के ऊपर अटैक करेगा। और पहले अटैक में फेल हुआ, दूसरे अटैक में फेल हुआ, तीसरे अटैक में फेल हुआ। फेल होने का मतलब ये था कि वी विल कम टू नो कि उसको इंटरनली बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर पड़ रहे थे। ये प्रॉब्लम्स का फाइनल जो कंक्लूजन आया वो 1526 के अंदर आता है, जहां बैटल ऑफ पानीपत हुई। तो हमें बेसिकली बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे की कहानी में इतनी ही बात पता होनी चाहिए। आगे की कहानी जो है वो सीधी 1526 की पानीपत और पानीपत के ही सिग्निफिकेंस के हिसाब से हमें देखनी है। ओके, तो पहली बात आपको क्लियर होगी कि भाई व्हाट इज द सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू बाबर, व्हाई ही केम टू इंडिया एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। अंडरस्टूड दिस पार्ट सर? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसमें बाबर की जो सोर्स है उसका नाम है बाबरनामा, है ना। तो मिडिवल इंडिया के अंदर जो हिस्टोग्राफी है उसमें अब हम लोग बेसिकली मुगल हिस्टोग्राफी में जाएंगे। मुगल हिस्टोग्राफी में वी विल सी कि आपको तुर्की और फारसी भाषा के अंदर साहित्य मिलेगा, अरबी भाषा में नहीं मिलता है। अरबी भाषा में शायद तक लिखी गई होगी, बहुत रिलीजियस टेक्स्ट है, पर उनका कोई उतना हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंस नहीं है सर, ठीक है। तो तुजुक बाबरी जो तुर्किश भाषा की किताब हुआ करती थी, उसमें से ही ओवर पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली बाबर नामा का ट्रांसलेशन किया गया। नामा बेसिकली पर्शियन बन गया सर, समझे कि नहीं? तो किताब थी तुजुक जहांगीरी, है ना, वो भी तुर्किश भाषा में थी सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट देन इट गॉट ट्रांसलेटेड इनटू वी विल सी द पर्शियन लैंग्वेज। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हुई थी सर। तो बाबर जब भारत में आया तो 1500 के आसपास का पीरियड है वेयर इंडिया वाज गोइंग थ्रू ह्यूज पॉलिटिकल क्राइसिस। देयर वाज लैक ऑफ नेशनलिज्म, देयर वर स्मॉल स्टेट्स, कंटीन्यूअसली इन्वेजन हो सकते थे। इसमें लोधीज भी रूल करते थे, राजस्थान के अंदर राजपूताना डायनेस्टीज में भी थी, जौनपुर में तो वैक्यूम हुआ करता था, बंगाल में हुसैनी डायनेस्टी या शाही के बाद थी, वो नुसरत करके राजा हुआ करते थे, गुजरात में बहादुर शाह मलवी, मालवा में मेदिनी राव, हमने पढ़ा तक नहीं पढ़ा था सर, ठीक है। सिंध के अंदर हमें सुंदर डायनेस्टी मिलती है, कश्मीर में जैनुलब्दीन मिलेंगे, उसके बाद भी वैक्यूम आ गया था। खानदेश की बात करेंगे तो वो भी एक डिक्लाइन पीरियड के अंदर, देयर वाज नो वन हू कैन क्लेम द लेगेसी। इवन साउथ इंडिया के अंदर भी अगर आप समझने की कोशिश करें कि विजयनगर में कृष्णदेव राय थे, दक्कनी किंगडम्स का ग्रोथ हो रहा था और बहमनी भी डिसइंटीग्रेट हुई थी इसी दौर के अंदर। सो पॉलिटिकल सेंस के अंदर कोई डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगा सर, ठीक है। मिलिट्री कंडीशंस ऐसी हुआ करती थी जहां पॉलिटिकल यूनिटी होने के कारण मिलिट्री पावर को भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था। आर्मी बड़ी थी, बट देन वी विल फाइंड कि आर्मी को लीड करने वाला कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिल जाएगा। स्टेट की वी विल कम टू नो कि जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो कमजोर होने के कारण आर्मी अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रही थी। इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करें कि फ्यूडल फोर्सेस जो थे वो आर्मी को चला रहे थे, और जब फ्यूडल फोर्सेस आर्मी को चला रहे हैं तो उनके ऑब्जेक्टिव्स और गोल बदल जाते हैं। टेक्निक्स के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम था क्योंकि ट्रेडिशनल टेक्निक्स का ही उपयोग करके ये लोग लड़ाई करते थे। और लॉयल्टी की बात करेंगे तो जो सैनिक थे उनकी लॉयल्टी राजा के प्रति कम, पर इमीडिएट उनका जो सेनापति या जो सामंत था उनके साथ ज्यादा आपको मिलती है। सोसाइटी के अंदर भी वेलकम टू नो कि थियोक्रेटिक स्टेट का निर्माण तो हुआ था। स्टेट का ऑब्जेक्टिव भी था कि हम लोग दरुल इस्लाम की स्थापना करें। एक्चुअली थियोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव ये था कि दरुल अर्ब मतलब द लैंड ऑफ नॉन इस्लाम शुड बी कन्वर्टेड इनटू लैंड ऑफ इस्लाम, ठीक है। बट उल्टा ये हुआ कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे जो शासक थे वो इंडियनाइज होने की शुरुआत करते हैं। ये इंडियनाइजेशन के कारण वी विल सी दैट मुस्लिम सुल्तान को भी ये चीज समझ में आ चुकी थी कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ बेसिकली लाइक नो मास कन्वर्जन ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स बेटर कि भाई हम जैसा रूल कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को एक करके या हिंदुस्तानियों के साथ लेके वो ज्यादा ठीक रहेगा सर, ओके। तो इस दौर में भक्ति मूवमेंट भी चल रहा है, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस का भी निर्माण हो रहा था। तो बाबर जिस स्थिति में आया, इस स्थिति के अंदर भारत का इतिहास कुछ अलग ही कह रहा है सर, ठीक है। इसी कंडीशंस के अंदर बाबर को हमको तीन फेज के अंदर पढ़ना है। पहला है अफगानिस्तान का उसका जो जर्नी, दूसरा वो पानीपत कैसे जीता है, और पानीपत के बाद विल सी हमको ये भी देखना है कि उसके बाद उसने क्या किया 4 साल में। क्योंकि बाबर पानीपत के बाद 1526 से लेकर 1530 तक रूल करेगा सर, 1526 से लेकर 1530 तक। बट 1530 में इसकी मृत्यु हो गई और पूरी कहानी बदल जाती है, और उसके बाद वी विल सी कि हुमायूं पावर के ऊपर आएगा सर, ओके। तो बाबर एक्चुअल सेंस के अंदर देखोगे तो तिमूरिड एम्पायर का पार्ट के रूप में अपने आप को क्लेम करता है सर, ओके। तैमूर जो था उसकी मृत्यु भारत से जाने के 6 साल के बाद हुई, 1398-99 में जब तैमूर वापस गया 1405 में, तो उसका पोता है शाहरुख सर, ओके। समरकांड इनका ही कैपिटल था और बाबर इन्हीं के ही वंशज के रूप में था। प्रॉब्लम ये हुआ कि शाहरुख का 1414 में मृत्यु होने के बाद इनके अंदर सिविल वॉर हो गया। क्यों सिविल वॉर हो गया? क्योंकि देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ प्राइमोजेनिचर इन द तिमूरिड डायनेस्टी, है ना, समझे। ये आप तुर्को मंगोल डायनेस्टीज को खास करके देखोगे, इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको मिलती है, वो प्राइमोजेनिचर का अभाव। ये आपको लेटर पीरियड में भी इंडिया में मिलता है कि जब औरंगजेब के साथ या शाहजहां की मृत्यु के बाद ये सक्सेशन वॉर्स आपको मिलती ही रहेगी। इन सब का लाभ उठा के सेंट्रल एशिया की एक और डायनेस्टी या एक और ट्राइब थी उज़्बेक डायनेस्टी, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि समरकांड तो हमारा है बेस्ट, है ना, तुम तो कहीं और से बिलोंग करते हो। ट्रेडिशनली उज़्बेक डायनेस्टीज यहाँ पे क्लेम कर रही थी। जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। इसी दौर में 1450 में तुर्की का डेवलपमेंट हुआ। ऑटोमन एम्पायर आया 1453 में, कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया गया और इन्होंने कहा कि मैं भी खलीफा, है ना, तो हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ईरान के अंदर सफाविड एम्पायर की शुरुआत हुई और तैमूर जो वंश थे उनको ये मानना था कि भाई हम हमारे हिसाब से चलाएंगे। तो स्थिति यह है कि द होल तिमूरिड एम्पायर हैड डिसइंटीग्रेटेड। ये तिमूरिड एम्पायर जिस तरह से डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके छोटे-छोटे युवराज अलग-अलग विस्तार में फैल गए।
सेंट्रल एशिया के अंदर उज़्बेक्स भी आ चुके थे, यहाँ ऑटोमन एम्पायर वेस्ट एशिया में निकल के आया था और ईरान में सफाविद एम्पायर आ चुका है। ये चारों के चारों लोग अंदर-अंदर भी लड़ाई कर रहे थे, जैसे इनके बीच में बनती नहीं थी, ठीक है, इनके बीच में भी नहीं बनती थी, इनके बीच में भी नहीं बनती थी और इनके बीच में भी नहीं बनती थी, मतलब इनडायरेक्टली सब अपने आप को क्लेम करके शासक के रूप में कैसे बनेगी। तो इन परिस्थितियों में वी विल फाइंड कि बाबर की ओरिजिन हुई सर, ओके। तो इसकी जन्म मूलतः से 1460s में होती है फरगना वैली के अंदर ही। तो इसके फादर की मृत्यु होगी 12-13 साल के ऊपर और इसके चाचा ने इसकी सत्ता हथिया ली सर, ओके। इसकी चाचा ने सब सत्ता हथिया ली तो उसको भागना पड़ा, समरकंद और बाकी सारी फरगना वैली जो है ओरिजिन उसको छोड़ना पड़ा और उसके बाद उसने उज़्बेकों के साथ लड़ाई की, उसमें भी उसको कोई सक्सेस नहीं मिलता है सर, ठीक है। फिर वंडर किया, इधर-उधर भटका, वो फरगना में सेटल हुआ, उस पीरियड में उज़्बेक से आके फिर लड़ाई कर दी, तब उसने देखा कि उज़्बेक और सफाविद के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि ईरानी और सेंट्रल एशिया की जो उज़्बेकिस्तान की डायनेस्टीज़ थी, उनके बीच में संघर्ष हो गया। इस पीरियड में वी विल फाइंड कि शिबानी खान, ये एक लीडर हुआ करते थे उज़्बेक्स के, इन्होंने सफाविदों को डिफीट किया था और बाबर को इस टाइम पे लग रहा था कि भाई मैं समरकंद जीत के कुछ कर सकता हूं। बीच में बाबर ने समरकंद के ऊपर अपना दबदबा भी एस्टैब्लिश किया, बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल 100%। उसके बाद ये ईरानियों के साथ काम करने की कोशिश करता है, बट देन ही वाज इल ट्रीटेड बाय देम, छोटू बुलाते थे उसको, ठीक है। उसके बाद बाबर को समझ में आ गया कि भाई देखो मेरे को इनके साथ काम करके जो सीखना था वो सीख लिया, अपने काबुल वली के अंदर फिर वापस जाते हैं, बहुत भटक लिए है, सीखा है जो भी सीखना था और इस तरह से बाबर वी विल सी कि 1499 और 1500 तक आते-आते यहाँ वहाँ भटकते-भटकते उसको ये समझ में आया कि समरकंद तो मेरे को मिलेगा नहीं, इट्स बेटर कि भाई मैं भटकते-भटकते काबुल जाऊंगा तो ठीक रहेगा। तो 1504 के आसपास ही एंटर काबुल एंड गजनी और अपने आप को टाइटल देता है बादशाह का और कहता है कि भाई देखो मैं भी एक इंडिपेंडेंट रूलर हूं, है ना, अब मैं छोटू नहीं हूं सर, ठीक है। अब मैं भी एक बड़ा सा फ्रेंचाइजी खोलूंगा चाय वाले के रूप में सर, ठीक है। कब तक दूसरों के लिए चाय बनाऊं, है ना, कपड़ा इधर साफ-सफाई करूं, टेबल वेबल सर, ठीक है ना, ग्लास को इधर-उधर धोने का कार्य करूं और इस तरह से वी विल फाइंड कि ही इज आल्सो लाइक कि हमको चाहिए फुल इज्जत सर, ओके। अब देखिए कि दो कहानी आपको मिलती है टाइटल्स के रूप में। पहली कहानी हमको देखने को मिलती है कि ही इज नॉट क्लेमिंग हिमसेल्फ एज़ सुल्तान, है ना। सुल्तान अगर क्लेम करता है तो खलीफा से लेजिटिमेसी उसको चाहिए होगी सर, उसको टेस्ट देना पड़ता है खलीफा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर अपने आप को खलीफा कहता था और उस दौर के अंदर वी विल फाइंड कि उसको उनसे बनती नहीं थी, क्योंकि उसने देखा था कि सफावियों की हालत क्या हुई थी व्हेन दे फॉट अगेंस्ट द ऑटोमन्स, ओके। बाबर को ये चीज था कि इन सबसे जो भी चीजें सीखी है वो सब सीखी जाए सर, ओके। तो उज़्बेकों से उसने तुलुमा टेक्निक सीखी। तुलुमा टेक्निक इज एक्चुअली एनसर्कलिंग टेक्निक, उसने पानीपत में यूज की थी। पर्शियन से उसने फायर आर्म सीखे, एक्चुअली पर्शियंस और ऑटोमन्स के बीच में लड़ाई हुई थी उस पीरियड में। ये ऑटोमन्स और पर्शियंस की लड़ाई में फायर आर्म्स और आर्टिलरी का कैसे यूज किया जा सकता है, गनर्स का कैसे उपयोग किया जा सकता है, उन सब की बेसिकली इंपॉर्टेंस आपको मिलती है। उसने अभ्यास से ही देखा कि कैसे घात लगा के अटैक किया जा सकता है, एम्बुस्केट्स, ओके ना, एम्बुश में मार देना सर, ठीक है ना, किसी को भी कि आप राह देके बैठे और घात लगा फटाक करके इतना सरप्राइज अटैक किया तो सामने वाला घबरा गया सर, ठीक है। ये जो एम्बुस्केट्स या एम्बुश करना ये प्रोमिनेंटली आपको पानीपत के अंदर ही मिलेगा जब बाबर यहाँ पे गेम करेगा सर, ठीक है। तो बाबर की स्थिति 1505 तक आते-आते क्लियर हो गई थी कि देखो उसको जो भी चीजें सीखना है उसने सीख लिया। उसको ये भी समझ में आ रहा था कि उसकी जो स्थिति है उसके फेवर में नहीं है, क्योंकि अलग-अलग डायनेस्टीज रूल कर रही है अलग-अलग रीजन्स के ऊपर, तो ही वोंट बी एबल टू कंसोलिडेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड सर। तो देयर इज वन पॉसिबिलिटी वो काबुल से इस तरफ आ जाए भारत की तरफ तो ही उसके लिए ठीक रहेगा। एंड ही हैड हिस्टोरिकल लेगेसी एज़ वेल सर, ओके। लेगेसी तैमूर की भी थी और चंगेज़ की भी थी। क्यों तैमूर और चंगेज़ की थी? क्योंकि दोनों लेगेसी के अंतर्गत हमें ये पता चल रहा है कि इस पीरियड में वी विल फाइंड कि इन्होंने आए थे भारत में मतलब कुछ 100 साल पहले और ये 100 साल पहले वी विल सी कि जब आए थे तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कंसोलिडेट भी किया था। जैसे पंजाब यूज्ड टू पे द रेवेन्यू टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया एट दैट टाइम, तो बाबर को भी ये लग रहा था कि भाई देखिए अगर पंजाब दे रहा है तो मतलब इनडायरेक्टली हमारा ही विस्तार है। उसको ये भी समझ में आ रहा था कि इब्राहिम लोदी की जो परिस्थिति और दौलत खान लोदी की जो परिस्थिति है वो उसके फेवर में है सर, ठीक है। तो दौलत खान लोदी हैड एक्चुअली ट्राइड टू कॉन्टैक्ट एट दैट टाइम एज़ वेल सर, ठीक है। इस दौर में उसकी खुद की भी परिस्थिति अच्छी नहीं थी सर, समझे? क्योंकि सेंट्रल एशिया में उगता क्या है? मैंने बताया अफीम तो उग रहा है, अफीम कितना उगाओगे सर, समझे? और कितना बम होके पड़े रहोगे सर? तो काम धंधा भी करना है कि नहीं करना है सर, गेटिंग ओके। तो ही रियलाइज्ड दिस पार्ट कि वी विल सी कि ही डिड नॉट हैव मच ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एट हिज डिस्पोजल। अब देखिए समरकंद से ट्रेड रूट चलता है, यूरोप के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी, वेस्ट के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी, अफगानिस्तान में क्या मिलेगा सर, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक टेरेन वाला विस्तार भी है सर, तो उसको ये चीज समझ में आ रही थी कि ही कैन नॉट बी सस्टेनेबल फॉर लॉन्गर पीरियड। उसने भले फरगना और काबुल को फिर से रिकैप्चर रखा हुआ है, तो ही वोंट बी एबल टू सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड, है ना। और बाबर को ये चीज बहुत पहले से पता थी कि तैमूर और इंडिया से आए हुए सैकड़ों लोग या उसके जब अटैक हुए थे उसके बाद इंडिया से उसने सैकड़ों पैसे कमा के गए थे ना। तैमूर की लेगेसी चंगेज खान के पहले की और उसके ट्रांजिशन की जो मंगोल्स आते रहते थे, सो दे यूज्ड टू प्लंडर लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया सर, ठीक है। तो ही वाज अवेयर अबाउट दिस पार्ट एज़ वेल, ओके। तो उसको ये भी चीज समझ में आ गई थी कि भाई मेरे लिए तो यही ठीक होगा कि मैं इंडिया की तरफ जाऊं सर, ओके। उसको पंजाब की परिस्थिति समझ में आई थी कि अगर वो पंजाब को कैप्चर करता है तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर हिम टू मैनेज हिज फाइनेंसेस एज़ वेल, क्योंकि पंजाब ट्रेडिशनली बड़ा रिच एरिया है, तो रिच एरिया है तो इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि उसके लिए लाभ होगा सर, ठीक है, समझे। तो इन परिस्थिति में जियोपॉलिटिकली उसके फेवर में परिस्थिति थी। काबुल भारत से नजदीक भी है, इट वाज बट नेचुरल बिकॉज़ ही वाज फंसा होने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि ऊपर की साइड में उज़्बेक है, यहाँ ईरानी बैठे हो और दूर वेस्टर्न साइड में ऑटोमन्स बैठे हुए हैं, है ना। तो कहीं पे जा नहीं सकता, ऊपर मंगोल की साइड में है, मंगोल मतलब बेसिकली जो पुरानी टाइप। तो देखो पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर्स फॉर हिम टू कम टू इंडिया सर, ठीक है, समझे। कि फरगना वैली से उसको पुश फैक्टर भी बहुत सारे थे और पुल फैक्टर भी थे। पुल क्यों था? क्योंकि इंडिया से इन्विटेशन आया था, है ना, गेटिंग ओके। तो 1520 तक आते-आते तो उसको इन्विटेशन आने की शुरुआत हो गई थी, गेटिंग ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब हैड सेंट हिज एम्बेसी टू बाबर दिलावर खान और उसने कहा कि भई आप आओ बाबर के यहाँ भारत के अंदर और हमारे राजा को उठाने की कोशिश करो सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि इसी बेसिस के रूप में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिली। इसी एम्बेसी में किसी ने ये भी कहा कि लास्ट लास्ट तक आते-आते राणा संगा ने भी इन्वाइट किया, पर राणा संगा की इन्विटेशन के बारे में वही कहानी मैंने आपको बताई कि जो बात लिखी तो वही है सैकड़ों किताबों के अंदर, पर कितनी 100% करेक्ट है वो एक सवाल का मतलब है, इट्स क्वेश्चन मार्क एज़ वेल सर, खैर। बट वी विल फाइंड कि इस पीरियड में बाबर को उसको समझ में आ गया था कि पर्शियन वेस्ट में है, उज़्बेक नॉर्थ में है, ये बाबर को कंटीन्यूअसली प्रेशर कर रहे थे, तो बाबर ने अपना प्लान बना दिया था कि आई वोंट बी एबल टू कैप्चर समरकंद। उसने स्वीकार किया था कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं समरकंद को कैप्चर कर पाऊँ, है ना। मतलब ही बिकम वेरी रियलिस्टिक बाय दैट टाइम, है ना, 1520 तक आ गया था। तो बोले मेरे लिए तो एक ही चीज़ है कि भई देखो इंडिया से अगर कोई इन्विटेशन आ रहा है तो मैं आऊँगा। 1520 के बाद कंटीन्यूअसली दौलत खान लोधी एंड लेटर पीरियड में राणा संगा का भी नाम लिखा गया है, पर राणा संगा के अंतर्गत, है ना, हम ये क्वेश्चन मार्क स्टिक करते हैं कि भाई इसके ऊपर एक अलग डिबेट चल सकती है कि क्या सच्ची में भेजा था कि नहीं भेजा था, ठीक है। बट इस दौर में बाबर को समझ में आ गया कि इंडिया जाना है और इंडिया जाना है तो कैसे जाना है उसको लेके वो प्लान कर रहा था, गेटिंग ओके। सो देयर वर मेनी फैक्टर्स दैट एक्चुअली पुश्ड बाबर टू कम टुवर्ड्स इंडिया, है ना, समझिए। एंड वी विल फाइंड कि ये जो पुशिंग ऑफ फ्रंट के बारे में है उसको लेके हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब आगे क्या होगा और इसके आगे की कहानी में बाबर कैसे इंडिया अटैक करेगा, ठीक है। अब आप सबको पता है कि 1526 के अंदर वी विल सी कि पानीपत हुआ, अप्रैल 1526 के अंदर पानीपत होता है। पर क्या 1526 के पहले बाबर आया था कि नहीं आया था सर, ठीक है ना। पहला सवाल तो ये भी होना चाहिए। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि 1526 के पहले ही बाबर ने आगमन या भारत में एंट्री करने की कोशिश की थी और 1519 से लेके 1524-25 के बीच में उसने सैकड़ों बार प्रयत्न किए थे भारत की तरफ आने के लिए। तो ऐसा क्या कारण था सर, ठीक है ना, समझे। तो उसको बेसिकली प्लान तो बहुत पहले से करना था, बट 1526 में ही उसको रियल सक्सेस मिला या पानीपत उसने फाइनल की, उसके पीछे के दो कारण थे। इसके पहले वो जब आता था तो ही वाज नॉट फुली प्रिपेयर्ड।
सेकंडली इसके पहले जब वो जब आया तो इस दौर में हमको ये भी पता चला कि बाबर वो हैड टू रिट्रीट बैक बिकॉज़ ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द लोकल रूलर्स एज़ वेल। तीसरी कहानी बाबर इसके पहले जब आया तब उसकी संघर्ष ईरानियों के साथ चलती रहती थी। तो एक दो दफा वो भारत की तरफ निकला था, पंजाब पहुंचा था और किसी ने अफगानिस्तान से कॉल किया कि सर कांधार चला गया। तो बाबर को समझ में आया कि भाई इधर है ना दिल्ली और पंजाब जीतने के चक्कर में अफगानिस्तान ना घुमा दूं मैं सर, ठीक है। तो वही कहानी आपको मिलती है कि उसको रिट्रीट करना पड़ा वापस, समझे कि नहीं समझे। तो देयर वर मेनी इश्यूज एट दैट टाइम वेयर बाबर थॉट ऑफ इन्वेडिंग इंडिया डायरेक्टली इन द 1520s, अर्ली पार्ट ऑफ 1520s, बट ही कुड नॉट कैप्चर इट आउट बिकॉज़ ऑफ सर्टेन geopolitical reasons, internal civil war or crisis in the Mughal administration or Babar's administration, and also because of the resistance that was given by the local rulers of India, Northwest India, who actually did not want Babar to come. समझे कि नहीं समझे। तो 1519 में ये पहला अटेम्प्ट मारने आया सर, ओके ना, समझे। झेलम तक आएगा, बट उस टाइम पे उसका अनुभव खराब रहा, दौलत खान लोधी ने उसको स्वीकारा नहीं, भाग यहाँ से, तो लड़ाई कर दी। उसके बाद ये फिर से सियालकोट तक आएगा, लाहौर तक जाने की कोशिश करेगा, पर अफगानिस्तान में विद्रोह हो गया तो वापस जाना पड़ा भाई को। 1522 में फिर आया, तब आया भारत में घुसा, पंजाब की तरफ घुस रहा था, किसी ने जानकारी दी कि सर कांधार चला जाएगा तुम्हारा, तो कांधार बोलो उसको कैप्चर करना बहुत जरूरी है, वो चला गया तो नाक चली जाएगी हमारी, ठीक है ना, समझे। तो देन ही हैड टू गो बैक, ओके समझे। कांधार इतना प्रोमिनेंट है कि 1522 से लेके 1700 तक आते-आते मुगल्स घुमा देते हैं सर, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कांधार और फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुगल्स के अंतर्गत जितने भी मुगल राजा थे, सबने ये ध्यान रखा कि कांधार शुड नॉट बी गिवन बैक टू द पर्शियंस, इट बिलोंग्स टू द मुगल्स और द ट्रेडिशनल रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ईरानियों के हाथ में ये आना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन आ गया उस दिन हमारी भी पूरी बच जाएगी, क्योंकि ईरानी इसी रास्ते से भारत में आएंगे सर, ओके। तो कांधार के लिए अकबर ने भी लड़ाई की, कांधार के लिए वी विल सी कि शाहजहां भी लड़ाई करेगा, कांधार तक आते-आते जहांगीर भी संघर्ष करने की कोशिश करेगा सर, करेगा अपन, ओके। तो वी विल फाइंड कि कांधार एक ऐसी स्टोरी है जिसको लेके बाबर को उस टाइम पे 1520 में समझ में आ गया था। ये 1520 तक आते तो उसने 3 अटेम्प्ट मारे, पर तीनों अटेम्प्ट में उसकी पीटी नहीं थी। चौथे अटेम्प्ट तक आते-आते दौलत खान लोधी जो पंजाब का गवर्नर था, उसका रवैया बाबर के प्रति चेंज हो गया। उसके पीछे का कारण था इब्राहिम लोधी खुद की गलतियां, क्योंकि इब्राहिम लोधी एट द टाइम बिकेम वेरी एरोगेंट मैन, ठीक है। तब दौलत खान कहता है कि भाई अब एक काम करो, इसको बुलाओ, और तब आलम लोधी भी इसके साथ में आ गया, जो इब्राहिम लोधी का चाचा हुआ करता था। इस पीरियड में 1524-25 तक आते-आते बाबर को समझ में आ गया कि नाउ ही हैज गॉट लोकल सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, सो द रोड विल बी क्लियर टू एंटर इंडिया, ठीक है ना, समझे। और 1525 के बाद बाबर फिर से भारत के अंदर आया और उसके बाद ही उसकी एंट्री यहाँ से शुरू होगी सर, करेंगे अपन, ओके। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि दौलत खान लोधी को जब इनिशियली उसने बाबर को इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद दौलत को ये समझ में आ गया कि यार मैं गलत बंदे को इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो हरकत है और इसका जो एम्बिशन है, ये प्लंडरर के रूप में नहीं है, एक शासक के रूप में आने की कोशिश कर रहा है। और इस पीरियड के अंदर वी विल फाइंड कि इब्राहिम लोधी को भी जानकारी मिली कि मेरा गवर्नर बिक गया है और मेरा गवर्नर यहाँ पे गेम कर रहा है मेरे अगेंस्ट में। वी विल फाइंड कि लाहौर एक साइड के ऊपर बाबर ने जीता, दूसरी साइड के ऊपर दौलत खान लोधी बाबर के सामने गेम कर रहा था। उसको समझ में आया कि बाबर कुछ और गेम कर रहा है और वो एम्पायर बिल्डिंग करने के ऑब्जेक्टिव से आया है। बट बाय दैट टाइम वी विल सी कि दौलत कुछ करता, उसके पहले बाबर ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, फिर उसके बाद दौलत खान लोधी थू हो गया। वी विल फाइंड कि इस परिस्थिति में 1525 के ट्रांजिशन तक आते-आते बाबर हैड ऑलरेडी टेकन ओवर द रीजन ऑफ पंजाब। समझ आ रहा है कि नहीं? 1525 के ट्रांजिशन तक आते-आते बाबर इनडायरेक्टली पंजाब को जीत चुका है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि देयर इज नो वन लेफ्ट आउट एज़ वेल, ठीक है। और 1525 के नवंबर में ही जब उसने अटैक मारा, तो उसने पहले पंजाब को कैप्चर किया, क्योंकि पंजाब में दौलत खान लोधी जिसने गद्दारी की थी दोनों साइड में, ना ही वो इब्राहिम लोधी का खास रहा, ना ही वो बाबर का खास रह पाया। और कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि आलम खान लोधी जिसने भी बाबर को इनिशियली इनवाइट किया था, वो भी पहले बाबर के फेवर में था, पर उसको भी समझ में आ गया कि मेरे साथ गेम हो गई और वो भी कट लेता है। और इस बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि बाबर इंडिया में एंट्री करेगा। तो करीबन 12,000 सैनिकों के साथ बाबर आया था, है ना। उसको फिर वी विल सी कि उसने हुमायूं को भी इनवाइट किया, हुमायूं वाज द गवर्नर ऑफ बड़क्षण, बड़क्षण इज अ प्रांत और प्रोविंस इन अफगानिस्तान, और फिर वहां से ये भारत की तरफ आने की कोशिश करता है। देखिए इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको ये है कि इन 1520s है ना, ये 1525 के नवंबर की घटना है। पानीपत होती है अप्रैल 1526 के अंदर। सो द बैटल ऑफ पानीपत विल बी फॉट इन अप्रैल 26, बट बाबर शुरू हो गया था नवंबर दिसंबर से ही। ये चलते वी विल फाइंड कि इस दौर में ऐसा कहा गया कि राणा संगा ने फिर उनको एक एम्बेसी भेजी थी। ये एम्बेसी के रूप में प्लान ये किया गया था कि भाई हम 2 फ्रंट खोलेंगे। 2 फ्रंट का मतलब ये है कि आप नॉर्थ वेस्ट से आना और मैं राजस्थान से फ्रंट खोल के लोधियों को उठा दूंगा सर, ओके। खैर इब्राहिम लोधी को इस पीरियड की जानकारी मिल गई और इब्राहिम लोधी को ये समझ में आ गया था कि नाउ थिंग्स आर नॉट इन माय फेवर, आई नीड टू स्टॉप द इन्वेजन फ्रॉम पंजाब। और इस तरह से दिल्ली को बचाने के लिए, है ना, समझे इब्राहिम लोधी प्लान ये करता है कि दिल्ली के बाहर बाबर को रोक दिया जाए, है ना। इफ आई वांट टू सेफगार्ड दिल्ली, आई कैन नॉट बेसिकली अलाउ एनी रूलर टू एंटर दिल्ली एंड देन फाइट अगेंस्ट हिम। इफ आई वांट टू सेफगार्ड दिल्ली, आई हैव टू एक्चुअली फाइट आउटसाइड दिल्ली, ओके। बाबर ये पहले से ही प्लान करके बैठा था कि मुझे क्या करना है। तो बाबर ने जब पंजाब जीता ना नवंबर 1525 के बाद, और पंजाब जीत के वो दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो उसने दिल्ली के बाहर वी विल सी कि पानीपत नाम के शहर में खुद अपना तंबू टेढ़ा डाल दिया था। आप देखिए यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था और आपको पूछा गया था कि व्हाई द बैटल ऑफ पानीपत और व्हाई 3 बैटल्स वर फॉट इन पानीपत। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि द 3 बैटल्स वर नॉट एन आउटकम ऑफ नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट, कि वहां पानीपत के अंदर आए और लड़ लिया और यहाँ पे एनकाउंटर हो गया और हम लड़ लिए, नहीं। यहाँ डिस्क्रिप्शन था, और डिस्क्रिप्शन भी इस व्यक्ति का था जो विदेश से आया हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की भूगोल के बारे में कम इंफॉर्मेशन रखी थी, पर उसको जितना पता था वो ग्राउंड देख के समझ में आ गया था कि मुझे यहाँ पे राडा करना है इसके साथ। So it was not Ibrahim Lodi who coincidentally met with Babur and then they had a fight and then finally the battle of Panipat will take place. It was Babur who chose this place कि भाई यहाँ बैठे रहेंगे और यहाँ बैठ के अपन कार्य करेंगे सर, समझे कि नहीं समझे। तो इब्राहिम लोदी कुछ 1 लाख की सेना के साथ इकट्ठा हुआ, 1,000 हाथी लेके आया, बाबर 12,000 सैनिकों के साथ तंबू डाल के एक हफ्ते से ऊपर के भीतर तक वहाँ पे बैठा रहा सर, करेंगे अपन, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए, बाबर 12,000 बंदों के साथ आया, वो 12,000 बंदों के साथ आया था, तो जैसे उसने पंजाब कैप्चर किया था उसमें और भी लोकल रूलर्स अगर आप समझने की कोशिश करिए तो उसके फेवर में आए थे, तो थोड़ी बहुत संख्या उसकी भी बड़ी थी। बट नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो द बाबर्स आर्मी वाज स्टिल आई वुड से 10% ऑफ व्हाट इब्राहिम लोदी हैड इन हिज साइड। इसमें 50,000 तो फुल फ्लेज लड़ाके हुआ करते थे, लड़ाके मतलब जो वॉरियर थे, और बाकी 30-40-50,000 के लोग ऐसे थे जो उनके सपोर्ट स्टाफ के रूप में और ये सब के रूप में आपको मिलेंगे, ओके। बाबर ने इसके लिए राह देखी, आजू-बाजू के विलेजेस के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया एंड देन ही डिसाइडेड टू टेक ऑन इब्राहिम लोदी। अब क्या करेंगे सर, ठीक है। तो बाबर का प्लान ये था कि अगर मैं पिच बैटल लड़ता हूं, क्योंकि इब्राहिम लोदी के सामने अब सामने-सामने की लड़ाई है, आर-पार की लड़ाई होगी, और पिच बैटल्स के अंदर ट्रेडिशनल बैटल लड़ूंगा तो मेरी पूरी बच जाएगी, क्योंकि आई डू नॉट हैव द नंबर्स, ओके ना, समझे, इट्स वेरी क्लियर, ओके। और पिच बैटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों था, क्योंकि सामने-सामने जब 2 फोर्सेस टकराएगी तो वो 10 टाइम्स मेरे से बड़ा है, मतलब उसके पास ऑलमोस्ट 1 लाख बंदे हैं, मरने के लिए भी काटने के लिए भी है सर, ओके। मेरे पास 10-12 हज़ार है और 2-5 और बढ़ गए होंगे, 15,000 होंगे, उससे ज्यादा तो है नहीं। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ फाइटिंग पिच बैटल्स जहां सामने की कॉन्फ्लिक्ट करे। अपन स्ट्रेटेजिकली कुछ और चीजें कर सकते हैं, और ये चीज थी बेसिकली तुलगुमा जो उसने उज़्बेकों से सीखी थी। सो व्हाट बाबर डिड इज दैट कि से फॉर एग्जांपल ही रियलाइज्ड दिस पार्ट कि दिस इज इब्राहिम, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द मेन ग्राउंड ऑफ पानीपत, और उसने देखा कि यहाँ इब्राहिम लोदी की सेना बैठी हुई है, बीच का एक नो मैंस लैंड टाइप ऑफ है, यहाँ इब्राहिम लोदी है और यहाँ पे बाबर की खुद की सेना है सर, ठीक है ना, समझे। तो उसने यहाँ पे आर्मी को खड़ा तो कर दिया सर, ठीक है ना, समझे। यहाँ इब्राहिम लोदी भी खड़ा कर रहा है, पर इब्राहिम लोदी का प्लान ये था कि मैं सीधे-सीधे तौर के ऊपर अपनी आर्मी को इसकी फ्रंट लाइन में नहीं डालूंगा, है ना, कि इसके रडार में ना आए, उसके लिए मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा सर, ठीक है।
बाबर ने इसके लिए गेम किया। बाबर ने क्या किया कि उसके ऊपर तुलगुमा टेक्निक की, जिसे कहते हैं एंसर करेंगे। ट्रेडिशनली वी विल सी कि इंडियन रूलर्स जो थे वो सेंटर अरेंजमेंट से चलते थे, मतलब स्ट्रेटेजिक फाइटिंग के अंदर सामने सामने सीधी फाइट करेंगे। बाबर ने वो काम नहीं किया। बाबर ने कहा कि देखो अपने साइड से अटैक करेंगे, फ्लैंकिंग करेंगे, एनसर्कल करेंगे। एनसर्कल करने के बाद हम उसको यहाँ से गिरेंगे, यहाँ से गिरेंगे। जैसे ये घिरने की कोशिश करेंगे तो इसके बाद ये लोग आगे आएंगे, दे हैव टू कम फॉरवर्ड, क्योंकि साइड से अटैक हो रहा है। और जैसे ये साइड से अटैक होते हुए आगे की तरफ आएंगे तो मैंने यहाँ पे डाली हुई है मेरी तोपें, है ना। तो बाबर हैड ब्रॉट एक्सपर्ट गनर्स अलोंग विद हिमसेल्फ। तो जब वो भटका था ना यहाँ ईरानियों के साथ, उज़्बेकों के साथ लड़ाई करते करते, तो ही न्यू दिस पार्ट कि इन लोगों के पास तोप थी, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर उस पीरियड में तोपों का उपयोग करता था। और उसने ऑटोमन से 2 गनर्स को बुला दिया था, है ना, समझे, और कहा था कि तुम मेरे लिए आर्टिलरी का काम करो। इब्राहिम लोदी की जैसे ही सेना नजदीक की तरफ आई, बाबर की आर्टिलरी है उसके रेंज में ये लोग आ गए। और रेंज में आने के कारण वी विल कम टू नो कि बाबर के ऊपर या बाबर के द्वारा कंटिन्यूअसली इनके ऊपर बॉम्बिंग किया गया। यहाँ डिच बनाई गई थी पानी की, छोटी छोटी छोटी, आप देखोगे तो चैनल्स बना दी गई थी, जिसके कारण इब्राहिम लोदी की सेना आर पार की लड़ाई करने के लिए ट्रेंच के थ्रू पास हो रहे हैं। और उस टाइम पे जब ट्रेंच के थ्रू अगर पास होंगे तो आपकी जो मिलिट्री काइंड ऑफ मोबिलिटी है वो कमजोर हो जाएगी, ऑब्वियस है कि आप और वीक हो जाओगे। सर इस बेसिस के रूप में बाबर को ये समझ में आ गया कि भाई हमें यही करना है। इस तरह से 1526 के अंदर एक साइड के ऊपर बेसिकली 50,000 प्लस आर्मी, और यहाँ देखोगे तो हार्डली 12,000 बंदों के साथ बाबर लड़ाई कर रहा है। और जो खुंदेल के मारा, जो खुंदेल के मारा सर, ठीक है, सब 5 घंटे के अंदर ही 15,000 बंदे मारे गए इब्राहिम लोदी की तरफ से। टोटल मिला के पूरे दिन में ही, मतलब नॉर्मली ऐसी बैटल्स होती है जो पूरा दिन चलती है, उसने हाफ डे में इसको खत्म कर दिया और 50,000 लोगों को साफ कर दिया सर, ठीक है। यू कैन इमेजिन दिस पार्ट कि हाउ स्मार्ट ही हैड द होल मिलिट्री स्ट्रेटजी, हाउ ambush was laid down, and simultaneously how the military understanding that Babur had made for himself, and he had learned all these things as a part of his experiences when he was in wandering stage. Okay, wandering stage का मतलब ये है कि क्या हुआ, और बाबर ने जितने गोले मारे उसके कारण लोधी बौखला गए। उसमें लोधियों के हाथी भी बौखला गए, क्योंकि लोधी 1000 हाथी लेके आए थे। सो व्हेन द लोधीज फॉट विद 1000 एलिफेंट्स, बाबर का अपने गनर्स के लिए बहुत ही स्ट्रेट टारगेट था कि भाई देखो तुम सैनिकों के ऊपर मत मारना, हाथी के बाजू में मारना। तुम हाथी के बाजू में मारोगे, हाथी घबराएगा, हाथी ऐसे ही दौड़ेगा। हाथी दौड़ेगा तो आजू बाजू के जो सैनिक है वैसे ही मारे जाएंगे। एक्चुअली हाथी उस टाइम पे आप देखोगे तो आर्मर्ड कॉर्प्स का काम करता था, ठीक, आर्मर्ड कोर होता है ना, जो आपकी टैंक्स और वो होती है आज की तारीख में, हाथी बेसिकली उसी का ही काम करता था। कोई भी एक आर्मर्ड व्हीकल होता है या आर्मर्ड बेसिकली जो कंटीजेंट होता है उसमें एक यूनिट होगी, उसके आजू बाजू में 5-10 इन्फेंट्री वाले होते हैं। तो एक तोप देखोगे ना, तो तोप के अंदर तो 2-3 लोग होंगे जो तोपची होंगे, है ना, जो चलाने वाले, पर उसके आजू बाजू में इन्फेंट्री मूवमेंट होता है ना, एक तोप से अटैच। वैसे ही पहले के टाइम पे हाथी में भी होता था, ठीक है। और हाथी बेसिकली एक हाथी के रूप में चलता था, हाथी का एक महावत हुआ करता था, हाथी के ऊपर बैठे हुए एक दो सैनिक मिलेंगे और उसके आजू बाजू के सोल्जर्स होंगे जो उसको कवर लेते हुए, उससे कवर लेते हुए आगे लड़ाई करेंगे। यहाँ उल्टा हो गया कि हाथी के ऊपर उसने गोला मार के, हाथी को बौखला के, हाथी को पागल कर दिया। हाथी घबरा गया सर, ओके, हाथी की स्पीड थी नहीं, आगे यहाँ पे पानी डाला हुआ है, डिच बनाया हुआ है। ये डिच के अंदर भी कम टू नो कि बाबर का प्लान ये था कि अगर ये और नजदीक आएंगे तो यहाँ पानी में डुबा डुबा के मारेंगे, अगर दूर रहेंगे तो गोला मार के मारेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे सर, ठीक है। तो इस तरह से इब्राहिम लोदी की अपनी एरोगेंस, अपनी गलतियों के कारण बाबर वाज एबल टू विन इन द थर्ड बैटल और द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और बाबर कहता है कि देखिए अपनी टेक्निक है, काम में आई, और इब्राहिम लोदी जो है विल सी की पूरी तरह से विल सी की डिफीट हो गया सर, समझे। तो सवाल ये आता है कि व्हाई बाबर वॉन, व्हाई इब्राहिम लोदी लॉस्ट, है ना। दूसरी कहानी हमको यहाँ से ये भी पता होनी चाहिए कि इसके बाद भारत के ऊपर इंपैक्ट क्या होगी सर, है ना, समझे। अब ये इंपैक्ट में यूपीएससी है ना आपको पॉलिटिकल इंपैक्ट पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि कौन से पानीपत की इंपैक्ट ज्यादा हुई थी। जैसे जैसे हिस्टोरिकली आगे जाएंगे तो हर एक पानीपत की हम लोग सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करेंगे, एंड विल ट्राई टू सी दिस पार्ट कि फर्स्ट पानीपत ने एम्पायर बिल्डअप किया, सेकंड पानीपत ने किया या थर्ड ने किया। क्या थर्ड में तो डिक्लाइन हो गया मुगल्स का, एंड देन वी विल फाइंड कि उसके बाद पूरी कहानी बदल जाती है। पर फर्स्ट और सेकंड के बीच में कंपैरिजन करेंगे जब अकबर को देखेंगे सर, ठीक है। अभी तो हम लोग खाली बाबर सेंट्रिक बात कर रहे हैं कि हुआ क्या था सर, समझे। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर कि व्हाट इज हैपनिंग सर, ओके। तो बाबर अप्रैल 1526 तक आते आते वी विल फाइंड कि यहाँ पे पहुंचा, उसको समझ में आया कि इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना इकट्ठी हो गई है। वो अप्रैल के पहले 2 हफ्ते तक तो ऐसे वेट करता रहा, लोकल विलेजेस को भगवा दिया उसने सर, ठीक है। वो एरिया के ऊपर रिसोर्सेज अपने कंट्रोल किए, उसने अपने ही बेसिकली सेनापतियों को इकट्ठा किया, उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी बनवाई, उसने 2 गनर्स को अपने साथ लेके आया था, उस्ताद अली और मुस्तफा, ये तुर्किश ओरिजिन के गनर्स थे। इनको कहा कि तुमको क्या यूज करना है सर, ठीक है। दूसरा बाबर ने तुलगुमा यूज किया। तुलगुमा के अंतर्गत ये ट्रेडिशनली तैमूर के फोर्सेस के द्वारा भी यूज किया गया था कि लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और पीछे एक रिजर्विस्ट फोर्स रहती थी सर, ना। तो ये सेंटर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है ना, पीछे एक रिजर्विस्ट फोर्स रहती थी, और बीच में भी विल सी कि फॉरवर्ड पार्टी होती थी। फॉरवर्ड पार्टी हमेशा स्ट्राइक करने जाती थी सर, रिकॉग्निशन पार्टी थी जो सरप्राइज अटैक करके एम्बुश करके आ जाती थी, ठीक है। तो रेयर और फ्रंट में भी है, एक सेंटर में भी है, टोटल 5 लोगों की या 5 फॉर्मेशन इसके पास होती थी। ये ट्रेडिशनली इस तरह की फाइटिंग हम लोग नहीं करते यहाँ, मतलब इंडिजिनस इंडिया के राजा इवन अफगान भी यहाँ पे मार खा गया सर, ठीक है। इब्राहिम लोदी ने लेफ्ट राइट और सेंटर ही रखा था, इसके पास कोई रिजर्व्स नहीं थे, ना ही इसके पास कोई एम्बुश पार्टी थी। एम्बुश पार्टी एक्चुअली नॉर्मली ये यूज होती है वॉर्स के अंदर भी, क्योंकि आप देखिए कि आजकल इसको स्पेशल फोर्सेस के रूप में यूज किया जाता है कि ये जाते हैं स्पेसिफिक डैमेज करके आते हैं। रशिया ने जब पहला आक्रमण किया यूक्रेन के ऊपर, तो अगर आप देखोगे तो यूक्रेन एयरपोर्ट को टारगेट कर दिया सर, ओके। और उसमें रशियन स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टर सीधे उतरे थे, है ना, कीव सिटी के अंदर सर, ओके। तो कीव सिटी का जो एयरपोर्ट है उसको तोड़ ताड़ के उसमें बड़ा सा प्लेन भी था, अगर आपको पता होगा यूक्रेन के पास सबसे बड़ा कार्गो प्लेन हुआ करता था वर्ल्ड का, उसको भी उड़ा के और यूक्रेन की मिलिट्री फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो कट लिया वापस, ओके। उनका काम ये था कि स्पेसिफिक सर्जिकल अटैक करो, स्ट्राइक करो, निकल जाओ सर, ठीक है। तो क्योंकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ था, तो ये एम्बुश पार्टी हमेशा आपको इस तरह का काम करती है, घाट लगा के अटैक करती है, निकल जाते हैं लोग, ठीक है। ये चीज मिलिट्री फॉर्मेशन में ट्रेडिशनली चलती आ रही थी, पर ये इब्राहिम लोदी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है सर। बाबर को पहले से पता था कि मुझे क्या करना है सर, है ना, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू। तो इब्राहिम लोदी स्टिल फाइटिंग, है ना, उसको लोकल सपोर्ट भी आपको लिमिटेड मिलता है सर, ओके। तो उसमें लेफ्ट राइट एंड सेंटर में थे, उसने आगे हाथी डाल के रखे थे। हाथी की मोबिलिटी कम होती है, ज्यादा होती है सर, ठीक है। यू पुट एलिफेंट समझे नहीं समझे इन द फ्रंट, व्हाट इज द पॉइंट, ओके ना, समझे। तो कहानी आपको ये मिलती है कि एजिलिटी नहीं थी। बाबर ने भी सी अठारह अप्रैल को पहला अटैक मारा, उसको फेल हो गया। सेकंड अटैक तक आते आते इब्राहिम लोदी आगे आ गया। एक्चुअली बाबर ने क्या गेम किया कि 18 अप्रैल को उसने पहली बार अटैक किया। पहला जब अटैक किया तो बाबर को फटका पड़ा सर, ठीक है, क्योंकि उसने, पर उसके कारण इब्राहिम लोदी प्रोवोक हो गया। एक्चुअली प्लान ये था बाबर का कि इब्राहिम लोदी को आगे लाया जाए, है ना, फ्रंट लाइंस के ऊपर लाया जाए, क्योंकि वो दूर होगा तो आर्टिलरी की रेंज में आएगा नहीं सर। आज की तारीख में आर्टिलरी का 15 20 25 30 किलोमीटर तक गोला मारती है, ठीक है। पहले के टाइम पे तो था नहीं सर, ओके। तो बाबर को ये चीज बहुत पहले से पता थी कि यार मेरी आर्टिलरी, मेरी तोप की जो रेंज है वो हार्डली 200 500 मीटर के आसपास की है ना, या उससे ज्यादा तो थी नहीं उस दौर के अंदर, ओके। तो इट वाज वेरी मच क्लियर फॉर हिम टू ब्रिंग इब्राहिम लोदी इन द फ्रंट लाइंस। तभी आप पाएगा जब उसके बंदे उसको प्रोवोक जाके करेंगे सर, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी आगे आया, बाबर के ट्रैप में आया, ट्रैप में आने के बाद तो उसको दोनों साइड से घेर दिया गया फ्लैंक करके। तो ये जो टेक्निक है इसको तुलगुमा टेक्निक कहते थे सर, ठीक है, समझ ओके। तो ये लोदी का फॉर्मेशन था, ये बाबर का फॉर्मेशन था। ये बाबर की वी विल सी कि लेफ्ट विंग और राइट विंग की पार्टीज थी, ये जाके वी विल फाइंड कि अटैक करके आ रही थी। आगे तोप यहाँ पे लगाई हुई है, मतलब ये किसी ने मिलिट्री फॉर्मेशन के रूप में बताया है। ये फ्लैंकिंग पार्टी हुआ करती थी, जाके इनको परेशान करती थी, और ये आगे चल रहा था पर उतना कर नहीं पाया सर, ठीक है, समझे। तो बाबर हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट वी कैन से मिलिट्री बेस एंड फॉर्मेशन एट दैट टाइम। एंड फिर इसमें हमें पता चलता है कि जो मुगल्स और दिल्ली के जो फोर्सेस थे इनको काफी फटका पड़ गया सर, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स, बट आप देखोगे तो यहाँ हाथी डाले हुए सर, ओके ना। जे नंबर एलिफेंट्स है ना, इसी द लेजेंड, ओके, आपको यहाँ से मिलेगा सर, ठीक है। तो
जेब पे इसने हाथी डाले हुए, हाथी आगे डाल के क्या करोगे? समझ नहीं पॉइंट। ओके, तो इफ यू आर पुटिंग द हाथी इन द फ्रंट क्या करोगे? इसके सामने देखोगे यहाँ आपको घोड़े दिखेंगे सर ना, हॉर्स आर्चर्स। ओके, तो घोड़े के बैठे हुए आपको ये सारे मिल जाते हैं आर्चरी के लोग, है ना, टक करके सीधा पट से हेडशॉट मारते थे ऊपर से। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ बी में आपको फ्लैंक गार्ड्स देखने को मिलते हैं जो सीधा आके अटैक करते थे यहाँ साइड में से आके। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने बताया ना तुर्गुमन टेक्निक है, फास्ट मूवमेंट के लिए बहुत काम में आता है। उसके बाद आप समझने की कोशिश, सी नंबर के ऊपर आपको बैरिकेड्स मिलेंगे, वेयर दे इन्होंने जानबूझ के यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन के लिए डाले गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रैप बना दी थी इन्होंने। और इसके साथ-साथ दे हैड पुट डाउन द कैनन्स ओवर हियर, है ना, डी नंबर में इसके बाद ही कैनन्स आपको मिलते हैं। तो इस बेसिस के रूप में आप इसकी पार्टी देखोगे, इसके फ्लैंक कहाँ पे थे, कितने पीछे बैठे हुए हैं सर ना, तो दे कुड नॉट कंट्रोल, है ना, उनको समझ में नहीं आया कि क्या कर रहे हो सर, ठीक है। तो इनके साथ प्रॉब्लम ये था कि इनकी जो मेन लाइन है, मतलब जो आगे की फोर्सेस होनी चाहिए, तो सबसे पीछे है ना, समझे नहीं समझे। यहाँ इसका फॉर्मेशन देखो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसने यहाँ पीछे मोबाइल रिजर्व्स डाले हुए अपने, है ना, सबसे लास्ट में कहीं कुछ होगा तो कुछ कर लेंगे सर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पीछे रियर गार्ड्स है जो पीछे से आपको हेल्प कर रहा है, यहाँ देखो रियर गार्ड्स मिलेगा ही नहीं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ रियर गार्ड्स। तो बाबर हैड वेरी सिग्निफिकेंट, उसके पास रिजर्व फोर्स भी थी, सब कुछ हुआ करता था सर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ऐसा नहीं था कि इब्राहिम लोधी डिड नॉट हैड आर्चर्स। देखो इट्स नॉट लाइक दैट कि इब्राहिम लोधी के पास आर्चर्स थे ही नहीं। प्रॉब्लम ये था कि इब्राहिम लोधी जो स्ट्रेटजी बनाना चाहिए वो नहीं बना पाया सर, ठीक है। देखो आपके पास रिसोर्सेज होना वो बात अलग है, और उसको उपयोग में लेना वो बात अलग है ना। आप सच बताओ, आपने यूपीएससी के लिए कितनी किताबें खरीदी और कितना मटेरियल डाउनलोड किया है सर? आपकी लाइब्रेरी, आपकी बुक रैक के अंदर देखोगे आज की तारीख में 70% से ज्यादा ऐसी किताबें जिसको आपने एक भी बार नहीं पढ़ी सर। रियलिटी बता रहा हूँ। आप जो भी जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो सर, ठीक है ना, समझे? 80% या 70% मैं मानता हूँ आपने ऐसी-ऐसी किताबें खरीद के रखी है जो अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे या कहीं दुकान पे जाते-जाते आपका मन ललचा गया होगा, बट देन आपने उसको एक भी बार खोला नहीं, है ना, समझे? यू हैव नॉट ओपन्ड इट, और खाली लेने के लिए ले लिए क्योंकि किसी ने कहा था या आपने सुना था उसके बारे में सर, ठीक है ना, समझे? बट ये चीज़ तो सबके साथ होती है, तो इब्राहिम लोधी के साथ भी ये हुआ। इब्राहिम लोधी भी वो टिपिकल, है ना, एस्पिरेंट के जैसा था, समझ गए ना सर, गोलू एस्पिरेंट। तो ही डिड नॉट केयर कि भाई उसका जो उपयोग है उसको किस तरह से किया जाए, फ्लैंकिंग कैसे, क्योंकि उसको ऐसा था कि मैं सब कुछ करूँ। बाबर के साथ ये हुआ कि बाबर वाज वेरी मच अवेयर अबाउट हाउ टू यूज़ द मिलिटरी पोजीशंस, बिकॉज़ ही हैड लर्न्ड फ्रॉम द पर्शियंस, ही हैड लर्न्ड फ्रॉम द उज़्बेक्स, ही हैड लर्न्ड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट दैट वर टेकिंग प्लेस, ही हैड फॉट द अफगान्स एज़ वेल। ओके ना, तो अफगानिस्तान ही मैंने बताया सेंट्रेशन मतलब समरकंदी था, तो उसने अफगानों से भी सीखा कि कैसे एम्बुश पार्टी ये लोग ये करते हैं। अफगान पठान बड़े प्रोमिनेंट है सर, ठीक है ना, समझे? तो दे आल्सो गिव हिम द सर्विस। ओके, उसकी मतलब वहाँ पे संघर्ष हुई थी। तो वो तो क्या है कि मार खाओगे जितना उतनी ही आपको मिलेगी ना सर अनुभव। इब्राहिम लोधी की तो अलग कहानी आपको मिलती है, बड़ा हॉटी बंदा था। आप इधर देखोगे तो पहले बीच में खड़ा रहा सर, ठीक है ना, समझे? तो ही वाज़ लाइक कि मैं बेसिकली मैं कमांड कैवलरी के रूप में बीच में खड़ा हूँ। फिर उसके बाद जब मौका आया तो आगे लड़ने चला गया सबसे पहले सर, ठीक है ना, वेरी कॉमन। तो वी विल फाइंड कि ये उसका मतलब फॉर्मेशन को जो चेंज किया तब सबसे आगे चला गया। आगे चला गया तो यहाँ से पट से वी विल फाइंड कि एक तो यहाँ की रियर गार्ड से इन्होंने उसको दबाया, उसको बराबर टाइट किया। इसकी फोर्सेस आ गई, यहाँ से देखो बाबर की कैनन चल रही है, यहाँ से गोला चला, यहाँ से गोला चला, यहाँ से गोला चला सर, ठीक है ना। तो और बीच में इन्होंने नो मैन्स लैंड बना के डिच बना दिए थे, छोटे-छोटे खड्डे डाल दिए थे, उसमें पानी डाल दिया था सर, ठीक है। तो कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बाबर हैड अ वेरी मतलब सिग्निफिकेंट आई वुड से मिलिटरी फॉर्मेशन एंड स्ट्रेटजी एज़ वेल। ओके, और हाथी को इन्होंने वी विल सी कि पहले आगे डाला, फिर गोला मारा तो हाथी पीछे भागे। हाथी पीछे भागे तो उसकी सेना ऐसे ही कुचल गई सर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो व्हेन द बॉम्बिंग एंड द आर्टिलरी वाज एक्चुअली यूज्ड बाय बाबर, द एलिफेंट्स हैड टू रिट्रीट बैक। ओके, अब रिट्रीशन में अफरा-तफरी मच गई, यहाँ एक्चुअली खाली थोड़ी है, यहाँ तो सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी साहब, है ना, समझे? क्योंकि जितने सैनिक पीछे पीछे लोग हैं ना, इसके हाथ में तो एंटी टैंक माइन है सर, ठीक है? तो वही कहानी आपको क्योंकि आप देखिए आर्मर्ड जितने भी आर्मर्ड कॉर्प्स, आर्मर्ड कोर की जो पूरी मोबिलिटी है ना, उसमें यही प्रॉब्लम है सर मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसकी एक तो क्या कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी धीमी होती है, वो तेज गति से नहीं चल पाती सर, ठीक है? और दूसरा ऐसी जगह में जहाँ एम्बुश होने की शक्यता है तो तुम गए सर, ठीक है? तो तुम फँस जाओगे सर, है ना, एक जगह तुम्हारी फँस गई, हाथी फँस गया, है ना, आजू-बाजू से गोले पड़ रहे, तुम डर गए सर, ठीक है? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ वही कहानी आपको देखने को मिलेगी सर। ये आगे थे, उसको पीछे भगवाया गया, वो इधर-उधर भागने लग गए, और महाबत ऊपर हाथी से गिरा, 2-4 को वहाँ पे हाथी कुचल के मर गया सर, ठीक है? तो ये परिस्थिति आपको मिलती है एंड बाबर वाज़ एबल टू डोमिनेट इट आउट, है ना, समझे? तो मतलब इसकी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्टडी की गई है पानीपत के ऊपर, और ये फॉर्मेशंस बड़ा सिग्निफिकेंट था जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ बाबर वाज़ एबल टू डिफीट देम आउट सर, ठीक है? समझे? तो आप देखोगे तो उसके कैनन मैन थे, मतलब तोपची हुआ करते थे, उसमें 2 तोपची वो तुर्की से लेके आया था, तुर्किश लोगों से। उसने कहा कि भाई देखो, आप मेरे लिए काम करो, आई गिव यू रिसोर्सेज। ओके, आपको जो चाहिए पैसा-वैसा, आर्टिलरी सब कुछ मैं दूँगा सर, ठीक है? तो इंडियंस वर फैमिलियर विद गन पाउडर, इंडियंस वर फाइटिंग विद कैनन्स एज़ वेल। ओके ना, बट दे वर वेरी स्टेशनरी कैनन्स, जैसे बहमनियों ने यूज़ किया, विजयनगर ने यूज़ किया था सर, ठीक है? पर वो किलों के अंदर यूज़ किया था, किलों के ऊपर से आर्टिलरी के रूप में उसको प्रोटेक्शन में यूज़ कर रहे थे सर, ओके? कि भाई किले की दीवार के ऊपर से फाड़ के गोला मारते थे, सामने वाले बेसिकली जो आर्मी है नीचे खड़ी है उसके ऊपर गोला लगता था। बाबर ने मोबाइल कैनन्स यूज़ की थी, पहिए वाली, है ना, बैलगाड़ी के ऊपर यूज़ की थी उसने, वी विल सी की ऐसी यूज़ की थी जिनको मोबिल कर पाए, मतलब है ना, उसके ऊपर बेस बना के उसको मूवमेंट कर पाए सर, ठीक है? तो मूवमेंट करने से क्या हुआ, कभी यहाँ से मारा, पोजीशन चेंज कर ली, यहाँ मारा, फिर 2 मिनट के बाद पोजीशन चेंज कर, यहाँ से मारा सर, ठीक है? पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, वरना तो सामने वाले को समझ में आता है कि कहाँ से गोला आ रहा है सर, क्या? वो काउंटर मारेगा तुम्हारे ऊपर से, ऐसा हैपेंस। ओके, आर्टिलरी में मोर्टार शेलिंग में क्या होता है, मोर्टार में आर्टिलरी में पोजीशन की कौन चेंज है, ठीक है, समझे? और दूसरा क्या ट्रैजेक्टरी भी चेंज होती है, क्योंकि एक ही एक जगह से मारोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो एक एरिया तो आपने गोला मार दिया, वो डैमेज हो गया सर, है ना? आपको तो पता नहीं, पर आप 15 किलोमीटर दूर मार रहे हो सर, आज की तारीख में बता रहा हूँ। तो जैसे आपके पास आर्टिलरी, जैसे फॉर एग्जांपल हॉवित्ज़र है सर, ठीक है? तो वील सी कि यहाँ से मारा, फिर आपने उसका ट्रैजेक्टरी चेंज कर दिया, बोला उसको एक काम करो 5 डिग्री और ऊपर कर दो, है ना? जैसे ऊपर गया, उसकी ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई, वर्टिकल मोशन, फिर उसको बोला थोड़ा लेफ्ट करो सर, है ना, समझे? तो यूँ कर दिया, फिर वहाँ मारा, फिर वो काम करो 5 मिनट साइड में कर दो, 5 मिनट साइड में किया, फिर एक और मारा सर, ठीक है? तो चलता रहता है, आगे आप देख लीजिएगा सर, क्या एक्चुअली प्रोफेशन में आपकी अटैचमेंट आती है मिलिट्री अटैचमेंट सर, मिलिट्री अटैचमेंट में ये सब आपको देखने को मिलेगा सर, है ना? तो सीखने को भी मिलता है, पर सीखिएगा थोड़ा बहुत, मजा आएगी आपको सर, ठीक है? तो हाँ, प्रोफेशन में आती है, आईएएस आईपीएस दोनों में आती है सर, ठीक है? बाकी सारी सर्विसेज में तो आई एम नॉट श्योर, बट इन दोनों सर्विसेज में आती है, मिलिट्री अटैचमेंट आती है, और 15 दिन की अटैचमेंट होती है, कैंटोनमेंट में रहना, कैंप साइड में वहाँ पे, और ठीक रहता है सर, कैपिटल इलेक्शन का बात। तो वी विल फाइंड कि बाबर ये सब कुछ करेगा सर, ना, यूजिंग ऑल दिस टेक्निक्स। ओके, एंड बिकॉज़ ही यूजिंग ऑल दिस टेक्निक्स इट बिकम वेरी ऑब्वियस। अब सामने देखिए कि इब्राहिम लोधी ने कभी युद्ध किया था, वो 15-17 में पावर के ऊपर आया। सो व्हेन ही केम टू पावर इन 15-17, ही हैड अ प्रीवियस फाइटिंग एक्सपीरियंस, है ना, ह्यूज लेवल के ऊपर। उसको तो बड़ी बड़ी गद्दी मिली थी, उसके द्वारा जो साम्राज्य था वो तो वी विल सी कि सिकंदर ने बनाया था, या वी विल फाइंड कि उसके पहले बहलूल लोधी ने बनाया था। तो इब्राहिम लोधी हैड नेवर फॉट ना, तो जब उसने लड़ाई नहीं की, अनुभव ही नहीं लिया, तो कैसे कर पाएगा? आप देखिए कि इफ यू डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस टू फाइट, यू शुड नेवर फाइट, समझे? गेटिंग पॉइंट। ओके, आपका अनुभव ही नहीं है तो आपको मार पड़ेगी सर, अच्छी खासी सर्विस हो जाएगी आपकी। तो बाबर के साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि मतलब बाबर के लिए एडवांटेज ये था कि वो तो यार लड़ के बड़ा हुआ, मतलब वो सच, आप उसको इस सेंस में देखिए, वो लड़ाका था एक तरह से। लड़ाका मतलब उसको घर से ही भगा दिया गया था, और उसके साथ क्राइसिस हो गई थी, एंड देन वो घर-घर का पानी पी के आया था। तो ही ने जो स्टार्ट किया कैसे लड़ाई करनी है सर, ठीक है? तो कहानी ये हुई कि बाबर जीता, और उसके बाद इब्राहिम लोधी आ गया, उसमें सैकड़ों कारण हैं। बाबर का अनुभव देख लीजिए, इब्राहिम लोधी का अनुभव देख लीजिए। ये 13 साल की उम्र से राजा बन गया था बाबर, और उसके बाद उसको भगा दिया गया, तब से उसने घर-घर का पानी पीना शुरू कर दिया। इब्राहिम लोधी को देखोगे तो इनएक्सपीरियंस था, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था, अनुभव था नहीं सर, ठीक है? उसको ये भी समझ में नहीं आता कि लड़ाई कैसे करनी है, आगे जाके लड़ रहा है। अ जनरल और द लीडर शुड नॉट बी इन द फ्रंट, ही शुड बी मेकिंग डिसीजंस एंड ही शुड बी मोस्ट सिक्योर पर्सन सर, ओके? क्योंकि इसको अगर गोली लग गई, इसको किसी ने मार दिया तो पूरी आर्मी का मोरल डाउन हो जाएगा, यही हुआ सर, ठीक है? दिस हैपेंड ओके इन एवरी पानीपत। ओके, लीडर लोग आगे जाके बोला नहीं मैं अपनी बहादुरी, अरे भाई तो बहादुरी पीछे से भी दिखा सकता है ना सर, गेटिंग ओवर। समझे नहीं समझे? इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई नहीं तुमको बेसिकली बहादुरी आगे जाके दिखानी है, यू शुड बी स्मार्ट इनफ सर, ओके? आप देखिए इब्राहिम लोधी का मूवमेंट सबसे आगे हो गया, बाबर अभी पीछे खड़ा हुआ है।
बाबर इज लाइक यहाँ मारो, पीछे से मारो, 4 मीटर पीछे लो, है ना, और गोला मारो, चेंज करो। ही वाज वेरी स्मार्ट अबाउट दिस पार्ट, ओके ना, कि कैसे कहाँ फ्लैंक को यूज करना है, कहाँ। तो लीडर का काम क्या है सर? हर बार खुद देखो, तुम लो पकड़ो, कोई बात नहीं, बंदूक हाथ में पकड़ो, है ना, गोला बारूद जो भी है तुम्हारे हाथ में, ओके, बट यू मेक श्योर कि स्ट्रेटेजिकली तुम डिसीजन लो, गाइड करो, बाकी सब छोटे लोग करेंगे। तुमसे जो यंग खून है ना, 20s वाला है, जो 18 साल का, 17 साल का, वो आगे बढ़ेगा सर, तो तुम 40 साल के हो गए, तुम थक जाओगे सर, ठीक है, तुम्हारी इज्जत से ज्यादा तुम्हारी एबिलिटी नहीं है, तुम वॉर के अंदर लीड कर पाओगे, ओके। तो इब्राहिम के साथ ये सब बड़े मतलब है ना, गैर अनुभव थे सर। तो बाबर को ये चीज बहुत पहले से क्लियर थी कि तुर्गमा कैसे यूज करना है ना, तुर्गमा इज द काइंड ऑफ एनसर्कलिंग जो उसने यूज किया था, और एनसर्कलिंग टेक्निक उसके लिए बड़ी फायदेकारक रही सर, है ना, कैनन्स को यूज किया उसने, मोबाइल कैनन्स को यूज किया। तो वी विल फाइंड कि बाबर को ये पहले से पता थी कि साइंटिफिक कॉम्बिनेशन करना है, मुझे खाली कैवलरी के ऊपर नहीं रहना। एक्चुअली क्या हुआ कि ट्रेडिशनल वॉर्स कैवलरी और इन्फेंट्री से लड़ी जाती थी, है ना, कि व्हेन द वॉर एंडेड the gunners said that they are very proud of their contribution, the armored corps and the engineering said that they had won the war, the artillery the air force said it was their contribution, but the infantry just stood silent with their boots on the ground and smiled on all those people। समझे नहीं समझे कि कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध में बहुत लोगों ने योगदान दिया होता है, ये योगदान में तोपची होता है, वो कह रहा है कि मैंने जिताया, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमने गोला मारा। सेना एयरफोर्स कहेगी कि हमने किया, है ना। वी विल फाइंड कि जो इंजीनियरिंग और सिग्नल वाला होता है वो कहता है कि हमने कम्युनिकेशन लाइन एस्टैब्लिश करके दिया, हमने योगदान दिया। समझे नहीं समझे? पर जो इन्फेंट्री होती है वो पैर खड़ा करके खड़ी रहती है कि सबसे बड़ा समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन किसका था। तो उस पीरियड में इन्फेंट्री के साथ कैवलरी भी चलती थी, कैरिंग ऑफ, एंड वी विल सी कि ये जो कैवलरी की कहानी है, ये कहानी आपको यहाँ से भी देखने को मिल रही है कि बाबर ने कहा कि खाली अकेली कैवलरी नहीं मिलेगी, अब हमको आर्टिलरी का यूज करना चाहिए सर, कैरिंग ऑफ, ओके। तो इस बेसिस के रूप में इब्राहिम लोधी के पास कैटेगरी का यूज करने का अनुभव ही नहीं था तो बहुत लिमिटेड था, उसने मोबाइल का यूज ही नहीं किए थे, वो दौड़ता रहा, भागता रहा इधर उधर लड़ाई के अंदर। तो बाबर ने बाबरनामा में खुद इसको क्रिटिसाइज किया है, बोले इसको लड़ना ही नहीं आता था, मतलब बाबर हंस गया था सर, बाबरनामा में लिखता है कि आई वाज फीलिंग दैट ये कौन है वो सामने से लीड करने वाली पार्टी, क्योंकि कभी दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, उसको समझ में नहीं ट्रिक करना है, ठीक है, ओके। तो बाबर को तो ये सब चीजें पहले से ही पता थी, उसने गन फायर को ऐसी जगह पे किया जहां हाथियों को प्रोवोक किया, ठीक है, ओके। तो इब्राहिम लोधी फेल्ड एज अ लीडर बिकॉज़ ही वाज नॉट हैविंग सपोर्ट ऑफ हिज ओन पीपल, दैट्स व्हाट डिसयूनिटी अमंग द ट्रूप्स एज वेल, एंड इनकी फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं थी। दूसरा, बाबर को पता था कि वो क्यों लड़ने आया है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइटिंग इन इंडिया। उसको ये भी पता था कि मर गया ना तो कहीं का नहीं रहेगा, उसके सैनिकों को भी पता था कि अपन क्यों आए यहाँ पे, ठीक है, इट्स अ डू एंड डाई बैटल फॉर देम, देयर इज नो गोइंग बैक टू सेंट्रल एशिया, क्योंकि समरकंद तो जा नहीं पाएंगे, ईरानी वहां मारेंगे, उज़्बेक मारेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। सो देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ करेंगे। तो लोधी के पास बेसिकली एक्सपीरियंस ना होने के कारण उसको समझ में आया कि कहाँ रुकना है। आप देखिए कि ये लड़ाई 5 घंटे में खत्म हो गई थी, 5-6 घंटे में, सुबह दोपहर तक तो निपट गया था, ठीक है, मतलब अभी तो देखा शुरू किया, शुरू खत्म, ठीक है। बोले काहे, क्योंकि ये इब्राहिम लोधी की हॉटीनेस के कारण हुआ, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे संघर्ष करना है, किस तरह से करना है, कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देना है सर, कैरिंग ऑन, ओके। सो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली केम टुगेदर सर, कैरिंग ऑन, ओके। तो ये सब कुछ इकट्ठा होने के कारण पैरेलल सेंस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो उसको इंपैक्ट करेगा सर, कैरिंग ऑन, ओके। सो दिस विल लीड टू द डाउनफॉल, है ना, हमें पता चलता है कि डाउनफॉल हुआ बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। तो बाबर के पास बड़ा फायदा हुआ, बाबर के पास गनर्स भी हुआ करते थे, इब्राहिम लोधी को सपोर्ट नहीं मिला और उसके हाथी भी थे आए, उसको कुचल दिए गए सर, ठीक है, और पूरी कहानी इसके बाद बदल गई। एंड वी विल सी कि इस तरह से पानीपत ने भारत के इतिहास को पूर्ण रूप से बदल दिया, समझे नहीं समझे। तो पहली बात आपको समझ में आई कि व्हाट इज द रीजन व्हाई लोधी लॉस्ट इन बाबर वन, तो हारने के लायक ही था इब्राहिम लोधी सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। एंड बाबर की अपनी खुद की एक प्रकार की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है, उसका एक्सपीरियंस जो था सर, है ना, समझे, जो वंडरर के रूप में भटका ना सर, ओके, उसको नसीब में ये आया कि अब वो इंडिया का या बेसिकली बादशाह के रूप में एस्टैब्लिश होगा। आप देखिए बादशाह तो पहले से ही बन गया था, है ना, समझे नहीं समझे, ऑलरेडी एस्टैब्लिश इंस्टेंस बादशाह के भी, मैं तो बादशाह बन गया हूं। अब सवाल ये है कि पानीपत का सिग्निफिकेंस क्या होगा भारत के ऊपर, और पानीपत के बाद अब आगे की कहानी किस तरह से चलती है सर, है ना, समझे। तो 1526 से लेके 1530 तक का जो पीरियड है उसकी सिग्निफिकेंस क्या रही है, उसको शुरू करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एसएसटी वाला और आईएसटी वाला, उसके बाद लेट अस स्टार्ट, है ना, दी पोस्ट पानीपत इफेक्ट ऑन इंडिया सर। एसएसटी सुपरम स्टैंडर्ड टाइम, है ना, समझे नहीं समझे। एंड यस, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में, इंडियन कंटेक्स्ट में बादशाह का नाम इनके द्वारा लिया जाता है, बडशाह कहते थे सर, ठीक है, समझे, अफगानी ट्रेडिशंस में ईरानी बादशाह कहते हैं सर, ठीक है। एंड देन वी कैन once again start, है ना, सुबह आए कि नहीं आए। हेलो, आवाज आ रही, आवाज आ रही, हाँ। अब देखिए आगे चलते हैं एंड लेट अस ट्राई टू कंक्लूड आउट कि व्हाट हैपेंस आफ्टर पानीपत, ओके। देखिए पानीपत के बाद
हमें इसकी सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए कि इसकी इम्पैक्ट क्या हुई, किस तरह से हुई। सवाल आने की शक्यता है कि इसका आउटकम क्या रहा है, एंड वी कैन आल्सो सी दिस पार्ट कि इसकी इफेक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगी सर, ठीक है। तो दो प्रकार की इफेक्ट होगी सिग्निफिकेंस के रूप में। एक सिग्निफिकेंस हम देख सकते हैं लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस के रूप में, है ना, कैटेगराइजेशन करना, और एक है शॉर्ट टर्म सिग्निफिकेंस, है ना, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत। गेटिंग ओके, इसी के अंतर्गत हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन कि इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, इसकी ज्योग्राफिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ से आईआर सिग्निफिकेंस भी है, और इसी की सिग्निफिकेंस के रूप में वी कैन आल्सो फाइट अबाउट द सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एज वेल सर, क्योंकि सबके ऊपर असर पड़ेगी। आप देखिए कि इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर अफगान डायनेस्टी या तुर्को अफगान डायनेस्टी का एंड हो गया, और तुर्को अफगान डायनेस्टी का जब एंड हुआ तो ये जो अफगान लोग थे बड़े नाराज होकर बैठे रहे, बोले यार हमारा कट गया। तो तुम्हें लग रहा है कि अफगान इतना जल्दी इतना हथियार छोड़ देगा सर, ठीक है, समझिए। अफगान सर लाइक कि भाई अपन छोड़ेगा नहीं, तो अफगान केप्ट ऑन फाइटिंग, है ना। तो मुगल रूल की जब एक साइड के ऊपर कंसोलिडेशन हुई भारत में और मुगल्स की जब एस्टैब्लिशमेंट हुई, तो इसी से मुगल वर्सेस अफगान कॉन्फ्लिक्ट होने की शुरुआत हुई। ये मुगल वर्सेस अफगान कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली कंक्लूड होगा इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद वंस अगेन वी विल फाइंड कि इट कंटिन्यूड अप टिल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि 1761 में जब आप दिल्ली आया भारत में, इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट ओनली। काफी लोग नहीं मानते हैं, मराठा लड़ रहे थे, पर मराठा किसके लिए लड़ रहे थे? मराठा वाज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ शाह आलम II, मुगल रूलर। मराठा वाज प्रोटेक्ट, मराठा ने उसको प्रोटेक्शन के लिए प्रॉमिस किया था कि राजा तुम चिंता मत करो ना, हम जब तक जिंदा है तो हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये दर्शा रहा है कि द मराठास डोमिनेशन ओवर दिस रीजन, या मराठास का जो भी होल्ड निकल के आ रहा है, वो तो बेसिकली मुगल सॉवरेनिटी के लिए ही था ना सर, ओके। तो द मराठास आर फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल्स, ओके। सो इट्स एन एक्सटेंशन मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट ओनली सर, ओके। तो इसकी इंप्लीकेशंस ये हुई कि मुगल आए तो सही, मुगल्स के आने के बाद वी विल फाइंड कि मुगलों की जो असर जो है वो अफगानों के ऊपर मिली और अफगान कंटिन्यूसली लड़ते रहे। ये लड़ाई का ही परिणाम था कि वी विल कम टू नो कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जहां अकबर और सूरी या हेमू जो सूरियों के सेनापति थे उनके बीच में संघर्ष हुआ। इनफैक्ट बाबर को इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में सक्सेस नहीं भी मिलती है, उसके पीछे का कारण ये था अफगान्स या मुगल्स को, क्योंकि बाबर आया, बाबर ने आने के बाद लड़ाई शुरू करनी पड़ी, और इन लड़ाइयों में सबसे पहली लड़ाई तो राजपूत राजा और लोकल रूलर्स के साथ ही, फिर अफगानों के साथ भी लड़नी पड़ी उसको। सो ही हैड टू फाइट द बैटल ऑफ घाघरा अगेंस्ट अफगान्स, एंड उसके बाद 1540 तक आते थे अफगान्स फिर डोमिनेट किए इनके ऊपर। तो इसमें सूरी जो शेरशाह सूरी करके जो सेनापति था बेसिकली बिहार में, उसने विद्रोह कर दिया और इनकी भी पूरी बजा दी, है ना, सूरी एम्पायर की या मुगलों की। तो दर्शा रहा है कि हुमायूं को भागना पड़ा। तो क्या बाबर वाज एबल टू बेसिकली कार्व आउट एन एम्पायर इन इंडिया? समझ में आ रहा है? क्या बाबर भारत के अंदर अपना साम्राज्य कार्व आउट कर पाया था? समझे नहीं समझे? नहीं कर पाया था सर, ठीक है, नहीं ओके। तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की जब हम लोग बात करेंगे सर, ओके, तो हमेशा याद रखना कि बाबर का जो एम्पायर बिल्डिंग का जो सपना था वो नहीं हो पाया भारत के अंदर, क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं हुआ था। ऊपर से मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट के साथ मुगल राजपूत कॉन्फ्लिक्ट का भी अब यहाँ से ओरिजिन होगा, क्योंकि द राजपूत्स दे रियलाइज दिस पार्ट कि बाबर्स एंट्री इज नॉट अ गुड सिचुएशन इन इंडिया, क्योंकि उनकी जो एम्पायर बिल्डिंग का जो पार्ट था वो बेसिकली टूटेगा विद द एंट्री ऑफ मुगल्स। सो वी विल सी कि द स्टेट्स ऑफ राजपूताना किंगडम्स, है ना, वो सबके साथ लड़ाई करेंगे, मेदिनी राव संघर्ष करेंगे, राणा संघा संघर्ष करेंगे, राणा संघा के बाद फिर राणा प्रताप आएंगे सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया कंटिन्यूड इवन इन द पोस्ट बाबर एरा ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरी एज वेल सर, समझिए। कहानी ये भी होगी कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका प्लान ये था कि सेंट्रल एशिया को इंडिया के साथ लिंक अप कर दे, और टेंपररी पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल एशिया इंडिया के साथ लिंक अप भी हुआ, वेयर वी विल सी कि आज के बाद थोड़े कुछ सालों तक फॉरेन इन्वेजन भारत के अंदर होंगे नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति इन्वेट कर रहा था वही व्यक्ति शासक के रूप में बन गया। आप देखिए कि तिमूर और इसके पहले के इन्वेजन की फर्क क्या था मंगोलों का और तैमूरों का, कि ऑल ऑफ दिस पीपल और ऑल दिस इन्वेजन दैट वर टेकिंग प्लेस, दिस इन्वेजन वर इन द फॉर्म ऑफ प्लंडरिंग, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस दे केप्ट ऑन कमिंग एज अ फॉर्म ऑफ प्लंडर, कि आए लूटपाट किया, पैसा पैसा कमाया, है ना, रिसोर्सेज को कंट्रोल किया, भाग गए, ओके। बट दे नेवर केम विद एन एम्पायर बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव, बट द मुगल्स हु केम टू इंडिया दे केम विद एन एम्पायर बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव, बाबर प्रिसाइसली, एंड बिकॉज़ ही केम अप विद दिस एम्पायर बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव, तो उसने कहा कि अब इन्वेजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो थोड़े समय तक फॉरेन इन्वेजन रुक गए। कुछ लोगों का मानना है कि फॉरेन इन्वेजन रुक के बाबर ने अच्छा काम किया, अरे इन्वेडर खुद राजा के रूप में बन गया था, तो फिर उसमें कौन सा अच्छा काम? स्कूल के शरारती बच्चों को मॉनिटर बना देते हो, उसका मतलब ये थोड़ी कि शरारती बंद कर देगा, कहीं होगा, ओके। सो वी विल कम टू नो कि उसकी शरारत तो चलती रहेगी ना सर, ओके। तो कुछ ऑथर्स लिखते हैं वेस्टर्न ऑथर्स कि देखो इंडिया वाज सेफगार्डेड फॉर फॉरेन इन्वेजन, अरे भाई बेसिकली वो कैसे सेफगार्डिंग करेगा सर, ओके। उसने वी विल फाइंड कि उसको तो लाइसेंस मिल गया इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट ये इन्वेजन्स थोड़े समय के लिए टेंपरेरी चलो रुक भी गए, बट मुगल्स कंटिन्यूज टू हैड टू फाइट अगेंस्ट द पर्शियंस एंड द उज़्बेक्स, क्योंकि इनके साथ इनकी पुश्तैनी लड़ाई चल रही थी। ये पुश्तैनी लड़ाई के कारण हमें ये चीज देखने को मिलती है कि पर्शियंस के साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट चलती रही और उज़्बेक्स के साथ चलती रही। इनफैक्ट उज़्बेक्स इतने प्रोमिनेंट रहे कि बाबर के बाद वाले टेन्योर में दे केप्ट ऑन कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, इवन इन द पीरियड ऑफ अकबर दे केम टुवर्ड्स इंडिया, उन्होंने बगावत करवाई थी अफगानिस्तान में। तो ऐसा तो हुआ नहीं है कि फॉरेन इन्वेजन, इनफैक्ट मुगल्स की एक स्पेशल फॉरेन पॉलिसी रही है सर, है ना। एक आधा बहुत बार पहले सवाल आया था, उसको नॉर्मल में टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि बड़ा लंबा टॉपिक है सर, ठीक है। बट ये हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसकी इंप्लीकेशंस आपको यहाँ जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी पड़ेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी इसकी सोशियो इकोनॉमी मिलिट्री बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्लीकेशन बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उसके बाद बाबर जो है वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नई टेक्निक्स लेके आया। गन पाउडर का यूज पहले भी हो रहा था, और गन पाउडर का यूज पटाखों में हो रहा था, तब बैन नहीं हुआ था, तो चल गया सर, ठीक है, प्रदूषण भी उतना नहीं हुआ होगा। बट इस दौर के अंदर हमें देखने को मिला है कि गन पाउडर को उन्होंने नई तरह से यूज करने की शुरुआत की, और ये जो नया यूज था दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल कैनन्स, आर्टिलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तुलगुमा टेक्निक का यूज करना, तुलगुमा वाज नेवर यूज्ड इन द अर्ली एरा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो जिसके थ्रू एनसर्कलिंग करने की कोशिश की जाती है साइंटिफिक वॉर स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। और इंडिया का जितना भी रूलर था वो सब तुलगुमा के ऊपर चला गया। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो रिजर्व फ्लैंकिंग सिस्टम है या साइड फ्लैंकिंग एंड रिजर्व की स्ट्रेटजी बनाना, वो यूज करने की शुरुआत की। घोड़े पहले कम यूज होते थे मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर घोड़े का उपयोग ज्यादा करने की शुरुआत की सर, ठीक है। तो इस तरह से विल फाइंड की ये भी कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी। पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत राजा की सोवरेनिटी फिर से वापस आई थी, क्योंकि नॉर्मली सुल्तान जो थे, खास करके दिल्ली के सुल्तान, उनकी बची कुछ इज्जत इब्राहिम लोदी ने खत्म कर दी थी। बट विद द एंट्री ऑफ बाबर इन इंडिया, now it can be concluded with the fact that the sultan's legacy and the sultan's I would say the prestige of the sultan was revived back, okay। क्योंकि इसके पहले ये हो रहा था कि सुल्तान की कोई वैल्यू नहीं हो रही थी, पर इसने अपने आप को सुल्तान की जगह बादशाह कहा और कहा कि भाई देखो आई एम द सोवरेन रूलर एंड आई विल बी रूलिंग ओवर दिस रीजन नाउ। तो ग्रेजुअल सेंस के अंदर जो राजाशाही की पकड़ है इंपीरियल मोनार्की की, वो फिर से रीएस्टैब्लिश हुई, और अफगान डायनेस्टी खत्म तो हुई पर अफगान नहीं खत्म हुई, ये याद रखिएगा। और इसके कारण अब नई सेकंड जनरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगी जो पोस्ट पानीपत आपको मिलती है सर, ठीक है ना, समझे। उसमें सूरी भी आए, सूरियों के साथ और भी अफगान आपको मिलेंगे जो कंटिन्यूअसली इनके नाक में दम करते रहे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन सर, ओके। सोशियो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंप्लीकेशंस ये भी होती है
कि ग्रेजुअल सेंस में बाबर फिर भारत के अंदर स्थापत्य बनाएगा। बाबर खुद भी लिखता है, उसने बेसिकली किताब लिखी थी बाबरनामा, तो या तुझे बाबर लिखी थी, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करके बाबरनामा लिखा गया। तो ग्रेजुअल सेंस में हमें ये भी मिला सर, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसने जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भारत के अंदर कंटिन्यू रखी, उसमें खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई, और इस तरह से वी विल फाइंड कि बाबर की जो एंट्री है वो भारत में एक नए हिस्टोरिकल एरा की शुरुआत करेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल फाइंड कि इसके बाद की जो कहानी है उसको थोड़ा बहुत यहाँ से बताता हूँ कि क्या इंप्लीकेशन हुई। वो है एंड ऑफ तुर्को अफगान रूल एंड एंड ऑफ द लोधी डायनेस्टी, एंड वी विल सी कि ब्रॉट बैक द बाबर्स कंट्रोल। बट याद रखना कि अफगान्स वर नेवर wiped out from India, and Afghans continue to stay and they continue to make a very important role in Indian polity even up till the 18th century. Okay, अफगानों का जो लास्ट किंगडम है वो फरुखाबाद में और रोहिलखंड में था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने वाइप आउट किया था। मतलब उतनी इंपैक्ट रही है लेगेसी के रूप में सर, वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल सी दैट इसकी इंप्लीकेशंस ये भी रही कि बाबर ही दिल्ली आगरा को जीत के अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करता है, उसके लिए एम्पायर बिल्डिंग का जो सपना था वो कंप्लीट हुआ, पैसा आने की शुरुआत हुई। दिल्ली के सुल्तानत के रूप में जो खलीफा की सेवक की बात थी वो बाबर ने बंद कर दिया, उसने कहा मैं मोनार्क हूं, मैं बादशाह हूं, मैं डिसाइड करूंगा सर ना क्या सही क्या गलत है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि वी विल सी कि अब जो फॉरेन लिंकेजेस है वो धीरे-धीरे कम होंगे, टेम्पररी फॉरेन इन्वेशंस भी कम हो जाएंगे सर, ठीक है। क्यों होंगे? क्योंकि मैंने बताया कि स्टेबिलिटी दी उसने अपने एम्पायर बनाने के पॉइंट ऑफ से, और काबुल से लेकर दिल्ली आगरा तक उसका डोमिनेशन था। इसका परिणाम एक ये भी हुआ कि जो नए स्ट्रगल्स है वो भी डेवलप हुए, नए स्ट्रगल्स को फिर बाबर, हुमायूं और अकबर इन तीनों के लड़ना पड़ा। तो जैसे राजपूत किंग से है ना, समझे बाबर लड़ता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हुमायूं के सामने बगावत होगी, अकबर तक आता है और इश्यूज हो रहे हैं सर, ठीक है। अफगानों के साथ भी यही देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल फाइंड साइमल्टेनियसली पानीपत एक फोकस सेंटर के रूप में आया, और पानीपत की जो लड़ाई थी उसको हिस्टोरिकल सेंस में देखा गया, और उसके बाद जितने भी कंसेक्यूटिव बैटल्स हुए वो सब पानीपत में हुए, क्योंकि ये जगह की अपनी एक लेगेसी बन गई थी सर। बोले कहां मिलना है? स्कूल के पीछे पार्किंग वाले गली के पीछे सर, ठीक है, समझे। तो हमारा पानीपत वो हुआ करता था सर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल के पीछे पार्किंग, उसके पीछे गली पड़ती है, उधर मिल सर, ठीक समझे। तो ट्रेडिशनल तीन पानीपत की बैटल हुई, हमारे यहाँ 300 से ज्यादा हुई होगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हिस्टोरिकल बायस के रूप में या हिस्टोरिकल आप समझोगे कि उसका कंटेक्स्ट बनने की शुरुआत हुई। आप हमारे करीब स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट नहीं था हमारे स्कूल में, ठीक है, एक छोटा सा मैदान था सर, उसमें 200 बच्चे इकट्ठे करके मैदान भर जाएगा सर। बास्केटबॉल कोर्ट वाली स्कूल या टेनिस कोर्ट वाली स्कूल मतलब हाई-फाई स्कूल होती है सर, ऐसी स्कूल में हम कभी नहीं पढ़े सर। तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अच्छा जवाहर नवोदय विद्यालय, जेएनवी सर बोल सकती है, जेएनवी में डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जेएनवी है, तो है ना, सरकार बहुत सारा, पर जेएनवी की क्वालिटी पे है, जेएनवी और केवी हैज लॉस्ट द चार्म। ओके, पहले के टाइम के अंदर मतलब एक जनरेशन थी जो जेएनवी और केवी के अंदर, अब बेसिकली जेएनवी एंड केवी से आल्सो लॉस्ट द चार्म। वो सबका अपना एक दौर आता है, खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तो पानीपत बिकेम द फोकस सेंटर। पानीपत बिकेम द फोकस सेंटर का मतलब ये है कि अब यहाँ पानीपत के अंदर संघर्ष होगा। तुलगुमा टेक्निक बड़ी पॉपुलराइज हुई, इनफैक्ट तुलगुमा वाज यूज्ड बाय एवरी डायनेस्टी दैट केम टू इंडिया सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड विल सी कि ये भी कहानी मिलती है, फॉरेन पॉलिसी में आउटसाइड व्यू आने की शुरुआत हुई, और पानीपत ही पानीपत के रूप में आपको मिलेगा। देखिए बाबर के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, बाबर जब आया भारत में तो उसने इनिशियली अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं किए थे, पर कुछ लोगों को समझ में आ गया था कि व्हाट इज हियर फॉर सर। ओके, एंड बाबर को इमीडिएटली चैलेंजेस आने की शुरुआत हुई सर, समझे नहीं समझे। चैलेंजेस उसके अंदर से भी थे और बाहर से भी थे, क्योंकि बाहर में जो राजपूत राजा थे उनको पसंद नहीं आया कि ये बादशाह के रूप में अपने आप को डिक्लेयर करता है। और बाबर ने क्या किया कि जब पानीपत जीता ना उसके बाद आगरा भेज दिया हुमायूं को। मतलब आगे की कहानी में ऐसा है कि ही सेंट हुमायूं टू आगरा कि तू सिक्योर करके आ और मेरे लिए थोड़ा रॉयल एंट्री का बंदोबस्त कर दे, कैमरा वैमरा आना चाहिए, है ना, दो साइड से लोग इकट्ठे होने चाहिए, है ना, मैं घोड़े के ऊपर बैठूंगा तो बंदे होंगे सर, भाड़े के तो भाड़े के, सबको फुल पैकेट देना, 2-2 5-5 रुपए देके खड़ा रखना वहां पे सर, ठीक है, तो ही मेरा दबदबा रहेगा सर। ओके, तो एक साइड के ऊपर आफ्टर विनिंग ऑफ द पानीपत, बाबर मेड श्योर कि उसकी आगे रॉयल एंट्री की शुरुआत हो, और उसने जब रॉयल एंट्री की शुरुआत की तब उसके नोबिलिटी को समझ में आया कि बेटा अपना करिए, क्योंकि नोबल्स बाबर एक्चुअली वो, आप समझ गए ना सर, राजा कैसा होता है, कम बोलने वाला होता है। कम बोलने का मतलब ये है कि जरूरत से ज्यादा नहीं बोलेगा, वैल्यू कम हो जाती है ना आपकी सर, ठीक है। एंड विल से कि नोबल्स को बताना नहीं चाहता कि वो किस ऑब्जेक्टिव से आया है सर, ठीक है ना, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। सो नोबल्स लाइक मिनिस्टर्स लाइक कि भाई आए हैं, अभी थोड़ा दिन रहेगा, तंबू में डाल के तैमूर भी रुका था 2-3 महीना और रुक के चले जाएंगे सर, ठीक है। बाबर ने गेम कर दी, बाबर ने पाचा का टाइटल देते हुए कहा कि मैं शहंशाह हिंदुस्तान हूं, आई वोंट बी गोइंग बैक, और सबको यहां पे रुकना है सर, ठीक है। अब उसको देखिए नोबिलिटी का बौखला देना, बोले यार ये क्या कर दिया सर। बोले हम तो यहाँ अप्रैल का महीना था, आप देखिए अप्रैल में तो है ना कैसी गर्मी होती है सर, नॉर्थ इंडिया में, हाँ चुपती चलती सर्दी है, गमोरिया का मौसम लेके आया, अफगानी लोग था सर, ठीक है, और वो भी सेंट्रलेशन हो रही है, उससे भी थोड़ा ऊपर रहता था अफगानिस्तान में। तो जेनेटिकली मतलब बायोलॉजिकली देखोगे तो दे आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ हीट, है ना, इतनी गर्मी से वो मतलब उतने वो थे नहीं सर, है ना, जो यूज्ड टू हो जाए सर। ओके, ठंडा प्रदेश ऊपर की तरफ 23.5 के ऊपर से ठंडा ही होता है, एंड वी फाइंड कि यहाँ तो 40-40-50 डिग्री की कहानी आपको मिलती है। तो नोबिलिटी ने बौखला गया, उन्होंने विद्रोह कर दिया, बोले हम ना माने, है ना, मैं ना सहता भाई सर। ओके, तो बाबर ने क्या कि जो ना सहता वो वापस जाए, है ना, इफ यू डोंट वांट टू स्टे बैक, है ना, तुम जाओ वहाँ अफीम की खेती करना, गांजा वाजा पी के पूरा दिन पड़े रहना सर, यहाँ इतना खेत खलियान है, इतनी ग्रीनरी कहीं हमको दिखती नहीं है वहाँ बंजर पहाड़ों के बीच में, समझे नहीं, इतना नदियाँ बढ़िया बढ़िया जा रहा है, जंगल बंगल है सर, पॉपुलेशन तुम्हारे अंडर में है, तो रहो ना रख मार के सर, है ना, यहाँ बाद में इसे डलवा देंगे बेसिकली विकास होगा तब तक। ओके, तो खैर विल सी कि इसी तो पता नहीं था, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाबर को ये चीज समझ में आ गई थी कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ बेसिकली गोइंग बैक टू अफगानिस्तान, इस नोबिलिटी वाज अगेंस्ट हिम। ओके, समझे, बाबर को बड़ी सारी चैलेंजेस आई सर। ओके, चैलेंजेस क्यों थी, क्योंकि मंत्री लोग मना कर रहे थे, दी मेन ब्यूरोक्रेट्स वर अगेंस्ट लाइक वी डोंट वांट टू स्टे बैक। ओके, हमको नहीं रुकना है, हम ना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ना करेंगे, ठीक है। तो बाबर ने कहा कि व्हाट इज द पॉइंट, है ना, समझे, व्हाई यू वांट टू डोंट स्टे बैक। ओके, उधर जाके करोगे क्या, अब जो है वो यही भविष्य है ना। और उसकी सेना को भी उसने कन्विंस कर दिया था कि देखो तुम यहाँ रहोगे तुमको रिसोर्सेज मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा। एंड फिर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में दे ऑल न्यू अबाउट हाउ तैमूर हैड एक्चुअली वॉन ओवर इंडिया, व्हाट काइंड ऑफ मनी दैट ही मेड। तो तैमूर वापस जाके टैक्सेस को माफ कर देता है कुछ साल तक, पूरे समरकांड का निर्माण उसने भारत के पैसे, भारत की कारीगर और भारत की क्या कहते हैं मटेरियल से किया था। सो द होल समरकांड द सिटी वाज रीबिल्ट बाय तैमूर आफ्टर हिज इन्वेजन ओवर इंडिया 1399। तो बाबर वाज लाइक देखो तो सही है 200 साल पहले हमने क्या कांड किया था, तो वो जमीन के ऊपर हम लोग शासन कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस कि भाई हमको लाभ ही मिलेगा इससे, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि बाबर को चैलेंजेस के रूप में बहुत सारे चैलेंजेस थी। ये चैलेंजेस में इंटरनल चैलेंज सबसे पहले आई, क्योंकि इंटरनल चैलेंजेस में उसकी नोबिलिटी के अगेंस्ट में थी। तो बाबर वाज लाइक कि जिसको जाना है जाओ, बगावत मत करना, मैं खाल उखाड़ दूंगा। तो नोबिलिटी को समझ में आ गया कि ये जाने के मूड में है नहीं सर, मतलब नो मूड ऑफ गोइंग बैक। ओके, बाबर ने क्या किया कि अफगानिस्तान के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा, मतलब बिकॉज़ ही वांटेड टू कंसोलिडेट होल इंडियन अफगानिस्तान टुगेदर, नॉर्थ इंडियन अफगानिस्तान प्रिसाइजली। तो उसने प्लान ये किया कि वहाँ अपने गवर्नर्स को अपॉइंट कर दूंगा, बेटों को अपॉइंट कर दूंगा। तो हुमायूं जो है उसको वापस भेज दिया, बोले तू जा उधर सर, ठीक है। हुमायूं वाज नॉट हैप्पी, बोले पापा बाकी सारे भाइयों को तुमने यहाँ डाला, है ना, मिर्जा असकरी और उन सबको सर, अच्छी जगह पे डाला, और मेरे को तुमने, है ना, अफीम बेचने भेज दिया, वो भी बड़क्षन उज़्बेकों से लड़ने के लिए। बड़क्षन के आजू-बाजू फिर उज़्बेक आते थे लड़ाई करने के लिए, ताजिक उज़्बेक होके ना, बाकी सारी ट्राइब्स आती थी। तो उसकी पाइप कट के फ्लावर हो गई थी, तो वो बड़ा दुखी रहता था सर। पर बाबर ने ये ध्यान रखा कि इंटरनल नोबिलिटी को कुछ-कुछ लोगों को गवर्नर्स के रूप में भेज दिया सेंट्रल एशिया पे, तुम वापस जाओ, है ना, तुम वहाँ गवर्नर बनो। तो इससे क्या हुआ, उसकी लिंकेज बन गई। तो ही डिड नॉट सीवर द कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन एंड द पॉलिटिकल रूट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टुवर्ड्स इंडिया, वरना प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि सेंट्रल एशिया इज द हब, अगर वो सीकर नहीं करेगा तो इंडिया में कोई आएगा, है ना, कि वहाँ से आते थे सब लोग, ईरानी भी आते थे, अफगान्स भी आते थे, उज़्बेक्स भी आते थे, सब लोग वहाँ से आते थे। तो दे यूज्ड टू फियर दिस पार्ट। ओके, कि वो जाना नहीं चाहिए अपना होम, मतलब होम टाउन है जहाँ से अपना शुरुआत हुई थी शासन की। दूसरी उसको इंडिया में एक्सटर्नल चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। एक्सटर्नल 2 चैलेंजेस थी, एक तो राजपूत की जिनका रिवाइवल हुआ, और दूसरा अफगान्स की। अफगान सेंट्रल एशिया के भी हुआ करते थे और अफगान इंडिया के भी हुआ करते थे, इनके साथ उसको लड़ना पड़ा।
ये लड़ने के चक्कर में जैसे पानीपत खत्म हुआ और पानीपत के बाद 2-3 दिन तक तो जलसा पानी हुआ, ये सब कांड किया इन्होंने, आगरा में जाके ताजपोशी किया, तभी विल सिंह राजपूत ने माथा उठा दिया, उन्होंने कहा कि हम ना स्वीकारा, है ना। तो राणा संग्राम सिंह जी, मैंने बताया था पिछले क्लास के अंदर, है ना, ही डिसाइडेड टू टेक इट ओवर सर। ओके, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि पहले राणा संगा ने आवाज उठाया। राणा संगा बेसिकली खानवा की लड़ाई करते हैं, ये खानवा की लड़ाई आगरा के पास लड़ी थी, इसमें बाबर एक्चुअली आ गया था। इसकी इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट में 1527 के अंदर ऐसा कहते हैं कि बाबर वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट सर, गेटिंग अबाउट। ओके, और ऐसी कहानी हुई कि जब ये लड़ाई लंबी चली थी सर, ना 2-3 दिन तक चली थी, और बाबर की जो एडवांस पार्टी थी और जो फ्रंट हुआ करता था, क्योंकि ये तुलगुमा था ना, तो बाबर की तुलगुमा देख के राजपूतों ने भी तुलगुमा फॉलो करना शुरू कर दिया कि भई हम तुम अकेले थोड़ी करोगे, हम भी कर सकते हैं। गेटिंग अबाउट। ओके, बाबर वाज गेटिंग द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, अपनी खुद की दवाई उसको कड़वी लग रही थी, बोले यार ये तो मेरी स्ट्रेटजी लड़के मेरे सामने लड़ने आया है, ठीक है, गेटिंग अबाउट। तो इनिशियली बाबर गॉट वेरी मच डिसहार्टेंड कि उसको मार पड़ गई खानवा में, ऐसी मार पड़ी उसने सोची नहीं थी। एंड देन ही रियलाइज कि उसके सैनिकों का पूरा मोरल डाउन हो गया, कि मोरल क्यों डाउन हुआ, एक तो भारत में रहना परमानेंट हो गया था, सो दे हैव बीन एड्रेस कि तुमको यहाँ पे रहना है, और दूसरा मार पड़ रही है तो और डर गए, समझे नहीं समझे, क्योंकि एक तो तुमने यहाँ रुकवाया हमको परमानेंटली, सोचा था कि हम राजा बन के रहेंगे, यहाँ तो राजपूत राजा हमको रौंद रौंद के मार रहे हैं, समझे नहीं समझे। तो इस वजह के रूप में बाबर को ये चीज समझ में आ गई कि देखो मेरी आर्मी का मोरल नहीं रहेगा तो मैं कट जाऊंगा यहाँ, और खानवा की लड़ाई के पहले दिनों में उसको मार पड़ गई थी, उसके हजारों सैनिक मारे गए। जब ये हुआ तो बाबर की अपनी स्किल्स फिर से निकल गई, जो घाट घाट का पानी पिया था पहले, उसने भी यही हालत देखी थी अपनी, तो उसका 2 बजे तक पिया, समझे नहीं समझे, और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज निकाली, पहले पिया, सैनिकों का मोरल डाउन था, सैनिक भी पी रहे थे, समझे नहीं समझे, इसके सैनिक ऑल दोस पीपल वर विद द बेवड़ा हो गए, तो सबके सब पी गए। उसके बाद बाबर खड़ा हुआ, बोले तोड़ो बाटली को, बोले हम क्यों मातम मना रहे हैं, बोले हम वो लोग हैं जो सेंट्रल एशिया से जीत के आए हैं, हम वो लोग हैं जिसने अफगानों के एम्पायर को डिफीट किया, हम वो लोग हैं जिसने तैमूर की लेगेसी और सपने को कंप्लीट किया, कि हम इसके लिए यहाँ बैठे हुए हैं, बोले आज के बाद कोई नहीं पिएगा, हम गाजी है और गाजी के रूप में यहाँ पे आए हैं और हम जिहाद करेंगे सर, है ना, वी आर फाइटिंग रिलीजियस वॉर। और इस तरह से बाबर ने पूरी राजपूतों के सामने लड़ाई को रिलीजियस वॉर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक, और कहा कि देखो वी आर हियर फॉर स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट, हमारे रिलीजियस स्पिरिट के लिए है। एंड इसके बाद इसके जो सैनिक थे इन सबके ऊपर जो चढ़ा हुआ था दारू पी के बाद सर, गेटिंग अबाउट। बाबर ने कहा कि आज के बाद कोई दारू नहीं पिएगा, समझे नहीं समझे, गेटिंग अबाउट, आज के बाद सब बंद कर देंगे, नाउ विल बी फाइटिंग इन द स्पिरिट ऑफ गाजी, समझे, वी आर योद्धा वॉरियर सर, गेटिंग अबाउट। और इस तरह से उसने खानवा में रिवाइवल किया। ये रिवाइवल का परिणाम ये हुआ कि द मुगल आर्मी वंस अगेन स्टार्टेड फाइटिंग इट आउट इन द सेकंड डे, जब कंसेक्यूटिव डेज में बैटल शुरू हुई। एंड वी विल फाइंड कि ये बैटल में राणा संगा वाज आइसोलेटेड वन मोर टाइम, मतलब संगा वुड हैव डिफीटेड, मतलब ही वुड हैव डिफीटेड बाबर एट दैट टाइम, बट देन वी विल सी कि संगा वाज नॉट एबल टू गेट द लोकल सपोर्ट, क्योंकि द राजपूत एट दैट टाइम वर स्टिल आइसोलेटेड, मतलब दे वर नॉट सपोर्टिंग ईच अदर एज़ वेल। राणा संगा के एम्बिशंस को देख के भी काफी लोगों को वो था ऐसा, गेटिंग। और बाबर की ये जो स्पीच है हिस्टोरिकल सेंस के अंदर, मेडिवल इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने जो लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई और जिस तरह से उसने सैनिकों को एड्रेस किया, उनके अंदर जिस प्रकार का वो है ना कि रॉयल एंट्री का मोटिवेशन डलवाया सर, ओके, उसके बाद उसके सैनिक रुके नहीं, एंड वी विल फाइंड कि पूरी पूरी कहानी बदल दी है, समझे नहीं समझे। तो इस कहानी के अंतर्गत वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है स्टोरी बदली, और स्टोरी का ही परिणाम ये था कि द राजपूत लॉस्ट एट खानवा। अब खानवा की इंप्लीकेशन पानीपत के इक्विवेलेंट लिखी गई है इतिहास में, क्यों, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स जो राजपूत डायनेस्टीज हुआ करती थी वो खत्म हो गई, खत्म होने मतलब ऑलमोस्ट विल फाइंड की कहानी पूरी तरह से बदल जाती है, ओके। इनफैक्ट खानवा को लेकर बाबर ये क्लेम करता है कि मेरे साथ राणा संगा ने गद्दारी की थी और इसके लिए राणा संगा ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि हम 2 फ्रंट करेंगे, वो आया नहीं, सर, ओके। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम कहानी पूरी तरह से बदल गई, एंड वीसी की जो गेम हुई, ये गेम के परिणाम स्वरूप जो खानवा है उसने भारतीय इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि राजपूतों की जो फॉर्मिडेबल ताकत जो थी वो पूरी तरह से टूट जाती है सर, ओके। एंड बाबर खानवा में जीता, मतलब आगरा के आजू बाजू वाले रीजन में जीता है, और आगरा के आजू बाजू राजपूत फोर्स थे, जैसे धौलपुर में था, ग्वालियर में था, इन सब जगह के ऊपर भी अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करेगा। दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही विल बी गोइंग इवन अप टिल अलवर एज वेल सर, ओके। तो अलवर में वी विल सी कि मेवाड़ वाला जो रीजन है वहां पे एक लोकल रूलर था हसन खान मेवाती, उसके भी उसने किले ले लिए सर, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो बाबर है उसके लिए फायदा ये हुआ कि वो फिर मालवा की तरफ उसका ध्यान लगाता है सर। तो कहानी ये है कि मालवा एट दैट टाइम वाज कंट्रोल्ड बाय नॉट होल ऑफ राजपूताना, बट द रीजन्स इन एंड अराउंड दिल्ली, आगरा, बयाना, भरतपुर, धौलपुर एंड अलवर, है ना, और वहां से लेके सेंट्रल इंडिया तक के रीजन्स में राजपूत स्टेट्स जो थे वो बड़े डोमिनेटिंग थे। पर जैसे ही खानवा ये हारे ना सर, ओके, द राजपूत डायनेस्टी में प्रिसाइजली राणा संगा, सो ऑल द लोकल फोर्ट्स दैट वर कैप्चर्ड बाय द राजपूत आल्सो फेल अंडर द बाबर कंट्रोल, गेटिंग अप। और खानवा के बाद उसको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि देखो आई कैन डू दिस थिंग्स। राणा हैड अ ड्रीम ऑफ एक्सटेंडिंग द राजपूताना एम्पायर अप टू दिल्ली एंड आगरा, but the strength and the dream of the Rajput had been broken, getting over. And the Rajputs who dreamt of building an empire in the northern India was over by this time. समझे नहीं समझे। खानवा के बाद अब ये कंडीशन राजपूत शासकों की रही नहीं रही थी कि नाउ दे कुड फाइट आउट द मुगल्स, नो डाउट दे ट्राइड द बेस्ट, ओके, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वी विल फाइंड कि अब जो एम्पायर बिल्डिंग का सपना है वो खत्म हो गया था। खानवा में ही राजपूत की मिलिट्री पावर जो थी वो भी प्रदर्शित हो चुकी है कि irrespective of strength, if you do not have the strategy and the support in a military base, okay, and the spirit, you won't be able to basically fight out against the Mughals, okay. और इसके बाद हमको ये भी देखने को मिलती है कि मेवाड़ जो है उसकी भी थोड़ी समय तक शक्ति कम हो जाएगी, getting over, and we will find कि मारवाड़ became a very important authority in the whole Rajputana politics. तो आप देखोगे तो मारवाड़ बिकेम द फर्स्ट रीजन जिसने पीवीसी की उसके बाद फिर संघर्ष कंटिन्यू किया, और मारवाड़ और अंबर यानी कि जयपुर वाला स्टेट है उसने ही फिर मुगलों के साथ अलायंस कर दिया, पर मेवाड़ कंटिन्यू टू फाइट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि खानवा में ये देखा गया कि मेवाड़ की भी इंडिविजुअल डिफीट है, और जो राजपूताना किंगडम से जिसमें मारवाड़ भी था, जिसके अंदर आमेर भी हुआ करता था, बूंदी भी हुआ करता था, वो धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो फिर मेवाड़ के अंदर में जाता है। राजपूत में राजपूत कॉन्फेडरेसी को भी देखना है ना हमें, तो आप देखोगे अकबर तक आते आते सबसे पहले आमेर बिकेम द फर्स्ट अलाई ऑफ अकबर, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। आफ्टर दैट इमीडिएटली जैसलमेर एंड द रीजन ऑफ मारवाड़ बिकेम एन अलाई ऑफ अकबर। आप देखोगे जोधपुर से लेकर जैसलमेर ये सब के सब बेसिकली धीरे धीरे अकबर के अलाई बनने शुरू हो जाएंगे सर। अमरकोट के अंदर ही अकबर का जन्म होता है, हुमायूं को भी अलाई के रूप में विल सी की ये कंसीडर करते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि राजपूत की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी जो मेवाड़ की दबदबा था ना, कि जिस तरह से मेवाड़ का क्लैन चलता था, चित्तौड़ का गढ़ चलता था सर, ठीक है ना, वो भी टूट गया। तो खानवा इज नॉट ओनली सेटबैक टू द राजपूत एम्पायर बिल्डिंग, बट इट्स आल्सो सेटबैक टू द स्टेट ऑफ मेवाड़। देन मेवाड़ विल कंटिन्यू टू रिमेन आइसोलेटेड, और ये कॉन्फ्लिक्ट फाइनली जब हल्दीघाटी में भी आया तो इट वाज मेवाड़ वर्सेस मारवाड़। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हल्दीघाटी में था कौन थे? अकबर तो वी विल सी कि मतलब आमेर था, मारवाड़ सीधा सीधा नहीं था, बट आमेर हुआ करता था। कहने की बात यह है कि जयपुर स्टेट था, बट वी विल फाइंड कि मारवाड़ एंड जयपुर, दैट इज द आमेर, बोथ द स्टेट्स बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स एंड अलाइज ऑफ द मुगल एम्पायर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो मानसिंह के साथ, और वी विल सी कि यहाँ
राणा प्रताप की जो संघर्ष हो गई है उसमें राजपूत वर्सेस राजपूत कॉन्फेडरेसी आई ना, तो ये खानवा से शुरू हुआ था जहां राजपूत कॉन्फेडरेसी टूटी, और ये कंक्लूड हुआ हल्दी घाटी में जहां राजपूत ही राजपूत के सामने लड़ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? खानवा की सिग्निफिकेंस ये है साहब, याद रखना जरूर कि आफ्टर द डेथ ऑफ राणा संग्राम सिंह उसके बाद भी घटा, उसके बाद भी चुप नहीं रहे सर। आप देखिए खानवा खत्म होने के बाद वो वापस मेदिनी राव को मोटिवेट करने चले गए, मतलब उनका जज्बा देखिए बहुत ज्यादा फौलादी था। व्हेन इन 1527 व्हेन राणा संगा लॉस्ट, ही रियलाइज कि मेरे राजपूत सपोर्टर्स में इंटरनल राजपूताना पॉलिटिक्स में तो मेरी कॉन्फिडेंस टूट रही है। सो देन ही वेंट टुवर्ड्स चंदेरी। चंदेरी में जाके उन्होंने मेदिनी राव को खड़ा किया, बोले काम करो तुम आगे खड़े रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, सो गेटिंग ओके। एंड इस पीरियड में मेदिनी राव की जो कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो जब आक्रमण हुआ बाबर का तो इनके साथ पहले बात करने की बात हुई सर, गेटिंग ओके। बट देन वी विल सी कि मालवा के अंदर राणा संगा पहुंच गए, बोले मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, देखते क्या होगा सर, गेटिंग ओके। सो द राजपूट्स वर डिटरमाइंड टू फाइट इट आउट। बट देन एक साइड के ऊपर हमें देखने को मिला कि राणा संगा को मार दिया गया एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी सर, विद इन द गेम ओनली इंटरनल कॉन्स्पिरेसी में। और दूसरी साइड के ऊपर हमें पता चलता है 1528 के जनवरी या फरवरी तक आते द फोर्ट ऑफ दिस थिंग चंदेरी वाज कैप्चर्ड। इनफैक्ट दो जगह के ऊपर आपको जौहर मिलेंगे, खनवा के बाद भी जौहर हुआ और चंदेरी के बाद भी जौहर हुआ, ठीक है। क्योंकि राजपूट्स टू सेफगार्ड देयर ऑनर डिग्निटी, है ना, द वुमेन ऑफ द राजपूत द होट फोर्स, ओके, दे डिसाइडेड टू लाइक नो नॉट टू बी लाइक अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स, तो दे डिसाइडेड टू गिव देयर लाइव्स, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है कि इसके बाद इसकी इंप्लीकेशंस ये भी हुई सर, है ना, जौहर की इंप्लीकेशंस भी आपको मिलती है। और इसके बाद मेवाड़ जो है एक ऐसे स्टेट के रूप में निकल गया जो हमेशा आइसोलेटेड होगा। मालवा तो फिर लेटर ऑन फिर मुगल के कंट्रोल में आ गया, बट देन मेवाड़ कंटिन्यू टू रेजिस्ट द मुगल हेजेमनी। तो खानवा और चंदेरी की दो इंप्लीकेशंस हुई कि मेवाड़ की इंप्लीकेशंस या मेवाड़ की इंपॉर्टेंस जो है जो स्टेट के रूप में थी वो कम होती है, और मारवाड़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ेगी। और उसके बाद आमेर की, ये अंबर जो स्टेट है, जयपुर स्टेट है, उसकी भी इंपॉर्टेंस अब ज़्यादा बढ़ेगी इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द राजपूत कॉन्फेडरेसी। एंड दिस टू स्टेट्स वर द फर्स्ट स्टेट्स हू बिकेम द allies, उन्होंने रियलाइज कर दिया कि अब गेम पलट गई है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ फाइटिंग, बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट ऑफ फाइटिंग, लेट अस बी एन ally टू द मुगल्स। तो बाय द पीरियड ऑफ वी विल सी कि हुमायूं अकबर सबसे पहले उनके साथी बन गए। 30 सालों के अंदर आप देखोगे पूरी गेम बदल जाएगी। अंबर ने शुरू किया था आमिर ने, है ना। आमिर के बाद फिर मारवाड़ भी उनका साथी बन गया मैट्रिमोनियल अलायंसेस के रूप में। आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बेनिफिटेड द मुगल एम्पायर, हाउ बेनिफिटेड द राजपूट्स फॉर अ ब्रीफ पीरियड, ना समझे। बट लेटर ऑन वी विल फाइंड कि इट एक्चुअली बैकफायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर। तो एक साइड के ऊपर राजपूत जो इश्यूज थे वो अकबर इसने बाबर ने सेट कर दिए। ये इश्यूज विल सी कि उसको अफगानों के साथ भी लड़े, क्योंकि अफगान सोल्ला गेम छोड़ेंगे नहीं। अफगान सोल्ला है कि तुमने भले राजपूत कॉन्फेडरेसी को डिफीट किया है, बट विल मेक श्योर ही विल कीप ऑन फाइटिंग सर। एक्चुअली बाबर को आप समझने की कोशिश करिए, राजपूतों के साथ लड़ा संघर्ष उसने खानवा किया तो वो घबरा गया था एक्चुअली। एंड घबरा इसलिए गया था क्योंकि उसको पता था कि हर बार वो 2 बजे दारू पीने के बाद धमाल करने का मतलब मोटिवेशन कितना लाएंगे सर, हर बार लोग थोड़ी मोटिवेट होंगे। तो उसने मेदिनी राय को जागीर ऑफर कर दी थी, उसने कहा कि तुम संदेरी को सरेंडर कर दो एंड हम साथ में रहेंगे, ओके। तो मेदिनी राय को पीछे राणा संगा ने चढ़ाया, बोले क्या करने जा रहे हो, ठीक है समझे, है ना, कि व्हाट यू आर डूइंग ट्रीटी, ना, जो ये हमारी कॉन्फिडेंस को तोड़ने आया है। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि फिर राणा संगा तो मर गए, उनको मार दिया गया अंदर की गेम से, और फिर बाबर ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जीता। तो मेदिनी राय डिड नॉट सरेंडर नाइदर ही डिड ट्रीटी। दूसरी साइड पर अफगानों के त्रास बढ़ा बाबर को। अफगानों का क्यों बढ़ा, क्योंकि इब्राहिम लोदी तो मर गया पानीपत में, और इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। महमूद लोदी वाज लाइक कि मैं अपना गेम करूंगा, बाबर को भगाऊंगा। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम महमूद लोदी ने ईस्टर्न इंडिया में, मतलब बिहार, बनारस और उसके आजू-बाजू वाले रीजन है, वहां पे लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उसने कहा कि लेट अस फाइट इट आउट, करेंगे अपन, ओके। तो इसने ईस्टर्न पार्ट में बिहार से विद्रोह बगल कर दिया अफगानों ने। इसके विद्रोह को देख के बाबर ने पहले एक बेटा उसका हुमायूं था, तो हुमायूं वाज इन सेंट्रल एशिया, तो बड़काशम में था अफगानिस्तान। दूसरा बेटा था मिर्जा अस्करी जो यहाँ पे पोस्टेड था यूपी में संभल में। तो उसको कहा कि तुम जाओ पहले लोदियों से लड़ने के लिए, बचे बचे लोदी को मारना, ठीक है। ये गया तो सही सर, है ना। देन मिर्जा अस्करी गिव द मैसेज टू हिज फादर कि पापा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। ये पानीपत जैसा नहीं है कि इस बार तो अफगान बड़े स्ट्रांग हो गए हैं सर। सो दे नो हाउ टू लाइक नो कॉन्फ्लिक्ट एंड दे आल्सो नो हाउ टू फाइट इट आउट एज़ वेल। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाबर will make sure he will personally lead against the Afghans. In 1529, 1529 के अंदर ही बाबर उसके बाद संघर्ष लोदियों के सामने। अब उसने देखा कि अफगान्स जो है वो विद्रोह कर रहे हैं, दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ बंगाल। बंगाल में उस साइड में हुसैनी डायनेस्टी थी, उसमें नुसरत शाह करके एक राजा थे, समझे। तो बाबर ने कहा बंगाल के राजा को कि देखो मुझे ना ही बंगाल जीतना है, ना ही मुझे बंगाल को कॉन्कर करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव तो एक ही है कि मुझे अफगानों को खत्म करना है। अफगान तुम्हारे और मेरे बीच में एक सैंडविच के रूप में है, समझे नहीं समझे, कि मैं यहाँ दिल्ली आगरा में बैठे बैठे कंसल्टेशन कर रहा हूँ, अफगान बीच में है, इधर बंगाल है, मेरे फ्यूजिटिव से इनको कहीं आश्रम मत देना, बाकी मुझे तुम्हारा बंगाल दीजिए, ओके। इस तरह से बाबर ने बंगाल को एश्योरेंस दे दिया। बाय गिविंग एश्योरेंस टू बंगाल, बाबर मेड श्योर कि अफगान से उनको क्रश किया जाए बीच में से, गेटिंग पॉइंट। तो प्लान तो इसका यही था कि कुछ बड़ा करेंगे। प्लान तो यही था कि उसने फिर अफगानों के साथ घाघरा की लड़ाई भी की, बैटल ऑफ घाघरा, बट द अफगान चीफ्स कंटिन्यू टू रेजिस्ट, गेटिंग पॉइंट, ओके। कुछ अफगानों ने सरेंडर भी कर दिया, पर इनके अंदर की जो आग थी वो चलती रही। बाबर का प्लान ये था कि मेरे जितने भी ऑफिशियल्स और मेरे जितने जो भी लोग सरेंडर कर रहे हैं, इनको यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जागीर देके इनको यहाँ बिठा देता हूँ। और इस तरह से वी विल कम टू नो कि बाबर स्टार्टेड इशूइंग द लैंड टू दोस ऑफिशियल्स हु वर सेटलिंग इन इंडिया एंड दे वर ऑल गिवन समथिंग कॉल्ड एज जागीर लैंड्स, ओके ना। उसमें उसने क्या दिया, जागीर की जमीन दे दी, और कहा कि तुम जो है वो जागीर की जो लैंड है वो रखो, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करो, 2 पैसा तुम कमाओ, 2 पैसा मैं कमाऊंगा सर, ठीक है। प्लान तो इसका ये था कि अफगानों को पूरी तरह से फुल प्रूफ से हटा दी जाए, बट समहाउ वी कुड नॉट डू दैट। एक्चुअली प्लान ये हुआ कि 1529 में जब घाघरा की लड़ाई हुई तो अफगान्स वर स्टिल बेसिकली इंटैक्ट इन ईस्टर्न पार्ट, इसमें वो सूरी अभी भी जिंदा है। सूरी कल के क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे वो वापस आएगा सर, ठीक है। लोधीस को टेम्पररी सेटबैक पड़ा था, मैंने समझे, क्योंकि वो टूट गए थे, पर उतने टूटे नहीं थे क्योंकि अभी भी दूसरी अफगान ब्रांचेस भारत में है। बाबर वांटेड टू फिनिश देम एंड वाइप इट आउट, बट द प्रॉब्लम विद बाबर वाज दैट ही कुड नॉट डू दैट, क्योंकि 1529-30 के अंदर उसको जानकारी मिली कि उसका बेटा सबसे प्यारा लाडला, समझे नहीं समझे, अफगानिस्तान में जो पोस्टेड था बड़क्षर में गवर्नर के रूप में, वो भाग गया। और भागने के बाद वी विल फाइंड कि नशेड़ी बन के कहीं और सॉल्यूशन पी के पड़ा हुआ है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो उसने उसको ढूंढा, बोले कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया सर, ठीक है। तो ढूंढने के बाद पता चला कि यहाँ इंडिया आया हुआ है, मिर्जा अस्करी के पास गया था, इधर गया था। तो बाबर ने उसको कहीं से उठवाया, बोले ढूंढ के लेके, उसको एडमिनिस्ट्रेशन था उसका, तो ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे ये है सर, ठीक है, समझे। एंड उसने देखा हुमायूं बड़ा बीमार हुआ है सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हुमायूं की उसने सेवा चाकरी की, खुद भी बीमार था बाबर सर, समझे नहीं समझे। एंड वी विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन लिवर का प्रॉब्लम हो गया था उसको, हुमायूं को भी यही था, ये सब इसमें हो गया था, ठीक है। अकबर के भी 3 हो गए थे।
तीनों के तीनों बंदेरी थे, उसमें तीसरा बच गया जहांगीर, सलीम सर, ऊपर के दो बेचारे मर गए। तो अब इतना यंग एज में एम्पायर बना के बैठे हो, रिसोर्सेज ज़्यादा है ना? सब 26 लाख पाउंड के इक्विवेलेंट है। लेनपुल करके ऑथर है, लेनपुल ने लिखा है 26 लाख पाउंड वाज द एनुअल रेवेन्यू दैट बाबर वाज गेटिंग फ्रॉम इंडिया एट दैट टाइम। उसने ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट किया। 26 लाख पाउंड आप उसके बाद समझ सकते हो कितनी बड़ी रकम होगी जो ये लोग कमा रहे थे इंडिया के अंदर से, ठीक है ना? अब आपने कभी देखा ही नहीं था इतना सारा पैसा, स्प्रिंग थियरी ना उछल गया, तो शराब कबाब सब कुछ कहानी आपको मिलेगी, सब यही होगा। तो बाबर के साथ ये हुआ कि बाबर खुद की सेवा करने के चक्कर में खुद बीमार हो गया था। वो थोड़ा उसमें भी चला गया था कि मेरे छोकरों को क्या हुआ है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा था कि दो चीजें हमें मिलेगी, वी विल सी दैट उसके अंदर की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी थी। दूसरी कहानी के अंदर हमें ये भी पता चल रहा है कि वो खुद भी बीमार हो रहा था। तो 1530 में उसकी मृत्यु हुई। जाते जाते बाबर मतलब कुछ 50 ईयर्स की एज थी उसकी, 49 50 ईयर्स की, तो उसने कहा कि भाई देखो जो हुआ सो हुआ है ना, मुझे यहाँ भारत में मत दफनाना, अगर दफना भी रहो तो फिर अफगानिस्तान में लेके जाना। और इस तरह से उसने अपने एम्पायर को अपने 3 बेटों के बीच में कर दिया कि कहा भाई चलिए सर ठीक है ना, जो बीत गई सो बात गई, और सबको संभाल के रखना, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, है ना, एम्पायर बिल्डिंग के रूप में। और आगे की कहानी अब आप लोग लिखिएगा भारत के अंदर से। इसमें फिर हुमायूं बाबर के ऊपर आएगा इन 1530 में बाबर की मृत्यु होती है तब। अब बाबर के पॉइंट ऑफ से हम लोग को क्या याद रखना है, वो है बाबर की इंपैक्ट इंडिया में क्या हुआ। बाबर की किताब लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा नाम की किताब के अंदर बाबर ने अपने आप को ये लिखा था कि देखो मुझे बहुत सारी चीजें वी विल फाइंड की अच्छी लग रही है और कुछ कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही। तो यूपीएससी एक बार सवाल पूछता है कि बाबर हैड बीन अ कल्चर्ड, ठीक है, समझ गेटिंग ओवर, ओके, हाउ डज सुजुकी बाबरी टेस्टिफाई दैट बाबर वाज अ कल्चर्ड मैन। अब अपनी किताब खुद लिखेगा तो अपनी अच्छे गुणगान गाएगा ना सर, ठीक समझ, है ना, उसको कल्चर में इंटरेस्ट है, वो क्या-क्या चीजें करने की कोशिश कर रहा है, तो अपने बारे में तो अच्छी चीजें गुड गुड थिंग्स, ओके, समझे। सो बाबर्स मेमोरीज व्हिच इज कॉल्ड एज सुजुकी बाबरी आर गेटिंग ओवर, ओके, इट वाज रिटन इन तुर्की, तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। लेटर ऑन वी विल फाइंड इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू वी कैन से पर्शियन लैंग्वेज, नामा बन गया, ठीक है। और वहां से ही वी विल सी कि इतिहास के रूप में उसने कंट्रीब्यूट किया। समझ में आया आपको? तो पहली चीज आपको समझ में आई कि बाबर पानीपत के बाद क्या किया, तो पानीपत के बाद उसकी लड़ाई होगी अपनी नोबिलिटी के साथ। क्यों? क्योंकि उसके नोबल्स मना कर रहे थे कि हमको नहीं रहना है, बट वो फिर रुक गए। उसकी दूसरी लड़ाई वी सी की अफगानों के साथ हुई और राजपूतों के साथ हुई। हुमायूं को उसने रॉयल एंट्री के लिए बुलाया और ओनर वोनर पहना, मौज कर दी उसने, ठीक है। लोधी की फैमिली को भी उसने माफ कर दिया, फिर लोधी ने उसको जहर देने की कोशिश की, उसमें महमूद लोधी इंडिपेंडेंट होता है, वो अपनी गेम करेगा। तो नोबल्स को उसने पहल दी कि भाई देखो इंडिया के रिसोर्सेज से तुमको मदद कर सकते हो, बाकी तुम जाना हो तो जाओ अफगानिस्तान में, मिलेगा कुछ नहीं, वरना रह जाओ तो ठीक रहेगा सर, ओके। तो इस तरह से बाबर नोबिलिटी को साथ में लेके आ गया। उसके बाद पानीपत के बाद राजपूत राजाओं ने जिस प्रकार से उसमें बड़ी लड़ाई होगी, तो बाबर सोच रहा था कि मैं लोधियों को डिफीट करूँ और ये करूँ वो करूँ, बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि उसने राणा को आरोप लगाया कि राणा ने मेरे साथ गद्दारी की है। खैर मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर एक अलग ही डिबेट चल के आई है। तो राणा संगा उस पीरियड में प्रॉमिस थे, उन्होंने मेदी राय का भी सपोर्ट किया था। मेदी राय बेसिकली मालवा के सबऑर्डिनेट थे, तो मालवा इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो इस वजह से रूप में हसन खान, मेवात, महमूद लोधी ये सब के सब साथ में आ रहे थे और राणा को खानवा के अंदर बड़ा सक्सेस भी मिला। इट वाज वेरी डिमोरलाइजिंग फॉर बाबर्स आर्मी सर। बाबर उस टाइम पे अपने आप को कहा जाता है, वो कहता है कि वी आर फाइटिंग अ रिलीजियस वॉर, जिहाद करने निकले हैं ना, बाकी बाकी सब तोड़ देंगे, पहले खुद पिया फिर उसने बंद कर दिया, बोले नहीं आज के बाद नहीं सर, ओके, हमारी सेना के अंदर डिसिप्लिन खत्म हो गया है, समझे ना, वी हैव लॉस्ट आवर डिसिप्लिन एंड द फोर्स दैट वी यूज्ड टू कैरी। तो इस तरह से खानवा की जो फाइनल बैटल हुई, तो उसमें बाबर ने फिर लड़ाई की। इस लड़ाई के अंदर विल सी कि राजपूत लॉस्ट, राणा संगा भाग गए, उसके बाद वो मेदी राय के पास थे मदद लेने, उसको हेल्प करने के लिए, और राजपूतों ने बड़ी मात्रा में जोहार किया सर, ठीक है। खानवा की सिग्निफिकेंस ये रही है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो राजपूताना का जो यूनाइटेड एम्पायर बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा, उनकी मिलिट्री पावर खत्म होती है, इनकी प्रेस्टीज भी गई, मोरल भी गया, गेटिंग पॉइंट, सोवरेनिटी भी चली जाती है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बताया मेवाड़ मारवाड़ या मेवाड़ वर्सेस अदर्स की कॉन्फ्लिक्ट अब शुरू होगी, और मेवाड़ उसके बाद आइसोलेटेड ही रहा टिल द टाइम द 18th सेंचुरी राजपूत रियलाइज कि भाई हम किन लोगों के साथ बैठ गए थे, समझ, गेटिंग पॉइंट, ओके। वो तो बहुत 18th सेंचुरी में पता चला इनको, जयसिंह ने जब कॉन्फिडेंसी बनाई, जयसिंह सवाई जयसिंह अगर आपको पता होगा एंटी मुगल लीग बनाते 1707 के बाद, द रूलर ऑफ द मॉडर्न डे जयपुर सर, ओके। तो यही बेसिकली जयपुर था, यहाँ पर स्टेट था जिसने सबसे पहला लैंड किया था। तो 200 साल के बाद इनको रियलाइजेशन हुआ सर कि भाई हम किनकी सपोर्ट करना बैठ गए थे फॉर आवर पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, ओके। मारवाड़ से दुर्गादास राठौर निकल के आए थे जिन्होंने औरंगजेब के सामने बगावत किया था, ठीक है। तो कहानी ये है कि मेवाड़ फिर आइसोलेट होगा, बाकी सारे विल सी कि इनके फिर साथी बन जाएंगे सर, धीरे-धीरे अभी नहीं होंगे। तो जो चीज़ पानीपत ने नहीं की वो चीज़ खानवा ने की, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी मिलिट्री जो ऑब्जेक्शन दो राजपूत दे सकते थे खत्म हो गए, और खानवा बिकेम अ वेरी की नोट इन द लाइफ ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके बाद बाबर रुका नहीं, फिर वो चंदेरी चला गया क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे भी राजपूत स्ट्रांग होल्ड है, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और चंदेरी में बेसिकली फिर राजपूत यहाँ हार गए, बेदनी राय मैंने आपको बताया, राणा संगा ने रिवाइव करने की कोशिश की, इनको घेर दे दिया गया। चंदेरी के ऊपर जनवरी 1528 में सीज हुआ, जौहर यहाँ पे भी होता है, और पूरा नॉर्थ इंडिया रुक गया, राजस्थान, मालवा, अलवर, ग्वालियर, है ना, सिकरी तक का इनका डोमिनेशन हो गया सर, कोई रोकने वाला नहीं था। प्लान तो ये था कि भारत को और भी विस्तार में जाए, फिर घाघरा की लड़ाई हुई है ना, बट लोग घाघरा में महमूद लोधी, द ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोधी, एंड वो बंगाल के साथ कॉन्टेक्ट में था ईस्टर्न पार्ट में। तो प्लान तो ये था कि कुछ बड़ा कर दे, पर बाबर नुसरत शाह के साथ ट्रीटी करके आया कि देखो तुम मेरे दुश्मन को मदद मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं करूंगा सर, ओके। तो इस तरह से खानवा, चंदेरी और घाघरा के बाद अफगान मैनेजमेंट टेम्पररी कम हो गया था, नॉर्थ इंडिया सबमिशन में आ गया। कहानी तो ये थी कि इससे बड़ा एम्पायर का सर, ओके। प्रॉब्लम ये हुआ कि उसने जागीर देने की शुरुआत की, बट द लैंड दैट वाज गिवन टू द ऑफिशियल्स, जागीर वाज द लैंड सर, ओके। बट 1530 तक आ गया तो मृत्यु हुई काबुल के अंदर, फिर उसको लेटर दफनाया गया, पहले आगरा में दफनाया था, उसके बाद उसको काबुल में दफनाया गया सर, ठीक है। उसने ये भी लिखा था कि मैं खुश नहीं हूँ बाबरनामा के अंदर, और मेरे छोटे लोग की हरकत के कारण मुझे बहुत ही दुख हो रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ही सेइंग दैट माय सन्स आर वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट आई एम अनहैप्पी इन लाइफ, समथिंग, गेटिंग पॉइंट। उसने ये भी कहा कि मेरे लिए कोई मकबरा वगैरह मत बनाना है ना, आई डोंट वांट टू मेक एनीथिंग, ओके, आई वांट टू बी लिव लाइक दिस ओनली सर, ओके। तो पर्सनालिटी वाइज वी विल फाइंड कि अलग ही प्रकार का बंदा है ना, रिलीजियस भी था, रिलीजियस में बेसिकली सुन्नी इस्लाम को फॉलो करता था, इसको इसके कारण विल फाइंड कि इसका इस्लाम का जो इंटरप्रिटेशन अलग आपको मिलेगा, बट कोर्ट के अंदर सबको साथ में लेके चला था, गेटिंग पॉइंट, ओके। अपने आप को गाजी का भी टाइटल देता था, जब उसको समझ में आया कि भाई जब जिहाद करने जाना है, सब जगह नहीं किया सर, आई गेस पानीपत की पहली लड़ाई में वो गाजी नहीं कहता है ना, क्योंकि तब उसको रिलीजियस वॉर करनी थी, दोनों साइड पर मुस्लिम किंग्स लड़ रहे हैं, लेटर पीरियड में कुछ जगह के ऊपर आपको मिलेगा कि मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम में भी गाजी का टाइटल आएगा। ही वाज वेरी स्मार्ट पर्सन एज वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो उसको ये चीज बड़ी क्लियर कट पता थी, इनफैक्ट ये पार्टी के कारण ही डूब गया, समझे, 48 साल को मरने की उम्र थोड़ी है सर, ठीक है। तो बीमारी थी सर, है ना, तो नशा वशा बहुत था सर, एंड यू विल फाइंड कि ये उसकी जहांगीर तक आपको मिलता है सर, औरंगजेब को थोड़ा उस टाइम पे ही स्टेड फॉर 90 इयर्स। औरंगजेब वो बेसिकली रिलीजियस पर्सन भी था ना, बहुत काइंड ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी मानता था, तो ही वाज अवे फ्रॉम ऑल दिस वाइसेस, है ना, तो वो लंबा टिकता है वो सर, ठीक है। उसको पता था कि देखो ये सब चीजों से तो शरीर खराब हो जाएगा, लाइफस्टाइल उसकी कंपैरेटिवली बाकी से राजा बहुत अलग थी, है ना, एक ही था मकसद, साम्राज्य बनाओ, अपना एम्पायर डोमिनेट करते रहो सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि बाबर ये गेम करने की कोशिश करेगा, इनफैक्ट बाबर के समय से ही राजपूत मुगल अलायंस की भी शुरुआत करने की कोशिश की थी, एंड वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम द राजपूत मुगल एम्पायर अलायंस हैड स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, ओके। इसको आगे डिस्कस करेंगे। खुद भी पोएट्री भी लिखने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाबरी के अंदर लिखा है कि मेरे को पोएटिक स्टैंजास लिखना बहुत पसंद है ना, उसको मसंद भी कहते हैं, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि
कंपाइलेशन है जो ऑलमोस्ट टू बी कम टू नो कि मिडिवल इंडिया के अंदर अमीर खुसरो से लेके सैकड़ों लोगों ने किया था सर, ठीक है समझे। इसने ही भारत में आर्किटेक्चर का निर्माण किया, 4 बार आर्किटेक्चर का निर्माण किया, उसके कोड के अंदर पेंटर्स, म्यूजिशियंस ये सब कुछ आपको मिलेंगे। और सुजुकी बाबरी ने उसने काफी सारी चीजें बताई है सर, ओके, कि भाई ही वाज व्हाट ही वाज ऑब्जर्विंग व्हाट ही वाज राइटिंग सर, ओके। सुजुकी बाबरी सिग्निफिकेंट है, उसने खुद अपनी कमियां भी बताई है, जैसे उसने बताया कि अपने को थोड़ा है ना पीने का शौक है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पर कुछ जगह के ऊपर उसने क्या कहते हैं कि कमियां मतलब है ना छोड़ दिया है, हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी में लिखा है बट इट इज नॉट इन अ कंप्लीट वे सर, ठीक है। तो इस तरह से उसने आर्किटेक्चर का निर्माण किया, भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना करवाई एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि सिंपल एशिया तो नहीं जीता जहां उसको जीतना चाहिए था, पर भारत जीत पाया सर, ठीक है समझे। तो कंधार एंड काबुल का फिर से कनेक्टिविटी होना, अपने आप को बेसिकली एस्टैब्लिश करना, ट्रेड एंड कॉमर्स का फिर डेवलपमेंट होता है, राजपूत कॉन्फिडेंसी को उसने थोड़ा मैंने आपको बताया है ना। उसने बाबरनामा वहां तक लिखा है कि भाई देखो मुझे लोगों के अंदर डर फैलाना है और कैसे फैलाऊंगा सर, ठीक है। तो ये अकबर ने भी किया था, खोपड़िया वी विल सी दैट बनाता है ना सैनिकों की, मतलब जो हारे हुए राजा लोग थे यहाँ के इंडियस, और उनको बेसिकली पकड़ के टू मेक द स्कल ऑफ द ओपोनेंट्स, खूंखार व्यक्ति था इस तरह, जस्ट टू मेक श्योर कि उसका फियर रहे। और उसको ये चीज पता थी कि दिस इज हाउ आई विल बी रूलिंग सर, मेरे को जो भी काम करना है ऐसे ही करना है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में से कोई चेंज नहीं किया था, शासक के रूप में सर, क्यों नहीं किया था, क्योंकि खाली जागीर दे रहा था, जस्ट टू नो द पीपल, एंड ही न्यू दिस पार्ट की लैंड को एनेक्स करो और जागीर को ओपन करो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं सर, ओके। एंड मिलिट्री के पॉइंट ऑफ से काफी ठीक-ठाक चीजें करता है, इनफैक्ट इसके 4 साल में लड़ाई लड़ाई होगी। तो जब हुमायूं पावर के ऊपर आएगा तो खजाना खाली हो जाएगा, है ना। तो हुमायूं की तो हालत खराब थी यार, ये क्या हो गया, इसने पापा ने सत्ता तो दिया पर ऐसे खजाना खाली करके सब कहीं लोन देके, समझे, लोन मेरे को चुकानी पड़ रही है सर, ओके। व्हाट इज द पॉइंट। तो कहानी आपको ये मिल रही है कि वी विल सी कि एज अ रूलर ही वाज मोर ऑफ अ मिलिट्री लीडर रेदर देन अ किंग सर, ओके। मतलब इस इंप्लीकेशन कैन बी सीन कि एक शासक के रूप में वो कम था, अच्छा इंपैक्ट नहीं कर पाया, 40 साल तो उसने लड़ाई की, क्योंकि पानीपत किया, पानीपत के बाद खानवा किया, फिर चंदेरी किया और घाघरा किया सर, ठीक है ना। तो ऐसे याद करते हैं ना पीकेसी सर, ठीक है ना, तो पीकेसी पैकेज के रूप में वो पूरा काम करता है, ठीक है। तो एक चीज उसकी गलत भी थी, एक चीज अच्छी भी थी। अच्छी में ये थी कि मोनार्की को उसने एस्टैब्लिश किया, मुगल राजपूत रिलेशंस का फिर इसके बाद नए सिरे से डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। धीरे-धीरे करके उसने इसी की जो जागीर सिस्टम की फाउंडेशन की थी, उसमें फिर आगे डेवलपमेंट लेटर पीरियड के अंदर होगा और उसने फाइनली फिर ये बाबरनामा लिखी। बाबरनामा के अंदर बताने की कोशिश की कि भाई मेरे को क्या इंटरेस्ट है। बाबरनामा इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे कल परसों की क्लास के अंदर सर, है ना। एंड वी विल ट्राई टू सी कि व्हाई बाबरनामा हाइलाइट्स दैट बाबर वाज अ कल्चर मैन, है ना। ये मतलब कहानी क्या है कि भाई समझ नहीं समझिए तुझको बाबरी सच्ची में था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर दूसरा ये है कि कमेंट ऑन द तुर्को मंगोल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, मतलब राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वी विल फाइंड कि टू व्हाट एक्सटेंट इट वाज अडॉप्टेड बाय बाबर हुमायूं, उसके ऊपर भी आएंगे, वो तो मोनार्की के ऊपर है, पर अभी नहीं जा रहा, अभी तो पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री वही कवर कर रहे हैं सर, ठीक है ना। तो आज इतना रखते हैं एंड अभी 2 दिन है हमारे पास, 11 और 12 तारीख। तो 2 डेज में हम लोग सूरी डायनेस्टी तक खत्म कर देंगे, मतलब आपके सिलेबस का टॉपिक है ये वाला सर, ठीक है ना समझे। 15 नंबर का टॉपिक है वो हम बेसिकली खत्म कर देंगे, 15 नहीं 18 नंबर का, 18 हाँ 18 अकबर से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो क्योंकि ये तो हमने कर दिया 15 16 सेंचुरी की विजय की और ये तो हमने खत्म कर दिया, तो मोस्ट प्रॉब्ली अपन दिवाली के बाद जब मिलेंगे 3 दिन के बाद, ज्यादा गैप नहीं है, है ना। कितने दिन है, 13 14 15 16 से वापस मिले, 16 17 18 और 20, है ना, 16 17 18 20 21 19 को छुट्टी दे रहे हैं छठ के कारण, और बट 18 वी आर मीटिंग, है ना। सुबह छठ पूजा होगी 8 से 10:30, 18 को होती है छठ पूजा और सुबह है उसका मुहूर्त कैसा है नहीं है ना सर। तो 19 को तो छुट्टी है पूरा दिन, 18 को मॉर्निंग में सेशन रखा है मैंने। 18 को शाम को सेशन नहीं है सर, जीएस का सेशन भी सुबह कर दूंगा मैं 18 तारीख को। देखो यार कॉन्फिडेंस तो कभी आएगा नहीं, यू विल नेवर गेट कॉन्फिडेंस टिल द टाइम यू नॉट ट्राई। ट्राई तो करके देखो सर, ट्राई तो करके देखो, कलम तो उठाओ, वरना तुम कलम ही नहीं उठा पाओगे, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। यू आर नॉट एबल टू, रिवीजन भी नहीं हो पाएगा सर। ये डीएपी लिखने का कारण ये भी है कि आप थोड़ा, वरना तो क्या होगा कि आप बोलोगे कल करूंगा, कल आएगा ही नहीं सर। अच्छा आप खानवा के पास हो, ये देखिए सर, वहाँ से दौसा कितना पड़ता है, दौसा दौसा भरतपुर अलवर सब नजदीक ना सर, व्हाट इज एग्जैक्ट डिस्टेंस, आगरा कितना पड़ता है वहाँ से, अच्छा दौसा इज आगरा, व्हाट इज डिस्टेंस, आगरा भी नजदीक में होगा। हाँ आईबीसी का सवाल जो है आगरा 40 किलोमीटर ना, चलिए सर ठीक है, चलो बढ़िया है, थ्रो स्टार्ट। तो आप स्टार्ट राइटिंग सर, आप एक वीक लिख के तो देखिए सर, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। देखो द इंटेंशन इज दैट यू शुड राइट, इंटेंशन ये है मेरा, है ना समझे, कि आप लिखिए सर। 6 दिसंबर को खतरा है, दिसंबर में कब तक सेशन होंगे, दिसंबर में तो पूरा दिसंबर जाएगा मेडिवल, मुगल जाएंगे सर, अभी तो 20 नंबर का है ना, 20 नंबर के टॉपिक पे पहुंचना सर, समझे। तो 20 21 22 23 कितने और कौन से नंबर पे है भाई, 24, तो 4 टॉपिक है ना, तो 10 15 सेशन तो पकड़ो, दिसंबर में चल जाएंगे। आईबीसी 20 तारीख से होगा, आईबीसी का आंसर राइटिंग जो है विल डू फ्रॉम 20th, ठीक है। और इस वीक नहीं करेंगे, दिवाली पे छुट्टी है, स्पेशल क्लास कर देंगे, हर डे क्लास मैंने बताया ना, 2 लूंगा मैं, एक भक्ति पे ले लूंगा और एक इस पे ले लूंगा सर, ठीक है। तो इस में लाइव क्लास, आई वांट टू थैंक यू, अरे थैंक यू वेरी मच प्रियांशी, है ना। हैप्पी लर्न हैप्पी रीडिंग, मजा करो, है ना, पढ़ाई करते रहना, और कुछ काम का तो बताना सर, है ना। हाँ हमारा सिलेक्शन आना चाहिए, देखो अगले साल इसका मैं आपको बता दूं, इसका वेटिंग टाइम जो है ना, या फाउंडेशन टाइम है 2 साल का है ऑप्शनल का, मतलब 2021 के बच्चे 2023 तक के सिलेक्शन आ रहे हैं, ऑलमोस्ट यूपीएससी में पूरी जर्नी ऐसे चलती है, तो 2 साल पहले का। तो अभी आपका 22 23 की बैच है, तो 24 में सिलेक्शन आना शुरू होना चाहिए, समझे। ऑप्शन हिस्ट्री ऑप्शन थी, और ऐसा निकालना है कि आपकी टॉप 100 में रैंक आए, ऐसा नहीं पीछे 600 आ रहा है लेके आ रहा है, ऊपर ही 600 आया तो ठीक है, पर कॉन्फिडेंस या तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर से रैंक आना चाहिए। ट्राई नहीं सर, आना ही चाहिए, एटीट्यूड भी पहले से रहो, आएगा ही, मेहनत उतनी करो सर। आप देखिए कि अब आपको खाली प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है, और जितना प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि आप कंसेप्ट समझ लिया, आपने राइटिंग समझ लिया, आपने हिस्ट्री समझ लिया, क्या है क्या बचा क्या, समझे। कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए आपको, और इसी का नॉलेज आपको ऐसे के अंदर यूज करना है, इसी का नॉलेज आपको जीएस के बाकी सारे सब्जेक्ट में करना है, समझे। प्लीज मेक श्योर दैट अब नाउ ओनली नीड यू प्रैक्टिस, व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस। आप रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू करो, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप पीवाई को उठाओ, उसके अंदर जो जो क्वेश्चंस पूछे उसी को ये पढ़ो, रिवीजन करना हो ना, तो आपको व्हाट यू डू कि यू पिक अप द पीवाईस, 2023 का पेपर उठाओ, अच्छा आईबीसी से क्या पूछा ये पूछा, 2022 में आईबीसी से क्या पूछा ये पूछा, उतनी ही एरियाज को रिवाइज करो, क्योंकि कंसेप्ट तो दिमाग में आ गया तुम्हारा। अब पूरी बॉल रिवीजन नहीं होती, एक दो बार पढ़ के यू विल फाइंड कि आपकी जो रिवीजन है वो अब नए लेवल से आनी चाहिए, गेटिंग पॉइंट, ओके। आंसर राइटिंग का लिंक दिया था ना मैंने आपको, अभी दिख नहीं रहा, कल डाल देता हूं सर, अभी खुल नहीं रहा, देखो यहाँ पे होगा, रुको आंसर राइटिंग का लिंक नहीं, यहाँ नहीं है सर, कहाँ चला गया, ओके। प्लानर में होगा, आपको प्लानर में भी मिलेगा सर,
चलिए सर, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है मेरे को, चलिए सर, ठीक है, तो कल मिलता हूँ आपको, और कल बाबर, कल हुमायूं और सूरी देखना शुरू करेंगे। हुमायूं में कुछ पढ़ना नहीं है एक्चुअली, सूरी ही मैंने, जहाँ सूरी से आपको सवाल है, 2-3 बार सवाल है, अफगान पॉलिसी, अफगान एडमिनिस्ट्रेशन, सूरी एडमिनिस्ट्रेशन, सूरी एज एन इनोवेटर एज वेल, ठीक है, सूरी के ऊपर 2-3 बार सवाल है ना, शेरशाह सूरी है, क्वालिटी ऑफ लायन एंड फॉक्स, वो लोमड़ी भी था, वो शेर भी था, तुम देख नहीं समझे, चालाक भी था ना बड़ा सा, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, खिलजी और सूरी के बीच में सवाल है, रिफॉर्म्स की ओर से, हाँ, शेरशाह सूरी, समझे नहीं समझे, अफगान नोबिलिटी रिप्रेजेंट्स और रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ अफगान एम्पायर, दोनों डायनेस्टी का डिक्लाइन लूदी का और सूरी का किसके कारण हुआ, अंदर अंदर लड़ाई के कारण, समझे नहीं समझे, शेरशाह सूरी's contribution towards commerce, administration and agriculture, तो देखिए हुमायूं से नहीं है बीच में, हुमायूं है क्या सर, 1530 से 1540 के बीच में राज किया उसने, 10 साल तो ऐशो आराम में ही बैठा रहा, दिन पनाह बनाया है ना, बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, उसके बाद शेरशाह सूरी ने उसको भगा दिया 1540 में, ये भागा ईरान, 1555 में वापस आया, 56 में गिर गया घोड़े के ऊपर से, कहाँ सीढ़ी के ऊपर से, 1556 ही डाइड हुए, तो 15 साल तो ये भाई साहब एक्साइल में रहा, वनवास में रहा, ये 10 साल जब उसने शासन भी किया तो उसमें उसकी बुद्धि नहीं चली कि एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करूँ, हाँ, वो तो ऐशो आराम की जीवन जी था, मतलब दिन पनाह नाम की जगह में उसने एक फोर्ट बनाया था दिल्ली में, वहाँ दिन की पनाह, मतलब उसका ये मानना था कि दिस इज द फोर्ट ऑफ द फेथ, दिन का मतलब होता है फेथ, आपका ईमान जो है फेथ है, उसको दिन कहते हैं इस्लाम में, तो उसने कहा कि दिन पनाह एक ऐसी जगह जहाँ मैंने फेथ को बनाया, और फेथ वाली जगह, फेथफुल जगह, वहाँ सब कुछ अनफेथफुल काम चल रहा है, अंडरस्टूड सर, और रिहाना का गाना है अनफेथफुल, नाम था द प्लेस ऑफ फेथ दिन पनाह, बट ऑल द अनफेथफुल वर्क वाज डन एट दिन पनाह, फिर बोलता मैं हार गया, मैं तो जगह इतना पवित्र बनाया, तुमने नाम दिन पनाह रखा, तुम वहाँ जो कांड कर रहे थे वो किसी को बताने लायक है नहीं पब्लिकली, समझ गया, फिर बोलते कि मेरे को भगा दिया गया भारत से, कौन भगाएगा तुमको, तुम लायक ही हो उसके सर, तो कल पढ़ेंगे थोड़ा सूरी के बारे में, और क्योंकि सूरी एंड हुमायूं को बेसिकली पैरेलल टू ईच अदर, गेटिंग, ईरान सफाविद के वहाँ आसरा लेके बैठे हो, सफाविद कहता है कि तुम्हें मेरे यहाँ आसरा चाहिए तो तुमको शिया इस्लाम फॉलो करना होगा, तुम दिन पनाह बनाया, तुम्हें अपने दिन में उतना ईमान था तो तुम कहते कि नहीं मैं सुन्नी हूँ तो मैं सुन्नी को फॉलो करूंगा, वो शिया में देन स्टार्टेड फॉलोइंग शिया इस्लाम, यू आर नॉट स्टेडफास्ट योर फेथ, आपकी जो बिलीफ है शिया सुन्नी के बीच में डिफरेंस तो ही ना सर, तुम उसमें नहीं मानते थे, फिर कहते हो कि मेरे को हराया, मेरे को क्यों मारा, समझिए, व्लादिमीर गांधी आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस हैज मल्टीपल पीपल सी की रीजंस, इनकी कहानी है, गांधी का मानना था कि एवरी पर्सन्स मेन गोल इज टू रियलाइज गॉड, एंड वंस यू रियलाइज गॉड यू विल रीच द साल्वेशन, the idea of God with respect to Gandhi can only be achieved when you follow non-violence and when you preach love with your near and dear ones, even your adversaries. तो गांधी का ये मानना था कि हर एक व्यक्ति का जीवन में जो मुख्य गोल है वो है भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि गॉड ही सत्य है और सत्य ही गॉड है, मतलब शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है, अगर शिव ही सत्य और सत्य ही शिव है तो शिव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अहिंसा के थ्रू, अहिंसा इसके लिए कोर आइडियल रहा, क्योंकि जब आप हिंसा करते हो तो आप अपने जीवन के गोल से दूर चले जाते हो, और गांधी का ये मानना था हिंसा का मतलब ये नहीं है कि खाली शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, वैचारिक हिंसा, ऐसी कोई भी प्रकार की प्रसिद्ध घृणा, जैसे ग्रीड, लस्ट, एंगर, दे आर आल्सो फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड दैट विल कीप यू अवे फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस द फोर्स ऑफ ट्रुथफुलनेस एंड नॉन वायलेंस वाज द फंडामेंटल कोर टू द आइडिया ऑफ गांधी। गांधी का ये भी मानना था कि इंडिया को गॉड की रियलाइजेशन, मतलब भारत को गॉड की रियलाइजेशन क्या है, फ्रीडम जो है वो इसी माध्यम के थ्रू मिलेगी। सर एक सिचुएशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कृष्ण भगवान ने कर्ण को अर्जुन को बोला था कि आप कर्ण का वध कर दीजिए, उसका जब चक्का, उसके रथ का चक्का जब जमीन में चला गया था, लेकिन उस समय वो शस्त्रहीन था कर्ण, लेकिन गांधी जी बोले थे कि वी शुड नॉट अटैक ब्रिटिश व्हेन दे आर नॉट स्ट्रांग, तो ये इसमें सही कौन है? देखो राइटियसनेस की डेफिनेशन सबके हिसाब से अलग अलग है, महाभारत जो टाइम एंड स्पेस में हुआ था उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो अलग था और गांधी जी का अलग था, समझे, सिचुएशन काफी सिमिलर है सर, बड़े सिमिलर हो, अपोनेंट जो है आप देखिए वैल्यू सिस्टम बहुत अलग है ना सर, समझे, थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए सर। मैं बता रहा हूं दो लाइन के अंदर है, मतलब सही गलत हो ही नहीं सकता इसमें, क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का कारण है क्योंकि द वैल्यू सिस्टम डिफर्स फ्रॉम टाइम एंड स्पेस डायमेंशंस, इफ यू स्टडी हिस्ट्री, मैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, राइटियसनेस के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, जो चीज आपको बेसिकली गांधीयन पॉइंट ऑफ व्यू से सही गलत दिख रही है, महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका समय अलग था ना, समय अलग अलग होगा तो परिस्थिति को अलग अलग गेज किया जा रहा है सर, ये नेवर एंडिंग टॉपिक है सर, अगर सवाल को पूछा जाए तो फिर क्या आंसर किया जाएगा इस इंटरव्यू में या कहीं कोई पूछता है तो? इंटरव्यू के अंदर क्यों ये सवाल के अंदर, मतलब व्हाट दे विल आस्क यू इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, मींस दिस बोथ सिचुएशन लुक सिमिलर, ब्रिटिश वो लोग भी थोड़े कमजोर हैं और यहाँ कर्ण भी कमजोर है, कर्ण भी चीन है और ब्रिटिश को भी जर्मन से, क्योंकि गांधी ने सपोर्ट किया था कि तो ब्रिटेन्स डिफिकल्टीज इंडियाज अपॉर्चुनिटी, तो क्या ये नहीं सोचा था कुछ नेशनलिस्ट ने, रिपीट ब्रिटेन्स डिफिकल्टीज इंडियाज अपॉर्चुनिटी, या ब्रिटेन कमजोर में, ये आपकी कर्ण अर्जुन की जो बात है उसको आप इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखोगे तो व्यू सबके अलग अलग थे ना। यस सर। देखिए महाभारत राइटियसनेस के लिए हुआ, गांधी जी ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, राइटियसनेस के कारण नहीं कर रहे थे, गांधी हैड वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, उनका ये मानना था कि हिंसा करने से और हिंसा होती है, और हिंसा करने से और हिंसा होती है, गांधी के नॉन वायलेंस के अंदर बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी, वो कुछ बातों के ऊपर नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते हुए इनडायरेक्टली हिंसा को प्रमोट करवा रहे थे, समझे, मतलब वर्ल्ड वॉर और उसके कंटेक्स्ट में भी देखोगे तो सो गांधी स्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे और बदलने की कोशिश करेंगे, तो गांधी जी को लग रहा था कि अभी ब्रिटेन और जर्मनी मॉडर्न वर्ल्ड वॉर के हिसाब से बात करो, और जापान, उसमें जर्मनी और जापान तो दोनों के तो खुंखार है, वो आएंगे तो इंडिया के लिए बड़ा खतरा है और वर्ल्ड के लिए बड़ा खतरा है, इन परिस्थिति में वी शुड नॉट फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड वी शुड मेक श्योर वी शुड सपोर्ट देम आउट एंड नॉट टू एक्सप्लॉइट आउट द सिचुएशन। सर वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में तो ये जस्टिफाइड लग रहा है, लेकिन यही बात कोई नेशनलिस्ट भी बोल सकता है कि हमें ब्रिटिश को वायलेंस से हराना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं, ये बोला तो था भाई, आपको बोला ही था ना, सुभाष चंद्र बोस ने कहा ही था ब्रिटिश डिफिकल्टीज इंडिया अपॉर्चुनिटी, ऐसा तो था ये नहीं, चीज को इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में इसको गांधी जी फिर यूज क्यों नहीं की, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को क्यों, सत्याग्रह से आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत लेट हो गया, बहुत लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी, बहुत सारी चीजें गांधी मूवमेंट के ऊपर आऊंगा तो शांति से समझाऊंगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री तक जुड़े हो ना आप यहाँ पे, अगले 2 महीने में रहोगे कि नहीं रहोगे,
यस सर। अभी हो ना यहाँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में आओ तो भाई एक्सप्लेन आउट इन डिटेल, ओके, कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट मैंने ना गांधी जी के ऊपर एक स्पेशल क्लास की सीरीज चलाई है, यस प्लीज वॉच दैट सीरीज, 5-6 सेशन है, फिर वापस आके इसके ऊपर करेंगे हम। सर, एक और छोटा-सा डाउट है, वो गांधी हाँ। जी पे, जैसे गांधी जी से मानते हैं कि गॉड है, लेकिन ये तो मतलब ये तो विश्वास के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे हमारे एंशिएंट इंडिया में भी हम लोग बहुत फिलोसोफर्स को जानते हैं जो बोलते हैं कि गॉड है या नहीं है। जैसे बुद्ध भगवान भी जो हैं, वो भी ज़्यादा गॉड पे एम्फसाइज़ नहीं करते। तो गॉड पे राइट। अगर आप मानते हैं गॉड को, तो ही आपका बाकी सारा जो थ्योरी है वो सब एप्लीकेबल है। जो गॉड को हाँ, नहीं मानता या जो गॉड पे है, मतलब गॉड को उतना वैल्यू नहीं देता, उसके लिए फिर ये सब एप्लीकेबल उतना ये एप्लीकेबल नहीं लग रहा। हाँ, वो एप्लीकेबल नहीं होगा तो नास्तिक होगा। भगत सिंह कहते हैं व्हाई एम एन एथिस्ट। सो हिज व्यू ऑफ वाज द डिफरेंस ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस एंड रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए सर, मिलता हूँ शांति से। थैंक यू। भाई लोग मिलते हैं, चलो हैप्पी धनतेरस, है ना, आपके स्विस बैंक में खाते खुले, आपके ऊपर धन की वर्षा हो, समझे कि नहीं समझे, और आपका भी नाम वो लिस्ट के अंदर आए, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं सर।